CSR Head, ONGC. Sir, request to you kindly, sir, please take your seat on stage. Professor Ram Narayan Dwivedi, former head of the Grammar Department, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं आप। सर, आपसे भी अनुरोध करते हैं कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जनरल सेक्रेटरी हैं श्री काशी विद्वत परिषद के भी। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही में पैनल डिस्कशन के जो मॉडरेटर हैं श्री गोपाल जी मेहरोत्रा वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली सर प्लीज़ टेक योर सीट। Heartily welcome you all on behalf of Veer Bharat Nyas Sanskriti Vibhag and United Consciousness. And on this second day of this conference, we will be starting with the discussion on fire element. The fire segment will focus on energy, including renewable resources, green energy, energy security, and environmental impact. It will also connect Vedic understanding of Agni with modern energy systems and CSR investments in clean energy. Emphasis will be on reducing carbon footprint and balancing energy needs with ecological sustainability. और जिस प्रकार से हमारे वेदों में जो प्रथम मंत्र है अग्नि की महिमा का वर्णन किया जाता है, जिसमें मैं उस अग्नि का स्मरण करता हूँ जो यज्ञ की पुरोहित देवताओं और हमारी भावनाओं को पहुंचाने वाली एक कल्याणकारी है। और हमारे भारत की जो परंपरा है अग्नि को साक्षी मानकर ही किसी पवित्र काम की शुरुआत होती है और अग्नि को प्रज्वलित करके ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ये जिस पर आज चर्चा होने जा रही है। सूर्य की ऊर्जा भी अग्नि के तत्व का ही स्वरूप है। इसकी अग्निबल से पृथ्वी पर जीवन संभव है। भोजन पकाने से लेकर उद्योग विज्ञान और ऊर्जा उत्पादन तक अग्नि मानव सभ्यता के विकास का आधार है। हम एक बार पुनः सभी पैनलिस्ट का बहुत अभिनंदन करते हैं, हमारे मॉडरेटर का अभिनंदन करते हैं और आपके स्वागत हेतु मैं अनुरोध करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी से कि कृपया करके आप सभी का स्वागत करें। मंच पर हमारे बीच आदरणीय श्री प्रकाश चौहान जी, डायरेक्टर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद से हैं। आपका हम बहुत स्वागत करते हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। आपकी तालियों के साथ हृदय से स्वागत है श्री प्रकाश सिंह चौहान जी का। आपका स्वागत कर रहे हैं श्री प्रभाकर जी और विक्रांत जी। फायर एलिमेंट पर आप डिस्कशन के लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री एच.एन. श्रीनिवास जी, एडवाइज़र टाटा ट्रस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय विक्रांत जी, आदरणीय प्रभाकर जी, आपको बुके भेंट करके और बहुत ही खूबसूरत सा ये मोमेंटो जो हमारे संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाएगा कि जल को हमें संरक्षित रखना है, सदा नीरा का जो संकल्प है उसको साक्षात रूप देगा। बहुत हृदय से स्वागत है आदरणीय श्री एच.एन. श्रीनिवास जी। और अब स्वागत के लिए मैं पुनः अनुरोध करूंगी विक्रांत जी और प्रभाकर जी से कि वे प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, डायरेक्टर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे बीच है। आपकी तालियों के साथ बहुत ही आदरपूर्वक स्वागत है, अभिनंदन है आपका मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर भारत भवन के इस सुंदर प्रांगण में। मंच पर हमारे बीच श्री पीयूष प्रेरितार्या फॉर CSR हेड ONGC आप भी उपस्थित हैं। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। कृपया आप मंच पर पधारें और फूलों के गुच्छों को भेंट करके, मोमेंटो भेंट करके हार्टली वेलकम यू सर ऑन दिस डिवाइन मध्य प्रदेश। हार्टली वेलकम यू सर। पुष्पगुच्छ के साथ, मोमेंटो के साथ एक बेहद अनूठी पुस्तक जो विक्रांत जी द्वारा लिखित है, सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ इवैल्यूएशन, भेंट करके आपका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही में हमारे बीच प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी हैं, तो तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे। फॉर्मर हेड ऑफ ग्रामर डिपार्टमेंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हैं आप, ज्ञान की भूमि से हमारे बीच पधारे हैं।
मध्य प्रदेश के इस पवित्र धरा पे बहुत स्वागत है राम नारायण द्विवेदी जी का, जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री काशी विद्वत परिषद के भी। साथ ही में इस सेशन के जो मॉडरेटर हैं श्री गोपाल जी मेहरोत्रा जी, CHRO हिंदुस्तान पावर से हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत खूबसूरत सी ये परंपरा है आदर के भाव को प्रस्तुत करने की, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। हमारे बीच कीनोट स्पीकर्स हैं जो आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अग्नि तत्व है इससे जुड़ी हुई प्रदान करेंगे। हम सभी का एक बार पुनः बहुत हृदय से के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हुए we would like to request our expert speaker to deliver their lectures, to share their knowledge, and may I now have the distinct honor of inviting Dr. Prakash Chauhan, distinguished space scientist and director, National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad, to kindly grace the stage with his esteemed presence and share his valuable insights with us. And before that, sir, we would like to view your video film. We are privileged to welcome Dr. Prakash Chauhan, an eminent space scientist whose illustrious career reflects brilliance, innovation, and deep dedication to advancing India's space research. He currently serves as the director of the National Remote Sensing Center, Hyderabad, where he leads pioneering work in applying space technology for geosciences, atmospheric and oceanic studies. A distinguished alumnus of IIT Roorkee and Gujarat University, PhD in physics, Dr. Chauhan joined ISRO in 1991, contributing extensively to remote sensing applications and initiating groundbreaking planetary research on the Moon and Mars through Indian Space Mission. His leadership journey also includes serving as director of Indian Institute of Remote Science Sensing, Dehradun from 18 to 23. Widely celebrated, he has authored over 150 peer-reviewed papers and is a fellow of prestigious academics. His numerous accolades includes the 2023 Asia Pacific Regional Excellence Award in Space, the ISRO Merit Award, and the Satish Dhawan Award, testaments to his visionary contributions. Dr. Chauhan is admired not only as a scientist but also as a leader whose humility, brilliance, and commitment to knowledge continues to inspire generations in India's scientific community and beyond. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Prakash Chauhan. Thank you and good morning and Suprabhat to every one of you. First and foremost, let me thank the organization, organizers of this event, the Sada Neera event, Tomarji as well as the government of Madhya Pradesh for giving me this opportunity to come over here, and I am also thankful for discovering myself in such a nice way. So, so thanks a lot for doing that also. See what is happening with this, I was told to speak in Akash Tattva. I am a man, who looks different planets from a far distance. But you all have to be prepared for dynamic challenges in life. So that's the one way. Now I have been asked to speak on Agni. But what I will do, I will speak on water and come to Agni later on from space. So, आप सब लोग हिंदी तो समझते हैं ना, तो हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से. So what I thought that कि जो आज की हमारी जो डिस्कशन है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी जो है हमारे वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने में आज अपना योगदान दे रही है, और किस तरह से हमारी जो एंशिएंट विजडम है जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से आती है, और जो हमारे जितना भी प्राचीन हमारा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साहित्य रहा है उसके द्वारा जो भी हमको विजडम मिली, उसको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं. इन्हीं बिंदुओं पर कुछ मैं अपना विचार जो है वो प्रस्तुत करना चाहूँगा. नेक्स्ट स्लाइड.
जहाँ तक एंशिएंट इंडियन विजडम और वाटर कंजर्वेशन की बात अगर हम कहें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में वाटर जो है, पानी जो है, उसको जीवन के साथ जोड़ा गया और पानी के संरक्षण के लिए पुराने समय में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया। हमारे वेदों में, हमारे पौराणिक साहित्य में, और जो हमारी नदियां हैं उनको एक तरह से सेक्रेड माना गया और नदियों की पूजा जो है वो आज तक की जा रही है। बहुत ही फेमस श्लोक है, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती। तो ये जो श्लोक हैं ये हमारी जो आस्था है जीवन जल के लिए, और जल ही जीवन है, इसी आस्था को सामने रखते हुए बहुत सारी बाब्स का, तालाबों का और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण प्राचीन समय से किया जा रहा है कि जब भी हमारे को जैसे गर्मियों के मौसम में पानी की आवश्यकता की ज़रूरत होती है तो हम जल के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखते हुए एक प्राथमिकता बहुत समयों से देते हुए आ रहे हैं। और आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि जिसमें कि स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, उसको किस तरह से ध्यान में रखते हुए या प्रयोग करते हुए इस जल संरक्षण के कार्य को देश में आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी को मैं आज आपके सामने बताना चाहूँगा। तो जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की जिसको हम बात करते हैं कि उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि सैटेलाइट के माध्यम से है, आज वो किस तरह से अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारे जो वाटर के जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी हमारी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या यमुना है, या इंडस है, इसमें जो पानी का स्रोत है वो कहाँ से है? पानी जो है आता है वो स्नो के मेल्ट होने से आता है, या जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में जितने ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर की मेल्टिंग से आता है। तो खासकर जो इंडस रिवर है, जिसको सिंधु रिवर कहते हैं, उसमें 98% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्नो के मेल्ट से या ग्लेशियर के मेल्ट से होता है। इसी तरह से गंगा में वो प्रतिशत थोड़ा 60% है और ब्रह्मपुत्र में और थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो हमारी साउदर्न इंडियन या पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जैसे नर्मदा है या गोदावरी है या कावेरी है, वहाँ तो जो है स्नो नहीं है, वहाँ ग्लेशियर्स नहीं है, तो वहाँ जो पानी है उसका स्रोत सिर्फ हमारा बरसात का स्रोत है। और उनका जहाँ उद्गम है उस एरिया में पानी जो है, बारिश का पानी को जो वृक्ष हैं, जितने भी जंगल हैं, वो जंगल उसको पानी को, बारिश के पानी को सोखते हैं, और जब बरसात नहीं होती है तो भी वो एब्जॉर्ब वाटर जो है वो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट से, उसको सरफेस हाइड्रोलॉजी बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, और वो बूंद बूंद करके जो पेड़ों की जड़ों से पानी छन के आता है, उसी से इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाती हैं। ये एक बड़ा ही विचित्र और बड़ा सुंदर चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए जितने रिसोर्सेज हैं, जितना जहाँ पर पानी का निर्माण होता है उनको हमें जानना ज़रूरी है। तो हम स्नो एंड ग्लेशियर्स की मैपिंग करते हैं। जितने हमारे फॉरेस्ट सिस्टम्स हैं जो कि खासकर नदियों के उद्गम पर हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके किस तरह की हेल्थ है, उसको मॉनिटर करते हैं। और पानी बरसात के दिनों में किस तरह से उसका रन ऑफ होता है, और जब बारिश नहीं हो रही है तो जितनी भी हमारी जो चैनल्स हैं जो ड्राई हो चुके हैं, उनके स्लोप इत्यादि को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जिससे कि जब बारिश हो तो पानी का जो प्रवाह है वो पानी जो है बह के समुद्र में ना जाए, उसको हम रोक सकें। और वो रोकेंगे तो आप उससे ग्राउंड वाटर भी जो है वो रिचार्ज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में आज स्पेस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक छोटा सा वीडियो में आपको, आज भोपाल में हम बैठे हैं, बड़ी गर्मी है बाहर, तो मैं आपको ले चलता हूँ हिमालय में, जहाँ हम गंगोत्री पर जाएंगे। ये एक हमारा एक 3 डायमेंशनल वीडियो हमने स्पेस से कैप्चर किया है। ये आप भागीरथी रिवर देख रहे हैं, और जब हम यहाँ ऊपर आएंगे तो ये गंगोत्री है, जहाँ से कि भागीरथी रिवर का उद्गम है, और ये है गंगोत्री ग्लेशियर। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ग्लेशियर ना देखा हो, तो इसी को मैं दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये बर्फ़ है, और ये बर्फ़ जो है थोड़ी सी मिट्टी से ढकी है, तो थोड़ा सा आपको उसका कलर डार्क दिखेगा, और दोनों साइड एक तरह से पहाड़ हैं, और ये एक तरह से एक नदी होती है जो कि जमी हुई नदी है, बर्फ़ की नदी जिसे कहते हैं, उसको हिमनद भी बोलते हैं हिंदी में, ग्लेशियर सिस्टम। और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको फ्रेश स्नो दिखेगी। तो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन सारे के सारे जितने हमारे वाटर के रिजर्वायर्स हैं उनका 3 डायमेंशनल मैपिंग कर सकते हैं। इसको, इस टेक्नोलॉजी को डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो ये जो स्लोप्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक बहुत अच्छा एनिमेशन ही नहीं दिखाता, आपको प्लानिंग में अगर आपको रोड निकालनी है
आपको एक टेलीफोन टावर निकालना है तो उस लाइन ऑफ साइट का अध्ययन करना है। तो ये जितना स्लोप का डेटा है, आज हमने 2.5 मीटर ग्रिड इंटरवल पर पूरे भारत के लिए स्लोप्स जो हैं जितने भी, चाहे वो वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हों, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हों, कम्युनिकेशन के लिए हों, वाटर रिसोर्स एनालिसिस के लिए, ये डेटाबेसेस आज की डेट में हमारे देश में उपलब्ध हैं स्पेस के माध्यम से। ना कि देश में, बट देश के पड़ोस में भी, पाकिस्तान का भी हमने कर रखा है और चाइना का भी कर रखा है। जब हमारी मिसाइल जाके हिट होती है तो वो ऐसे ही नहीं हिट हो जाती है, हमको उस सोर्स का पता होना जहाँ हिट होती है, तो उसका प्रिसाइज मैपिंग जो है आज सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक वो महत्वपूर्ण पानी का सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बहुत अभी पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमको इन ग्लेशियर्स का संरक्षण करना है और आगे ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए वाटर सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। अदरवाइज़ आज से 50 साल बाद या 20 साल बाद अगर ये ग्लेशियर्स पूरी तरह से निकल जाएंगे तो जितने भी हमारे बड़े रिवर बेसिन्स हैं उसमें पानी की समस्या बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है वो इरिगेशन यूटिलाइजेशन में, फ्लड मैपिंग में, इवेपो ट्रांसपिरेशन, गर्मी में जो पानी है वो बहुत तेज़ी से उड़ता है, उस पर, ग्लेशियर लेक्स पे, इन कई सारे सोर्सेस का अध्ययन आज स्पेस के माध्यम से करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है जो हम फ्री देते हैं, हमारा एक पोर्टल है भुवन पोर्टल। तो जो लोग भी वाटर सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एक फ्री डेटा है। हर 15 दिन में भारत के जितने भी बड़े मेजर रिजर्वायर्स हैं उसका वाटर स्प्रेड, कितना पानी उसमें बचा हुआ है, उसकी जानकारी आप इस पोर्टल के माध्यम से डायनेमिकली देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक जो फिगर है इसमें जो रिजर्वायर में नीला रंग है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जब बारिश होती है तो रिजर्वायर में पानी बढ़ जाता है और जब सूखा पड़ता है या गर्मियों में रिजर्वायर का वाटर कम हो जाता है। तो जितने बड़े शहर हैं, जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर का पानी जो है एक मेजर रिजर्वायर से आता है, श्री कृष्ण सागर रिजर्वायर बोलते हैं। तो अगर उसके अंदर हम जान सकें कि कितने पानी की कमी हो रही है तो सिटी के वाटर मैनेजमेंट एफर्ट्स करने के लिए ये डेटा आज रियल टाइम में यूज़ हो रहा है। तो ना कि सिर्फ पानी की मात्रा बट पानी की गुणवत्ता। वो दूसरा फिगर आप देख रहे हैं वो दिखाता है कि पानी के अंदर टर्बिडिटी कितनी है, आपके रिजर्वायर में किस जगह क्वालिटी क्या है। तो उस क्वालिटी का असेसमेंट भी, जिसमें कि आप फाइटोप्लैंक्टन या क्लोरोफिल कंटेंट या टर्बिडिटी जो कि धूल की मात्रा जिसे कह सकते हैं, पानी के अंदर कितनी जगह पे है, जहाँ शुद्ध पानी होगा वहाँ टर्बिडिटी कम होगी। तो इन सब चीज़ों का भी आज के समय पर सैटेलाइट के द्वारा आकलन किया जा रहा है। ये एक और प्रोडक्ट है जो स्नो मेल्ट रन ऑफ, जितनी भी हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं उसका हम 15 दिन में कितना स्नो हुआ, मेल्ट हुआ और उससे कितना वाटर प्रोडक्शन हुआ, इसकी जानकारी देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं हिमालय में और जो बिजली बनाते हैं उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि कितना पानी 15 दिन बाद आने वाला है, मेरे को कितनी बिजली में बना पाऊँगा अगर ये पानी अवेलेबल है। तो इसमें ये पूरा का पूरा जो स्नो मेल्ट रन ऑफ का डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा एक बहुत दिनों से एक चर्चा है और जो पौराणिक चर्चा भी है वो है सरस्वती नदी। ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती 3 मेजर नदियाँ इस देश में बहती थी। सिंधु तो है ही, जो कि आप देख रहे हैं वो नीले रंग से पूरी इंडस रिवर दिखाई है, और जो लाइट ब्लू कलर से दिखा रहे हैं वो हमने ट्रेस किया है सैटेलाइट डेटा के माध्यम से। जो इस नदी के चैनल्स थे, लेकिन आज वो चैनल सरफेस पे नहीं है, उनको बोलते हैं पेलियो चैनल्स। वो समय के साथ ये नदी जो है विलुप्त होती चली गई और जहाँ पर भी पानी की मेन धाराएं थी वो धारा जो है आज वो सरफेस पे कहीं कहीं है और कहीं वो सरफेस के नीचे चली गई है, कुछ मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कहीं पे 100 मीटर। लेकिन उन सारे चिन्हों को हम सैटेलाइट के माध्यम से देख पाते हैं, चूँकि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी की सरफेस के नीचे भी देखते हैं, जिनको माइक्रोवेव सैटेलाइट्स कहते हैं। वो पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। तो वो पेनिट्रेशन के डेटा को यूज़ करते हुए और दूसरे जियोमॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए सरस्वती रिवर का उद्गम भी जो है, जहाँ पर सिंधु रिवर का उद्गम है, वो मानसरोवर, वहाँ से जो है वो ट्रेस होता है। तो आप ये जो इसमें देखेंगे जो सियान कलर की लाइन है जो कि मानसरोवर से और नीचे गुजरात में जाकर ये जो हमारी सरस्वती रिवर थी ये मिलती थी, इस तरह के प्रमाण आज मिले हैं। और इसको हमने सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से ही नहीं बल्कि जो ग्राउंड पे कुछ GPR का
डेटा लेके भी देखा है कि यहाँ पर वैल्यू चैनल्स कहाँ कहाँ पर हैं। और इसका ये एक पौराणिक महत्व है। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो हमारी सभ्यताएं थी, वो बहुत सारी उसमें से सभ्यताएं जो थी वो सिंधु रिवर के आसपास तो थी ही, लेकिन वो सरस्वती के आसपास भी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो आप इसमें सयान कलर में जो डॉट्स देख रहे हैं, वो जितनी भी हमारी मेन सभ्यताएं थी, जिसमें धौलावीरा गुजरात में, लोथल पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो, ये सरस्वती रिवर के किनारे पर भी बनी, सिंधु रिवर के किनारे तो थी। तो इस तरह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी पुरानी एंशियंट रिवर सिस्टम्स है, उनको ट्रेस करने में, और आज की डेट में इसका महत्व यह है कि ये पेलियो चैनल्स जो हैं, अभी चाहे वो उसमें एक्टिव वाटर नहीं है, लेकिन अगर हम कैनाल से उसमें वाटर दें तो एक नेचुरल फ्लो सिस्टम के थ्रू जो है आप राजस्थान के कई एरिया तक पानी पहुंचा सकते हैं। तो इसका हमारे दास जी बैठे हैं, कल उन्होंने बताया होगा, तो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप ये सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, जिसमें सबको आपको ब्राउन एरिया दिख रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया ग्रीन दिख रहे हैं। तो उन ग्रीन एरियाज में क्या है, एक रेसिडुअल मॉइस्चर है, और उस मॉइस्चर पर आपको वेजिटेशन का ग्रोथ दिखेगा, उसके आजू बाजू में नहीं दिखेगा। तो ये इंडिकेटर है कि यहाँ पर कुछ एक नीचे दबा हुआ पेलियो चैनल है, और इस पेलियो चैनल और इस एरिया के गांव के लिए पानी का ये सबसे बड़ा स्रोत है। तो जितने भी हमारी आज समस्याएं हैं विलेजेस में, तो इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट डेटा से ऐसे एरिया साइट्स देखे जहाँ पर पानी मिलने की संभावना हो सकती है। फिर एक टेक्निक होती है जियोफिजिकल सर्वे, जो ग्राउंड से किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी नीचे डाली जाती है, और वो रजिस्टिविटी की लेयर्स से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, उससे आप पानी का एक्यूरेट मैपिंग कर सकते हैं, एक्यूफर की मैपिंग कर सकते हैं। तो ये जो नीला प्लॉट देख रहे हैं, वहाँ पर सबसे लो रजिस्टिविटी है, तो वो एरिया में पानी जो है ग्राउंड वाटर होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और जब वहाँ पर बोरवेल लगाए जाते हैं तो आपको फिर इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती, और एग्जैक्टली आपको अच्छी क्वालिटी का पानी मिल सकता है, और मिलता भी है। इसी का एक एग्जाम्पल शायद इन्होंने कल भी बताया होगा। दास जी बैठे हैं, दास जी खड़े हो जाओ। तो ये हमारे डॉक्टर दास हैं, ये इसमें एक्सपर्ट हैं, इनके लिए ताली बननी चाहिए। इन्होंने अभी एक बहुत अच्छा काम किया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में है, गुलबर्गा आपको पता है कर्नाटका में है, और वहाँ पानी की बड़ी समस्या रहती है, और वो एक प्लेटो पे बनी है। तो कुछ दिनों पहले इसरो के चेयरमैन वहाँ गए थे किसी कन्वोकेशन में, तो वहाँ के वीसी ने बोला कि इतनी पानी की प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को 2 महीने जो है हॉस्टल बंद करना पड़ता है, नहाने के लिए भी पानी नहीं होता। तो हमने सर्वे किया, दास जी को भेजा, हमारी पूरी टीम से गई, इन्होंने वहाँ सर्वे किया, और मैं ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस महीने ही वहाँ पर ड्रिलिंग की गई है, और बहुत अच्छे 4 बोरवेल अब जो है यूनिवर्सिटी को मिले हैं, और मेरे ख्याल से अब सारी की सारी पानी की समस्या जो है उस यूनिवर्सिटी की ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अगर आप इंटीग्रेटेड तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिसमें स्पेस भी है, ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी भी है, तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, और उसमें इन जो पानी के सोर्सेज हैं, इनको कंटिन्यूएशन करने के, इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का पानी भी वहाँ लाना होगा, जिससे कि आपको सतत या कंटिन्यूस बेसिस पे वाटर की प्रॉब्लम से निजात मिल सके। तो आज कहने का मतलब यह है कि इस विज्ञान और तकनीकी को सिर्फ हम पेपर्स में ना रखें, सिर्फ उस पर रिसर्च पेपर ही ना लिखें, सेमिनार सिंपोजियम में ही उस पर बातें ना हो, लेकिन ग्राउंड पे जब हम काम करेंगे तो जो हमारे समाज का विकास है वो सर्वांगीण विकास होगा, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन विकास होगा। इस दिशा में भारत का जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ये इस तरह के कुछ जो तो मैंने बता ही दिया था। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट का काम। जो है वाटरशेड डेवलपमेंट का काम, आप में से बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि कहाँ पर आपको वाटरशेड बनाना है, तो ये होता है आपको ड्रेनेज पैटर्न्स की मैपिंग से। आज जैसे मैंने बताया कि आपको 2.5 मीटर ग्रिड इंटरवल पर अंतरिक्ष के द्वारा एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल मिल जाता है, जो कि स्लोप्स को दिखाता है। तो उससे हम ड्रेनेज पैटर्न निकाल सकते हैं, और उन ड्रेनेज पैटर्न के जहाँ पर भी, जैसे आप ये एरिया देख रहे हैं जहाँ लिखा है कि ये जो पहले जो लोकेशन थी, जो ब्राउन उसमें दिखाया गया है, वहाँ पर जब एक वाटरशेड स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ तो किस तरह से पानी वहाँ एक्यूमुलेट होने लगा। और कल राजेंद्र सिंह जी आए थे, वाटरमैन, वो यही काम करते हैं, लेकिन अब वो सैटेलाइट डेटा का भी यूज़ करते हैं, और दिखाया उन्होंने कि जब स्ट्रक्चर बना दिया गया तो उसके आगे के जितने भी कुएँ थे उसमें किस तरह से अपने आप जो है वाटर का लेवल बढ़ गया। तो आज भारत में बड़े स्केल पर ये माइक्रो वाटरशेड स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, और उसकी जो बैकबोन लेयर है वो ये डिजिटल टोपोग्राफिक डेटा है, जो कि अंतरिक्ष से लिया जाता है। और आज की डेट में जो भारत सरकार ने 2023 में स्पेस पॉलिसी बनाई, उसके हिसाब से अब ये डेटा सबको ओपन है। आप में से जो लोग भी चाहें
जो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उनको ये फ्री मिल जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको थोड़ा सा कुछ धनराशि देना पड़ता है, लेकिन डेटा की अवेलेबिलिटी NRSC के माध्यम से सबको कराई जाती है। तो आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वाटरशेड डेवलपमेंट में, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये डेटा सेट्स को आप यूज़ करें। इसी तरह से ये राजस्थान का स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जाएंगे नहीं। दूसरा है, हम लोग नियर रियल टाइम फ्लड मैपिंग देते हैं। हमारे देश में ये जो लाल एरिया आप देख रहे हैं, ये 2025 में यहाँ पर फ्लड्स हुई थी और 2 घंटे के अंदर जो है फ्लड का पूरा मैप बन के जो है जिला कलेक्टर के पास पहुँच जाता है और उनको जितने भी काम ग्राउंड पे करने हैं, जहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू करना है, वो इस फ्लड मैप के माध्यम से किया जाता है। और ये आज हमारे वेबसाइट्स के द्वारा जो है NDMA के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये तुरंत आपको मिलता है। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था तो इसलिए ज़्यादा मैं और बात नहीं करूँगा, लेकिन एक मोटी मोटी बात ये है जिसमें कि मैडम ने, जैसे ये सेशन है अग्नि के ऊपर भी, तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। हमारे पूरे सौर मंडल के लिए सूर्य भगवान है और हमारे पौराणिक काल से सूर्य की पूजा भी एक महत्वपूर्ण पूजा है, बिकॉज सूर्य पर जितनी भी गतिविधियाँ चलती हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और जो ऊर्जा के स्रोत हैं, आज जो है सोलर के फील्ड में भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी इंस्टॉल्ड सोलर, आज हमारा टोटल 550 गीगावाट्स का लगभग 30% जो है वो सोलर से आ रहा है। लेकिन उसमें एक समस्या है, वो समस्या ये है कि ज़मीन बहुत चाहिए होती है आपको। हालांकि वेस्ट लैंड भी है, लेकिन अभी आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो एक नया कंसेप्ट है कि आप फ्लोटिंग सोलर लगाइए। ये जितने भी हमारे रिजर्वायर्स हैं, इनके ऊपर अगर हम फ्लोटिंग सोलर का जो है प्रोविज़न करें तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपको एनर्जी मिलेगी और पानी के इवेपोरेशन से जो लॉस होते हैं पानी के, उसको भी आप बहुत हद तक बचा सकोगे। तो हमारा जो वाटर स्प्रेड का रिजर्वायर्स का जो डेटा है उसको यूज़ करके अब हम भारत का पूरा फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल कितना है उस पर असेसमेंट कर रहे हैं, उसका एक नंबर निकाल रहे हैं और भारत सरकार के माध्यम से आगे आने वाले समय में, और आपको लैंड की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लैंड तो पड़ी हुई है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन हमें राष्ट्र के स्तर पर लेना होगा, जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सभी के माध्यम से सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार को भी हम ये बात बता रहे हैं कि हमारे जितने रिजर्वायर सिस्टम्स हैं उस पर ऑप्टिमाइज्ड वे में हम फ्लोटिंग सोलर लगाएं, जिससे कि हम पानी को बचा पाएंगे और ऊर्जा को भी निकाल सकेंगे। जहाँ तक एक और अग्नि की बात चल रही थी, तो एक वनाग्नि पे भी, जो आजकल फॉरेस्ट में बहुत फायर्स लगती हैं, उसको भी हम स्पेस से टैकल करते हैं। और हमारे कुछ फार्मर्स हैं वो भी अपनी फसल के बाद जो है वो आग लगाते हैं, अब जो उससे रेसिडुअल से छुटकारा पाने के लिए, तो उसकी मैपिंग भी स्पेस से होती है। और उस डेटा को भी जो है किस तरह से हम उस आग की घटनाओं को कंट्रोल कर सकें और हमारे फार्मर्स को परस्यू कर सकें कि भाई इसमें अपने जो आपकी जो पराली है इसको मत जलाओ, इससे जो है वातावरण का नुकसान होता है। तो उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स भी बनाए हैं, तो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी आज की डेट में स्पेस के माध्यम से ये डेटा जो है जितनी भी एजेंसीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ में दिखाना चाहूँगा आपको। इसको कहते हैं कि हम स्पेस से आज जितने पोल्यूशन है, जो गैसियस पोल्यूशन है, जो नॉक्स है, सॉक्स है, ये हमारे जितने पावर प्लांट है, ये जो जहाँ लाल लाल आप देख रहे हो ना, रेड रेड, वो सारे कोल फेड पावर प्लांट्स हैं। वहाँ जब कोयला जलाया जाता है तो उससे जो एमिशंस होते हैं उसमें नॉक्स निकलती है। तो ये कोविड के पहले की सिचुएशन है, दूसरी वाली इमेज में यहाँ देख रहे हो। तो इतना हमारा नॉक्स के सोर्सेज हैं, जितने बड़े शहर हैं वहाँ नॉक्स बहुत है। और नॉक्स से होता है क्या, अगर बहुत समय तक आप उस हवा को लेते हो तो आपकी जो फेफड़ों की लाइनिंग है वो वीक होती है, आपको जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। कोरोना के टाइम पे जब बहुत सब कुछ बंद था तो आप देखो कि किस तरह से जो नॉक्स के सोर्सेज थे खासकर बड़े शहरों में वो कैसे कम हो गए। ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह से जो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सोचते हैं, हालांकि वो किया नहीं जा सकता, लेकिन इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि सडनली जब लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी सिर्फ कोल पावर प्लांट्स में बिजली बन रही थी, उसके अलावा नॉक्स के जितने सोर्स थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी ख़त्म हुए। तो इसको हम स्पेस के माध्यम से अध्ययन करके पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम जो है हमारी जो पोल्यूटिंग गैसेज हैं उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या उस पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लगा सकते हैं कि जिससे पोल्यूशन कम हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये सेशन का सिर्फ ये पर्पस था कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज अपने जीवन को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस कर सकते हैं जो कि ग्राउंड पे इफ़ेक्टिव होंगे, और हमारे डिसीजंस अगर डेटा ड्रिवन होंगे तो उनका जो आउटकम है, जो नेट रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज हम सिर्फ जो है
हवा में बातें करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न होंगे तो बाद में लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग वंडरफुल नॉलेज। और आपने बताया कि किस प्रकार से ग्लेशियर से नदियों में जल प्रवाहित होता है और कैसे सौर ऊर्जा से हम जो फ्लोटिंग सोलार है उसके माध्यम से ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय श्री एच.एन. श्रीनिवास जी, एडवाइज़र टाटा ट्रस्ट को आमंत्रित करना चाहूँगी। उससे पहले देखेंगे एक छोटा सा वीडियो उन्हीं पर आधारित। I feel honored to introduce and welcome Mr. H.N. Srinivas. He is a seasoned HR professional with over 25 years of experience in leadership roles, known for his dedication to create exemplary work environments. Having held the prestigious position of Senior Vice President at the Taj Group of Hotels, where he led 4 total quality and business excellence and human resource. He played a pivotal role in building a customer-centric culture. Its innovative employee engagement strategies earned Taj recognition as one of the top 15 companies globally by Gallup, INC, and multiple global Great Workplace Awards. His work at Taj is even immortalized as a Harvard case study for exemplary HR practices. He has also contributed his expertise to Hewlett-Packard, where he managed HR for a workforce of over 10,000 software engineers. His commitment to social impact is evident in his leadership of the relief efforts post of 26/11 Mumbai terror attacks and his current involvement with Tata Trust and Tata Institute of Social Sciences on skill development projects aimed at uplifting underprivileged youths. A recipient of multiple accolades, including the Seasoned HR Professional of the Country Award and NIPM's Lifetime Achievement Award, he continues to inspire through his passion for people development and his dedication to creating positive change. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. H.N. Srinivas. Good morning to all of you. So after a very scholarly and erudite talk by my co-panelist, in my talk, I'll focus on 3 things. One is Tatas in environment and society. I'll take 2-3 minutes to present to you what Tatas have been doing in the last several decades to run the organizations in an environment-friendly and society-supportive manner, and how they build stakeholder relationships with different organs of society and ennobling and contributory relationships, mutually beneficial. And number 2, secondly, I'll dwell upon today's theme of Agni, that is fire element in nature. And what does it mean, and what are some of the lessons we can learn from the ancient wisdom of eastern part of the world, that is India, China, and some of these countries. How did they relate to the fire element, and what is its manifestation and its usefulness in today's world, and what are some of the organizations doing to address some challenges, to protect and sustain some features that are associated with the fire element. And lastly, I will share some suggestions, and I'll talk about what is it that we can do more to strengthen this journey, to enhance this journey going forward. Okay. So Tatas have always related with the society and environment in a very, very effective, very valuable, meaningful manner. There are many sayings and quotations from J.R.D. Tata, and particularly the founder, Mr. Jamshedji Tata, where he alludes to the fact that society is the central and most integral part
of running a business and an organization. It is not one more issue that we need to address. It is the issue. And we should build harmonious relationships with different facets of society and the key communities in which we operate. And we should relate to the environmental issues wherever we run our organizations. And it should be meaningful, it should be valuable. We should not destroy the environment. Just to give an example, when the steel mill was to be established, it got into his mind that he has to set up a steel mill way back in 1895. Our founder, Mr. Jamshedji Tata, he was traveling in the interior parts of Bihar. It was all full of jungle and forest area. And he was driving through those forests, which is contiguous to the coal mines that were set up already by the British Empire. And he would see only tribal settlements in certain pockets. He drives a certain distance, 60, 70, 80 miles, and he sees one big tribal settlement. And then from there, another 30, 40 miles, he sees another tribal settlements. There was no habitation. There was no large town or a city, very, very few. And he decides on a location where he should set up the mill and comes out and he starts thinking, what kind of services I can charter? What is it that I need to do to set up the steel mill? What kind of consultants I can get from England? The first set of consultants he brings from England, those days for all technology related issues, the consultants used to come from England. We had very little, we had some, but very little engineering knowledge and expertise in India those days. We had some, but not to the extent that it is desirable. So he did not bring structural engineers, civil engineers, experts, or metallurgists. He brought two Fabian sociologists. Dr. J.J. Irani used to get very, very inspired and moved while narrating the story. So I can never forget, those pictures are very, very fresh in my memory when Mr. J.J. Irani, who was the former vice chairman and managing director of Tata Steel, would narrate the story. Two Fabian sociologists, Mr. and Mrs. Beatrice Webb, Sydney and Beatrice Webb, they were chartered to come to India to conduct a social audit in the tribal settlements of the surrounding areas and submit a report to the management and tell us, guide us as to how we can recruit some of those children from these tribal settlements, bring them to a skill school, train them to work in Tata Steel. These were the first two experts who were brought for setting up a steel mill. You can imagine the kind of priority he had laid on the human factor, you know, the dimension of people to be put in the center, the society and the communities in which you operate to be treated as most important, and we need to address their issues primarily. So this is always inspiring. These kind of stories, there are very many. It's very inspiring in Tata Group. He had dedicated 2/3 of his personal assets, his valuables, to the trust that he had set up to run Indian Institute of Science. That institute itself was set up by him under the guidance of a great saint from Kolkata, and the land given by Mysore Maharaja, Mr. Krishnaraj Wadiyar. He built that institute when he realized there are no engineers in India and he needs to train technical people, and we need to build scientific temper among the youth of India, which was not understood by many other people in India those days, because we were a colonized country, pariah children. How will they learn science? How will they learn technology? Was the understanding. Talking about 1894, 95, 97, 90, those years. But he had the courage and determination to translate all his dreams into reality. He traveled across India and he
met Mysore Maharaja, who said on the north side of Bangalore, the entire land belongs to us, you can fence as much as you want. And this legend of the story goes that he could fence only 400 acres or something like that. And then he started working on building an institute there, which is today known as Indian Institute of Science. Many of you must have heard of that institute, isn't it? And the person who guided him to do that was none other than Swami Vivekananda. So what I'm saying is the commitment they had to build institutions of national importance, to deliver, to give back to society whatever little they're earning, was extremely deep, very, very passionate. When the terror attack happened in Bombay, 26/11, all of you, I'm sure, must have read it in newspapers and also watched it in the TV. 3 days we were standing outside. I was working in Taj Hotels those days. We stood outside, the chairman, the vice chairman, all the senior leaders were there. And we were watching this horrible spectacle of fire gushing out of windows from various floors, gunshot sounds and grenade blast sounds and bodies coming out. I'm using the word bodies consciously because most of them were dead. And only very few were surviving. We rushed them to the hospital and we could get them back to life. Coming outside and blood all over. And we were trembling. We don't know. That hotel was full that day and the banquet halls were full. What is going to happen? What has happened inside? So after 3 days of standing like that, the chairman himself stood. And after that, when we entered, first statement he made to the press, the media, there were over 100 people, was, I am going to provide relief and rehabilitation for all the terror victims in the city of Mumbai. And he didn't say only for Taj Hotel employees or the guests of Taj Hotel. The terror attack had happened in about 10 locations. I'm just giving you 2-3 examples of how they related to society, the environment, the hazards that society faces, and then how best we can move in. There is a disaster relief committee that has been set up those days. When I was there, it used to be headed by Mr. Muthuraman, who was the managing director and vice chairman of Tata Steel. Any disaster, whether it is an earthquake, floods and inundation, and tsunami and whatever, this committee would go, commit as much resources as are required and undertake a huge rehabilitation effort. So this is the DNA and this is the genetic code of Tatas. And now I'll move to today's theme, Agni. And Agni is fire. There is a famous, foundational understanding in ancient Indian tradition. Some experts are sitting here, and I'm sure they will accept this, that this entire creation has happened between these two polarities, Agni Tattvam and Soma Tattva. Soma is the offering that you give, the fuel, and Agni is the one that burns, energy. So, whether it is the solar system, the earth, the sun, and various other planets and various other stars, this kind of energy generation, fuel and the fire, burning, it goes on and on for lakhs and lakhs of years, and everything has an entropy. At some time it changes. They classify 3-4 different types of Agni. One is the fundamental Agni, Jataragni, that is digestion. Digestion is Agni. You take food, it gets digested and distributes energy to the body. And there is what is called, if you take good food, you are healthy. If you take junk food, you are not healthy. Secondly, there is what is called Manogni. The manas, what you feed, your intelligence, what you feed, what kind of data you feed. If you are all the time on social media and if you are reading, if you are watching crime beat serials on the TV, and that is what is being fed to your mind, it gets digested accordingly, and your mind gets the attitude gets formed, behavior and attitude gets formed accordingly. Instead of that, you listen to good music, you do certain good things, you get committed to achieving something in life, you pursue education, you pursue knowledge.
and that gets digested and it strengthens your mind and awakens your mind becomes better, your intelligence becomes better and better, it becomes very healthy. There is a third Agni they talk about, what is called Chidagni. Chitta. It's a deeper spiritual connotation to it. So if your Chitta, if you are able to achieve Shuddhi in Chitta, and if your functioning of Chitta is good, then spiritually you are able to evolve. In other words, you are able to see world differently. You are able to relate people differently. Your quality of compassion, your quality of forgiveness, your quality of relating to others in a very cordial way, all that will improve. Your teamwork, everything improves because you have Chitta Shuddhi. And you will be very calm, very peaceful, contented. If you don't have Chitta Shuddhi, if you create Chitta Kalmasha, you have disturbed your Chitta, then it manifests accordingly. That is the Agni, and that feeds, and you are in a confusion all the time. Very interestingly, it is explained, in our ancient texts. So, Agni is there in every step of our activity. For instance, breathing. You take oxygen, pranayama. You do deep breathing, you take oxygen. It translates into energy in the body, and that energy is supplied to the whole body. That is Agni, Yoga Agni. Instead of that, you breathe carbon dioxide and you are always on the road, driving up and down, and you know what you get, what kind of air you get in today's polluted, Delhi, what pollution index and all that you keep reading. If that is the air you are breathing, if that air gets digested in your system by Agni, Yoga Agni, what happens to your system? That is anybody's knowledge. So Agni has a very central role in every facet of our living and every facet of our activity. So accordingly, very important emphasis has been given in our tradition, in all Eastern tradition, whether it's Roman, Egyptian, and Indian, Chinese, Japanese, Buddhist tradition. Some of these traditions have laid enormous amount of emphasis on managing this Agni properly. So also we do havans and homa, as they say. This havans is, Agni is taken as a pramana, and you take a sankalpa that is in your mind, you take a deep, determined decision and request the divine energy to actualize that, to bring it into your reality. You do a havan with that sankalpa, and that message, it seems, is taken to to a level where blessings will visit you to actualize your desire. Blessings will visit you to actualize your desire, and your desire becomes fruitful. So this is our belief. So that is why havans are carried out, and keeping Agni as a sakshi. Now, how does it translate in our day-to-day activity, day-to-day life? See, this is decarbonization and protecting the natural elements, biodegradable elements, protecting them and charting a path of decarbonization in large organizations. See, a lot of initiatives have been taken by the Government of India. Ran of Kutch has become a center of activity where they are putting up a 30 gigawatt solar plant, and massive work is going on. And they are also looking at wind farm, large battery storage farm. Some of these things, activities are going on. Also in places like Badla, Dholera, Tatas are participating. Dholera, Tatas are making a huge commitment. Investment is going on for a semiconductor plant, and also solar park is being established by Tatas. And there is this National Green Hydrogen Mission. National Green Hydrogen Mission is Government of India mission,
and this is targeted to achieve by 2030 at least 5 million metric tons of annual green hydrogen production capacity and 125 gigawatts of green energy. So efforts are going on, a lot of people are participating, National Thermal Power Corporation, National Hydro Power Corporation, some of these national agencies are also actively participating. A lot of efforts, a lot of work is going on. And so if talking about a few suggestions, what is it that we can do better to respect this ugly element in the nature? Some routine suggestions I have, some important suggestions I have. I'll just read out so that we can discuss. If anybody has any doubt, we can take targets for energy from green sources for companies also. Even if it's a hotel, a 200 room hotel, they can take a target of 10%, 15%. If it is stipulated and mandated, let them take a target for green energy for all businesses, any collective human endeavor, where hundreds of people are working together, they can take a target. Then work on electric mobility in a big way. That is electric cars and use of electric vehicles. That is increasing. Tata has made a huge commitment in Tata Motors in the last 10 years. Electric vehicles are increasing. A lot of other companies also. MG Motors is owned by JSW now, is also into electric vehicles. They are making huge commitments and resource is being deployed to expand that. Many other companies. And give high incentives for rooftop solars. Today there is something happening, but it is not adequate. Make it, incentivize it in such a way that every house will have a rooftop solar. See, heavy industries, particularly steel, refineries, and fertilizers, these are heavy industries, engineering industries. They should take targets on some of these green energy and green hydrogen generation and utilization. And something is happening, but it should be mandated and very strongly implemented and monitored and audited. And power quality solutions. We had in Taj Hotels, we had brought the services of power quality solution experts. And for every hotel, they did an audit and investigation and told us you can save 25% of power by adopting these practices. It was very valuable, very useful. This can be done in all factories and all industries. That's possible. And mandatory energy audits can be introduced. And guidance can be given as to how they can improve it further. Greener building norms should be more accurately defined. And people should be guided how to adopt some of those norms. And carbon credits and trading system. This decarbonization, how to gain carbon credits and how to trade those carbon credits that you have gained. Some of these things are being discussed in various forums today. And that needs to be clarified. A lot of communication is required. And people should be asked to adopt. Little nudge, little push is required for people to adopt this. And electrification, that is electric vehicles should be used for corporate buses and transporting their employees, and city buses. In Delhi they have done that. Delhi city transport is either electric or gas based. And they should be done in many more cities and many more places. Finally, industry waste. How do you convert that industry waste into energy? More research is required, more understanding is required, more study is required, and they should guide people, either it is a biogas or whether it's whatever it is. How can you convert human waste or with residential apartment complexes, the waste that is generated, and industrial waste? How do you define a system of converting them into energy? This research has to be continued. These are some thoughts that I wanted to share. Thank you for this opportunity. Thank you so much, sir, for sharing industrial perspectives, internal Agni, and Agni with body and soul. You have also shared how the initiatives can be taken by industries, green buildings, norms, and
carbon credits. And it is a beautiful combination of subject expert. We are having industrialist as well as Vedic acharyas. So अब मैं बहुत ही विनम्रतापूर्ण आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी को, जो कि संस्कृत, व्याकरण, वैदिक परंपरा एवं भारतीय दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। आप श्री काशी विद्वत परिषद के महासचिव और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। आपको तालियों के साथ हम आमंत्रित करेंगे और साथ ही में एक लघु फिल्म देखेंगे आप ही पर आधारित। We are deeply honored to welcome Professor Vinay Kumar Pandey, an eminent Vedic scholar, visionary academician, and distinguished researcher who currently serves as the director of the Vedic Vigyan Kendra at Banaras Hindu कंसोल University, टीम से निवेदन है Varanasi. कि आप Under आचार्य his जी का inspiring वीडियो lead- फिल्म प्ले करें। रामनारायण द्विवेदी जी हमारे बीच हैं, We जो are कि अपने deeply विचार honored to व्यक्त करेंगे। extend a warm and reverential welcome of Professor Ram Narayan Dwivedi, an internationally acclaimed Sanskrit scholar, cultural custodian, and distinguished authority on Vyakarana, Vedic traditions, and classic Indian philosophy, currently serving as the General Secretary of the prestigious Shri Kashi Vidyat Parishad and Senior Professor at the Faculty of Sanskrit, Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University. He continues to guide advanced Sanskrit research and preserve India's timeless intellectual heritage. A former head of Department of Vyakarana at BHU, Professor Dwivedi is renowned for his profound scholarship, scriptural insight, and unwavering commitment to authentic Vedic traditions. His pivotal contribution to the Sri Ram Janmabhoomi Mandir ceremonies, Jagannath Rath Yatra, scriptural deliberations, and Varanasi heritage revival initiatives reflects his exceptional role as a guardian to India's spiritual and cultural legacy. Known for his wisdom, humility, and scholarly brilliance and visionary leadership, Professor Dwivedi beautifully bridges ancient knowledge with modern academic excellence, inspiring scholars and seekers across the world. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Professor Ram Narayan Dwivedi. जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। आज चूँकि ये विषय अग्नि तत्व को लेकर के आज का जो ये सेशन है अग्नि तत्व के प्रतिपादन को लेकर के भोपाल के इस भारत भवन में वीर भारत न्यास तथा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग अन्य सहयोगी दलों के माध्यम से आयोजित है। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने चूँकि ये पंचभौतिक शरीर जो हमारे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में महाकवि तुलसीदास ने कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये जो हमारा ये पंचभौतिक शरीर का जो निर्माण है उसमें इन पंच तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका से ही शरीर की संरचना है। तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जल तत्व का भी निरूपण किया, आकाश तत्व का निरूपण भी किया और अग्नि तत्व का भी निरूपण किया। वस्तुतः परस्पर संबंध भी है इन सभी तत्वों का। बिना इन तत्वों के निरूपण के बाद ही अग्नि तत्व का निरूपण सम्यक रूप से किया जा सकता है। तो जब अग्नि तत्व की बात आती है तो हम सृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं, इसीलिए मैंने उस अग्नि तत्व को ही प्रणाम किया है कि जल थल नभ सब जगह हमारी ये ज्वाला है, अग्नि तत्व है। अग्नि एक तेज का प्रतीक है और हमारी सृष्टि में कहा कि अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो सृष्टि है अग्नि सोमात्मक है। और इसी बात को बहुत सैद्धांतिक रूप से हमारी भारतीय ज्ञान मनीषा का जो सिद्धांत है जिसके आधार पर ये सनातन परंपरा
हमारी ये सृष्टि की परंपरा का निरूपण है वो है वेद। और वेद का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और उसका पहला ही मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम। तो वहाँ पर भी अग्नि को किस रूप में निर्वचन किया गया है? पुरोहित के रूप में, यज्ञ सम्राट के रूप में, संदेश वाहक के रूप में, हमारी आपकी वार्ता को उस परमात्मा तक पहुँचाने के स्वरूप में। क्योंकि ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है, इसका अंतिम सोपान क्या है? प्रत्येक पंचभौतिक शरीर का, जब जीवात्मा ये पंचभौतिक शरीर को धारण करता है, क्योंकि न्याय दर्शन कहता है कि जब ये शरीर इस पृथ्वी लोक में आता है तो उत्पन्नंच द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति, वो निर्गुण निराकार निर्लेप रहता है। और उसमें इन जब तत्वों का प्रवेश होकर के जब ये भूतत्व में शरीर अवतरित होता है तो पांचों तत्वों के अलग अलग जो कारक हैं, उन कारकों का हलचल शरीर के अंदर उत्पन्न दिखाई देता है। तो ये जो हमारी हलचल है शरीर की, और शरीर की अंतिम जो परम पुरुषार्थ गति है, हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो प्रत्येक शरीरधारी का परम कर्तव्य है परम पुरुषार्थ की प्राप्ति। और वो परम पुरुषार्थ को भी साक्षी भाव में यदि कोई तत्व दिखाई देता है तो वो अग्नि तत्व है। हमारे सभी संस्कारों में भी उस अग्नि तत्व की उतनी ही महिमा है। हमारे जन्म संस्कार से लेकर के हमारे जो 16 संस्कारों का वर्णन है, उसमें हमारा जो अंतिम संस्कार है, उस संस्कार में भी अग्नि तत्व की ही उपस्थिति हमारे लिए, हमारे शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए, उसी पंच तत्व में विलीनीकरण करने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है। अगर अग्नि तत्व ना हो तो हमारा ये पंच भौतिक शरीर विलीनीकरण नहीं हो सकता उन पंचों तत्वों में। हमारे वेद कहते हैं आपः पवित्रम परमम पृथिव्याम, जल जो है इस पृथ्वी लोक का सबसे पवित्र है, क्योंकि जल से ही शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि जल से होती है। बिना जल के शरीर का मज्जन और शरीर की शुद्धता संभव नहीं है। लेकिन अग्नि तत्व क्या करता है? अग्नि तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो शरीर के अलावा भी अन्य धातुओं की भी शुद्धि करता है। अधम से अधम धातु को भी अग्नि तत्व शुद्ध कर देता है। जैसे धर्मशास्त्र में आता है कि जिस पात्र में मदिरा पान हो जाए उस पात्र को अन्य पात्रों में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यदि उसका अग्नि का ताप दे दिया जाए, अग्नि के साथ अग्नि ज्वाला के संपर्क में उसको संस्पृष्ट कर दिया जाए, तो वो पात्र भी शुद्ध हो जाता है। तो अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है कि उनको भी शुद्ध करता है जिनको अन्य तत्व शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए अग्नि तत्व की हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारतीय ज्ञान मनीषा में उतनी ही उपयोगिता है। परीक्षा की दृष्टि से जब देखते हैं आप, हमारे युवा साथी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, परीक्षा भी जब होती है तो लोग कहते हैं कि अग्नि की तरह तपना होगा। और वो अग्नि परीक्षा कभी माता जानकी को भी देनी पड़ी है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी अग्नि तप से तपना पड़ा है, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि और मुनियों को भी, महर्षि दधीति जैसे ऋषि और महर्षियों को भी अग्नि तपस्या से गुजरना पड़ा है। तो अग्नि एक ऐसा साक्षी भाव है, ऐसा तत्व है कि उस तत्व के बिना ये शरीर निस्तेज हो जाता है, जिसको हम सूर्य के रूप में आकाश में देखते हैं। अगर अग्नि तत्व ना हो, अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, तेजस का प्रतीक है, नाभिकीय उष्णता का प्रतीक है वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए। लेकिन यहाँ का जो अग्नि तत्व है, जिस अग्नि तत्व को भारतीय दर्शन के पंचमहाभूत में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के रूप में देखा गया है। अग्नि तत्व ऊर्जा, तप और प्रकाश, इनको लेकर के उन पंचमहाभूतों में सबसे ज़्यादा शक्तिमान यदि माना जाए तो अग्नि तत्व है। और उस अग्नि तत्व की रक्षा के लिए, उस अग्नि तत्व की साधना के लिए, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने जल तत्व के संरक्षण पर, जल की महत्ता पर चौहान साहब ने अपना जो विशिष्ट व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार से अग्नि के भी अलग अलग रूप वर्णित हैं। हमारे भारतीय दर्शन में, उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या है, शरीर में को ही अग्नि के रूप में माना गया। और उस अग्नि की ज्वाला को हमारी सृष्टि के प्रक्रिया में योनि एव अग्नि ज्वाला, इस प्रकार का वर्णन हमारे
भारतीय दर्शन ज्ञान में प्राप्त होता है। और उस अग्नि के ज्वाला से ही हमारी शरीर की उत्पत्ति होती है। तो एक अग्नि तत्व वहाँ भी है जिसको अग्नि सोमात्मक जगत के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया गया है। दूसरा, जब अग्नि के शरीर को लेकर के जब हमारा ये शरीर निर्माण हो जाता है और शरीर की जो गति चलती है, तो जाठराग्नि के रूप में हमारे आयुर्वेद में उसका वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि अग्नि शरीर के पाचन के लिए उतना ही आवश्यक है। यदि हमारी जाठराग्नि बिगड़ जाए, इसीलिए कहते हैं कि उस जाठराग्नि को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, जो वेद विद्या के या आयुर्वेद के विज्ञ हैं, वो कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद जल का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाठराग्नि मंद हो जाती है। तो अग्नि का संरक्षण, क्योंकि अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए जल तत्व की आवश्यकता होती है, और यदि हम अपनी जठराग्नि को शांत कर दिए तो हमारा पाचन, हमारा लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में विविध प्रकार के वर्णन आकृतियों में दिखाई देने लगता है, जिससे कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति का लीवर डिस्टर्ब है। तो अग्नि की पवित्रता को लेकर जब चर्चा करते हैं तो हमारे विवाह में भी अग्नि साक्षी के रूप में माना जाता है। जब हम दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं तब उस समय भी हमारे इस अग्नि का जो साक्षी भाव है, अग्नि का जो स्वरूप है, वो हमारे दाम्पत्य जीवन को ऊर्जावान, तेजवान, गतिवान बनाता है। इसीलिए वहाँ की अग्नि, जाठराग्नि, होम की अग्नि और अंतिम संस्कार की, जिसको दाह क्रिया की अग्नि कहते हैं, तीनों अग्नि में भेद है। और कहाँ की अग्नि किस काल में गृहीत है और उस अग्नि कौन सी अग्नि उस देवता के यहाँ संयोजन करती है, हमारे संवाद को पहुँचाती है, इस पर भी भारतीय मनीषा का बहुत सम्यक रूप से चिंतन है। क्योंकि समय का जिस प्रकार से स्वरूप दिया गया है, 15 मिनट्स में हम उन सारे तत्वों का वर्णन तो नहीं, लेकिन बुलेट स्कीम में मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को स्पर्श करते हुए जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे न्याय दर्शन में जब हम जल का लक्षण करते हैं तो स्पष्ट जल का लक्षण प्राप्त होता है, शीत स्पर्शवत्यापः। जल केवल शीतलता प्रदान करता है। जल का लक्षण है शीत स्पर्शवत्यापः। केवल अप का अप माने जल, जल केवल शीतल ही होता है। यदि उष्ण जल कहीं प्राप्त हो रहा है तो आप समझिए कि वहाँ अग्नि तत्व का प्रवेश है। उसी प्रकार से पृथ्वी का लक्षण हमारे आचार्य करते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी। केवल पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्या पृथिव्या लक्षणम। वो गंधवती है, कहीं कहीं जल भी दुर्गंध युक्त आता है तो हमें मान लेना चाहिए कि वो पृथ्वी का संयुक्त समवेत समवाय वहां पर चला गया है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में प्रत्येक तत्वों का, वायु का रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु क्या है? उसका कोई रूप नहीं है, केवल स्पर्श के कारण जाना जाता है कि वायु चल रही है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में अग्नि का, वायु का, आकाश का जो वर्णन प्राप्त होता है, जो उसके लक्षण प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों के संघटनक से इस प्रक्रिया को जाना जा सकता है कि शरीर के अगर एक तत्व इसमें ना रहे, वायु तत्व ना रहे तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा, अग्नि तत्व न रहे तो शरीर निस्तेज हो जाएगा, और निस्तेजवान पुरुष इस संसार में किसी कार्य के लायक नहीं होता है, समादरणीय नहीं होता है। तो उस अग्नि तत्व के संरक्षण के लिए, उस अग्नि ऊर्जा और तेजस को संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हमारे शास्त्रकारों ने हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से भी उस पद्धति को स्वीकार किया गया कि हमें वो जो अग्नि तेज है, ब्रह्मचर्य रूप जो तेज है, उसके धारण से, उसकी एकाग्रता से, क्योंकि हमारे ज्योतिष में वो जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है। और जब हमारा आत्मबल बलवान रहेगा तभी हम इन सारी संरचनाओं को, अपने विद्या अध्ययन को और अपनी ज्ञान परंपरा को प्रभुत्व रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अग्निदेव को ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र माना जाता है, क्योंकि जिसके नाम की हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है कि उसके स्वरूप का भी वर्णन हमारे सामने आना चाहिए। अग्नि कौन थे? तो ये कहा गया है कि अदिति उनके पिता थे, और क्या कहते हैं, अदिति जो है उनकी क्या थी, माता थी, और कश्यप जो है उनके पिता थे। तो इस प्रकार से उनके स्वरूप में बताया गया। और अग्निदेव की पत्नी जो है स्वाहा है, इसीलिए अग्नये स्वाहा इदम न मम।
तो स्वाहा जो है वो उनकी पत्नी है, इसीलिए स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। जिस उच्चारण कहीं स्वाहा है कहीं स्वधा है, इसके भी भेद हैं, कहाँ स्वाहा का उच्चारण करना है कहाँ स्वधा का उच्चारण करना है। इसके लिए हमारे महर्षि पाणिनि कहते हैं नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच्च। और अग्नि शब्द का महर्षि पाणिनि उच्चारण करते हैं अग्निर ढक, अग्निवाचक शब्द से ढक प्रत्यय करना है कि वहाँ अग्नि स्वरूप परख लेना है कि अर्थ परख लेना है। फिर कारक प्रकरण में महर्षि पाणिनि कहते हैं अग्निर्माणकम वारयति, वारणार्थानाम स्थितः प्रयोग का वहाँ करते हुए कहते हैं। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि भी महाभाष्य में कहते हैं अनग्नौ यु शुष्कैधा ना तज्ज्वलति कर्चित। अग्नि तत्व के बिना संसार का समस्त कार्य अधूरा है। हमारी बात परमात्मा तक पहुंचाने वाला, हमारी बात उस सत्ता तक पहुंचाने वाला, उस शक्ति तक पहुंचाने वाला, वो महत्व तत्व तक संवाहक है, वो है अग्नि तत्व। वायु भी नहीं उसको पहुंचा पाता है, क्योंकि वायु की बात भी नहीं वहां सुनता। जिस प्रकार से आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश उसके जो रजिस्टर्ड वकील हैं उन्हीं की बात सुनेंगे। आप कितने भी अच्छे लायर्स हों, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप अधिकृत नहीं हैं। उसी प्रकार से उस परम ब्रह्म के यहाँ, ब्रह्मांडी शक्ति के यहाँ हमारा संवाहक कोई देवता है तो अग्नि देवता है। इसीलिए अग्नि को जगह जगह साक्षी भाव के रूप में हमारे वाल्मीकि रामायण में भी चर्चा आती है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कई जगह इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। तो इस तरह की जो विषय है विवेक और ज्ञान अग्नि, उन्होंने कहा पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी, तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये विवेक और ज्ञान रूपी जो अग्नि है, अभी वक्ता हमारे पूर्व में चिताग्नि की बात कर रहे थे, ज्ञानाग्नि की बात कर रहे थे। देखिए हमारी जो संचालिका हैं वो उपस्थित हो गई हैं। मुझे संकेत हो रहा है कि अब आप अपने विषय को सारांश में मैं 2 मिनट में इस विषय को रखता हूँ, बहुत नहीं कहूँगा। जीवन, दैनिक जीवन में अग्नि की महिमा क्या है। अगर हम दैनिक जीवन पर सारांश में आ जाएं तो अग्नि तत्व का ठीक उपयोग व्यक्ति के उत्साहवर्धन में, निर्णय लेने की क्षमता जिसके पास अग्नि तत्व होगा, और ऊर्जावान जीवन शैली, ऊर्जावान जीवन शैली, असंतुलित जो जीवन शैली है उसका निराकरण करके तेजस्वी नामधीतम अस्तु, तेजस्विता को प्रदान करने वाला ये जो अग्नि तत्व है, ये धार्मिक आध्यात्मिक रचनाओं के साथ साथ योग, दीप, पूजा, सूर्य उपासना इत्यादि विषयों में हम जब कार्य भी आरंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन से कार्य का आरंभ करते हैं। दीप को साक्षी मानते हैं हम, अग्नि को साक्षी मान के किसी भी देव की आहुति, देवता का पाठ जब भी जाते हैं तो दीपदान, उसके पूजन अर्चन में विधान इसलिए किया गया है कि हम अग्नि को साक्षी मान के कार्य कर रहे हैं। कि अमुक व्यक्ति, हम जैसे यहाँ अनिल कुठारी जी को साक्षी मान के अपनी बात कह रहे हैं कि इस बात को ये समझ रहे हैं, या आप अपने वक्ताओं को साक्षी मान के ये बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये साक्षी भाव है, ये साक्षी भाव का साक्षात प्रतीक, और इसी को वैज्ञानिक लोग हमारे जो उपस्थित हैं वो नाभिकीय संलयन और ताप प्रकाश की भावनाओं की बात करते हैं। वही आध्यात्म अग्नि और सूर्य को जीवन, चेतना और ब्रह्म के संबंध के रूप को स्थापित करने वाली ये पंचाग्नि हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, धीवान बनाती है, और आध्यात्मिक तेज के साथ साथ इस राष्ट्र की संचेतना को संवर्धित करती है। और ये अग्नि ऐसी है जो समरसता का भी संदेश देती है। इसमें दहती है वही पावका, जो आएगा उसका भस्मीभूत होना ही है। ज्ञात अज्ञात जिस भाव से भी स्पर्श करेगा, वो कोई उसमें ये नहीं देखती कि कौन आया, कौन छुआ, कौन स्पर्श किया। इसका जो प्रधान गुण है दहती है वही पावका। ये दहन शक्ति, जो दाहकता रूपी शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को तेजोमय बनाती है, धैर्यवान बनाती है, ज्ञानवान और विज्ञानवान बनाती है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर विचारों से आपने हम सभी को अभिभूत किया, और वेदों में क्या महत्व है, हमारी भारतीय परंपरा में क्या महत्व है अग्नि तत्व का, इसके बारे में आपने हमको बताया। Ladies and gentlemen, as we are aware that for fire we need fuel, we are happy to invite our expert from energy sector. Would like to request Mr. Piyush Preritaria ji, General Manager Mechanical at Oil and Natural Gas Corporation. And before inviting him, we will view one video film regarding his profile.
We are delighted to warmly welcome Mr. Piyush Prerit Arya, General Manager Mechanical and Oil and Natural Gas Corporation, currently serving in the Corporate CSR Division at ONGC, New Delhi, an accomplished engineering professional with over 2 decades of dedicated service. Mr. Aryan began his distinguished journey with ONGC in 1999 as an Assistant Executive Engineer Mechanical after earning his BE in Mechanical Engineering from Madan Mohan Malviya Engineering College, Gorakhpur. Throughout his illustrious career, he has served across major operational centers including Ankleshwar, Nazaria, Surat and Delhi, contributing significantly in diverse domains such as maintenance, contracts, procurement, SS integrity, budgeting, and corporate operations. His rich cross-functional expertise reflects his dynamic leadership, strategic thinking, and strong administrative acumen. Now contributing to corporate CSR initiatives, Mr. Arya exemplifies a rare blend of technical excellence and social commitment. Known for his disciplined work ethics, adaptability, and people-centric approach, he continues to inspire through his dedication to organizational growth and nation building. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Piyush Prerit Arya. सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर तोमर, उनकी टीम और मध्य प्रदेश प्रशासन का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस था कि मैं भी ये देखना चाहता था कि मेरे बारे में और क्या मिलता है, और मुझे ये पता था कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। जो मेरा विवरण दिया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैं नहीं दिया था। ONGC देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, और मैं समझता हूँ कि मतलब एक प्रेजेंटेशन आप इसको जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। राइट, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए ONGC ने पिछले कुछ सालों में किए हैं। तो मैं इन प्रोजेक्ट्स को लेकर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ जैसे अभी कुछ देर पहले कहा गया कि बहुत जल्दी कुछ बदलाव हुए, जैसे अभी सर ने कहा, उसी तरीके से कुछ बदलाव मेरे साथ भी हुए हैं। मैं बात करूँगा, आज हम यहाँ हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, जल के ऊपर। हमारी वो जनरेशन है कि जिसने जल सब जगह देखा, नदियों में देखा, तालाबों में देखा, तलैयों में देखा, सब जगह देखा। और अभी ये जो जनरेशन है, इसने शायद नल में देखा या मूवीज़ में देखा, समुंदर में देखा, ताल तलैया तो नहीं देखा। सही कह रहा हूँ ना?
और इसी जल के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाकर अगर देखता हूँ तो हमने क्या किया। हमने प्रकृति से लिया, बनाया और फेंक दिया। और जिसकी वजह से आज हम इस जलवायु के ऊपर, पानी के ऊपर, कल से समस्याओं पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अभी 3rd वर्ल्ड वॉर जल के ऊपर होगा, पानी ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे शहर में पहले से ही ये बात बोल दी गई है कि यहाँ पानी ख़त्म हो गया, लाइक बेंगलोर। और हम लोग थोड़ा सा जग रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर से जग रहे हैं। हमने जो अब तक किया, अब हमको ज़रूरत है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की। अब हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग थोड़ा सा कम करें, रिप्रोड्यूस करें, रिसाइकल करें। क्योंकि अगर हम डाटा की बात करें, हम लोग कल से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, कैसी कैसी समस्याएं हैं। और मेरे सामने एक यंग जनरेशन बैठी हुई है। हम लोग तो ऑलमोस्ट, आई एम 51, तो अभी ये जनरेशन है। और मैं इसी जनरेशन से कुछ बात करना चाहूँगा। इस जनरेशन के पास बहुत सारा डाटा है, यू नो, जेन ज़ी, हर चीज़ के लिए इनके पास डाटा है। गूगल, एआई, और उस डाटा को कैसे हमको अपने इन्वायरमेंट को ठीक करना है, हमको उसको कैसे बचाना है, ये अभी आपके हाथ में है। सब बातें हो रही हैं। हम लोग सोलर की अभी बात कर रहे थे, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक यूज़, यू नो, जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका आप डाटा निकालेंगे कि हम कितना रिसाइकल करते हैं, हम कितना कलेक्ट करते हैं, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हम लोग आज के समय की ज़रूरत क्या है। जो बात मैंने अभी कही ना, रिड्यूस, रिप्रोड्यूस एंड रिसाइकल, ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत है आने वाले समय में। सर ने सोलर की बात कही। आज हम विश्व की चौथी सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, 4th। And how much waste will be generated in coming years? ये एक बिजनेस आइडिया भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यंग जनरेशन के लिए। वेस्ट के लिए
ये एक आने वाला समय है जहां हमको कचरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने बिजनेसेस के लिए, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, और आने वाली जनरेशन खाली नलों में पानी ना देख पाए। मैं बात करूंगा कि हमको हर एक चीज हम लोग किस हद तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। एक घंटा नेटफ्लिक्स चलाना कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? एनी गेस? एक दिन का पेपर का प्रोडक्शन, एक दिन का पेपर का यूज कितने पेड़ों को काटता है? 27,000। वह बहुत छोटी छोटी ही बात करूंगा। हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, कितना खाना हम वेस्ट करते हैं? एनी गेस? 40% food is wasted. Now you can imagine चलिए एक और, एक टपकता हुआ नल कितना साल में कितना पानी वेस्ट करेगा? एनी गेस? 3,000 liters per year. आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। सॉरी टू से, बट वी आर यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स। आई थिंक वी शुड स्टॉप इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जेन ज़ी है, एक अच्छी हैबिट। डेली एक बदलाव कीजिए, डेली एक पॉलीथीन कम इस्तेमाल कीजिए, डेली एक बॉटल कम इस्तेमाल कीजिए, डेली थोड़ा सा पानी बचाइए, थोड़ा सा। एसी का प्रयोग कम कीजिए, थोड़ा सा। हम एक बहुत ही सुंदर आने वाला कल बना सकते हैं। एक अच्छा वातावरण हम तैयार कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है और इसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए मेरा सबसे आप सबसे मैं ये कमिटमेंट चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए, अपने वातावरण के लिए एक अच्छी हैबिट जरूर से जरूर
रोज एक अपने पर्यावरण के लिए रोज एक छोटा सा कार्य करेंगे। क्या आप लोग मुझे ये कमिटमेंट दे सकते हैं? आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। थैंक यू। एक लास्ट में एक बात अपनी एंड करना चाहूँगा। कल आई थिंक शिल्पा मैम ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमको अपने हर काम में एक ऐसा कार्य करना चाहिए जो जिससे हम अपने वातावरण को वापस दें, अपनी धरती को वापस दें, कुछ ना कुछ। देन मैं ये प्रयास करूंगा कि हम अपने सारे CSR प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या एनवायरनमेंट से या एजुकेशन से, बट हर किसी में एक ऐसा एक्टिविटी जरूर रखने का हम प्रयास करेंगे जिसमें हम अपनी धरती को वापस कुछ ना कुछ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष सर फॉर मोटिवेटिंग अस। और जेन जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो 3 Rs के बारे में आपने हम सभी को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी एक प्रख्यात वैदिक विद्वान, दूरदर्शी शिक्षाविद और विशिष्ट शोधकर्ता प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी को, जो वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके नेतृत्व में वैदिक विज्ञान केंद्र प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के समन्वय का एक अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है। वैदिक साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित, पर्यावरण विज्ञान, कृषि, धातु कर्म और भौतिक विज्ञान के साथ आपके शोध कार्यों ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। आपको हम सादर आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक लघु फिल्म आप ही पर आधारित देखते हैं। We are deeply honored to welcome Professor Vinay Kumar Pandey, an eminent Vedic scholar, visionary academician, and distinguished researcher who currently serves as the director of the Vedic Vigyan Kendra at Banaras Hindu University, Varanasi. Under his inspiring leadership, the Vedic Vigyan Kendra has emerged as a pioneering center of excellence dedicated to exploring the scientific dimensions of ancient Indian wisdom traditions and integrating them with contemporary scientific thought. Professor Pandey is widely respected for his groundbreaking interdisciplinary work connecting Vedic literature with modern fields such as astronomy, mathematics, environment science, agriculture, metallurgy, and physics. As a senior professor, researcher, author, and mentor, he has guided numerous doctoral scholarships and contributed extensively through research papers, edited volumes, and academic initiatives in Vedic sciences, Jyotisha, manuscriptology, and ancient cosmology. He has also played an active role in advancing the vision of NEP 2020 through Indian Knowledge System initiatives while leading efforts in dignitization and preservation of rare Vedic manuscripts. Professor Pandey's personality reflects profound scholarship, humility, intellect, in-depth, and cultural vision. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Professor Vinay Kumar Pandey. भो भो अग्ने महाशक्ति सर्वकर्म प्रसादक कर्मांतरेपि संप्राप्ते सान्निध्यम कुरु सर्वदा। सम्मानित मंच, सम्मानित सभी इस सभागार के उपमंच में विराजमान हमारे विविध विषयों के आचार्यगण, हमारे राष्ट्र के भविष्य, हमारी छात्र छात्राएं, आज मैं बड़ी विषम परिस्थितियों में आपके सामने खड़ा हूं। एक छात्र के रूप में, जिस छात्र को पढ़ाया गया हो साल भर कुछ और, एक हफ्ता पहले कहा गया हो कि आपकी परीक्षा इस विषय की होगी, और अंतिम में जब परीक्षा हाल में वो पहुंचता है तो कहा जाता है कि उस विषय की परीक्षा आपको नहीं देनी है, आपको किसी दूसरे विषय की परीक्षा देनी है। तो जल्दी जल्दी चिट बनाया है, इसमें कुछ नोट्स लिखे हैं। इस चिट के माध्यम से कितना मैं आप लोगों के सामने बता सकता हूँ, प्रयास करूँगा। लेकिन एक अच्छा छात्र होने के चलते हमें वॉकआउट नहीं करना है,
क्योंकि पढ़ा तो है ही कुछ न कुछ उस विषयों को, इसलिए जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना है और उन विषयों पे बोलना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जल तत्व पे बोलने आया था, सारे मेरे नोट्स जल तत्व पे हैं। अभी आकर जब यहाँ बैठा तो पता चला कि अग्नि तत्व पे बोलना है। 15 दिन पहले भी मुझे जल तत्व के बारे में ही बताया गया था कि जल तत्व पे आपको बोलना है। फिलहाल कोई नहीं, सबसे पहले मैं इस भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और ज्ञान विज्ञान के समन्वित स्वरूप को उपस्थापित करने वाली राजा भोज की इस भूमि भोपाल को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक और बात अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कर्म, मेरे वृत्ति की शुरुआत, मेरे नौकरी की शुरुआत आप लोगों की भाषा में इस भोपाल की धरती से ही हुई थी। प्रथम वृत्ति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से जो अभी बाग सेवनिया में स्थापित है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बगल में, वहाँ पर अरेरा कॉलोनी में हुआ करता था। जून 2005 में मैंने प्रथम अपनी नौकरी ज्वाइन की थी वहीं पर। 1.5 साल तक सेवा देने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पुनः चयनित होकर के वहाँ गया और वहाँ वैदिक विज्ञान, मुख्य ज्योतिष के विषय में अपना कार्य कर रहा हूँ। ज्योतिष जो आप लोग जानते हैं अभी सामान्य रूप से वो नहीं है। जो आप देखते हैं तोता मैना और हाथ देखना और कुंडली देखना, वो 2-4-5% मात्र है। ज्योतिष वो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इससे बाहर आइए। ज्योतिष आज से 2000 वर्ष पहले का आपके भारत का एकमात्र विज्ञान है जिसमें खगोल, अंतरिक्ष, भूगोल, मौसम, कृषि, वृष्टि, फिजिक्स, जीव, बॉटनी, जूलॉजी, विश्व के सारे विज्ञान की शाखाएं उसी में समाहित थी। दूसरे किसी विज्ञान का नाम आप सुन नहीं सकते थे। अगर आपको विज्ञान के इतिहास के विषय में रिसर्च करना है, शोध करना है, तो आपको ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना होगा। ज्योतिष का मतलब इस कुंडली वाले सिर्फ पार्ट को नहीं, ज्योतिष का जो वास्तविक ज्ञान है उसको पढ़ना पड़ेगा। हम अब अग्नि तत्व पे आते हैं। विषय पे ज़्यादा इधर उधर लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, फेल होने का भी चांस रहेगा, इसीलिए विषय पे आते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की जो बात है सृष्टि से करते हैं। जब सृष्टि उत्पन्न होती है, हम आप लोगों को, इसलिए हम खास करके अपने छात्रों से बात कर रहे हैं कि आप वेदांगों को पढ़िए, ज्योतिष को पढ़िए, वेदों के भाष्यों को पढ़िए, जिससे कि आज की जो समस्या विकराल रूप में आपके सामने खड़ी है उसका समाधान निकाल सकें। क्योंकि वेद विज्ञान उसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है जहां तक आधुनिक विज्ञान जिस क्षेत्रों में असफल है, उन क्षेत्रों में हम कुछ नया करने की, स्थापित करने की अपनी प्राचीन मनीषा के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको भी पढ़ना है, जिससे आपको आत्मगौरव की अनुभूति हो, आपको पता चले कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी जो सनातन ज्ञान परंपरा है कितनी समृद्ध रही है। इसके लिए पढ़ना है जरूर। तो अग्नि तत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सृष्टि के सिद्धांत की बात करेंगे, क्योंकि सृष्टि आएगी तभी कुछ विचार होगा। पंचतत्व, हमारे यहाँ पंच तत्वों से सृष्टि हुई है। जब सृष्टि के 2 सिद्धांत हैं, एक तो दर्शन के सिद्धांत में जब जाते हैं तो एक परम ब्रह्म है जिसको जब सृष्टि की इच्छा होती है तो उसके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार तत्व से सबसे पहले ये जो पंचभूत है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। उन पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश के बाद वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाशाद वायु, वायु हो अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जो वायु है, केवल जो सबसे पहले जो आकाश है, शब्द गुणम आकाशम, उसका एक पहचान है, वो शब्द करता है। शब्द से आप आकाश को पहचान सकते हैं। जब वायु में आते हैं तो वो स्पर्श से भी पहचान सकते हैं। जब हवा चलेगी तो पता चलेगा, शब्द होता है और स्पर्श होता है। जब अग्नि आती है तो उसमें स्वरूप जुड़ जाता है, शब्द, स्पर्श और स्वरूप जुड़ जाता है। जब जल आता है तो उसमें एक रस जुड़ जाता है। जब पृथ्वी आती है तो उसमें एक गंध जुड़ जाता है। तो 5 गुण हो जाते हैं पृथ्वी के, 4 गुण होते हैं जल के, 3 गुण होते हैं अग्नि के, 2 गुण होते हैं वायु के और 1 गुण होता है आकाश का। जब सृष्टि प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, जब आप बिग बैंग की थ्योरी की बात करेंगे, जब सृष्टि के सिद्धांत की बात करेंगे, तो क्या होता है? सबसे पहले एक अणु होता है ना, प्रकाशपुंज होता है जिसमें विस्फोट होता है। हमारे यहाँ जब भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र की ज्ञान परंपरा में जाएंगे, उसको कहा गया है कि सबसे पहले कुछ नहीं, आकाश था, जल था, जल में स्वर्णांड, एक ऊर्जा का एक केंद्र मात्र था, स्वर्णांड था, बहुत छोटा सा, और उसमें जब विस्फोट होता है तो परम ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। जो बिग बैंग की थ्योरी है, इसको हमने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, गूगल स्कॉलर्स पे भी है, कई जगहों पे है। वहां से ही सृष्टि के सिद्धांत की बात शुरू होती है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि अग्नि सोमात्मकम जगत, सृष्टि में जैसा अभी द्विवेदी जी कह रहे थे कि अग्नि और सोम तत्व को मिलाकर के जब ग्रह बनते हैं तो ग्रहों में सभी तत्वों का प्रातिनिधित्व है। जैसे कि हमारा सूर्य जो है वो अग्नि का मूल स्रोत है, चंद्रमा जो है वो जल का मूल स्रोत है।
इसीलिए हमारे जब आचार्य 1500-2000 वर्ष पहले जब ज्योतिष का ग्रंथ लिखते हैं तो लिखते हैं कि ग्रहाणाम गोलका सप्तो ग्रहण तेजसाम गोलका सूर्य ग्रहण छाण्यम्बु गोलका प्रभावंतो ही दृश्यन्ते सूर्य रश्मि प्रदीपिका। जो सूर्य है वही अग्नि तत्व के रूप में विराजमान है, बाकी जो पिंड हैं वो जल तत्व के रूप में है, सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होते हैं। सूर्य को भी ग्रह कहा गया है, क्यों, ये दूसरा चैप्टर है, फिर कभी चर्चा करेंगे आपसे। सूर्य को ग्रह कहने का मतलब सूर्य को हम ग्रह मानते नहीं थे, डिफिनेशन अलग है, इसीलिए सूर्य को ग्रह कहना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारा डिफिनेशन है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो डिफिनेशन है, भारतीय खगोल विज्ञान का जो डिफिनेशन है, उसमें वो सूर्य ग्रह के रूप में आता है, वो प्लैनेट ये स्टार के रूप में आधुनिक डिफिनेशन से आता है। इसलिए आप ग्रह और प्लैनेट से आप लोग इस कंफ्यूजन में मत जाइएगा कि हम चंद्रमा को ग्रह कह रहे हैं तो हमें नहीं पता था कि वो उपग्रह है कि क्या है। लेकिन हमारी परिभाषा अलग थी, इसीलिए हमने राहु को भी ग्रह कहा, चंद्रमा को भी ग्रह कहा, सूर्य को भी ग्रह कहा। इसका तात्पर्य ये नहीं था कि हमें ये नहीं पता था कि सूर्य का नेचर दूसरा है, चंद्रमा का दूसरा है और ये राहु केतु का दूसरा है। जब हम धार्मिक अवधारणाओं की बात करेंगे, क्योंकि मॉडरेटर महोदय जो हमसे संपर्क किए थे उन्होंने कहा था कि 3 मिनट जो है हमको वैदिक विज्ञान के उसके रूप में बोलना है, उसके बाद 10 मिनट उसके स्वरूप के बारे में बोलना है, फिर 3 मिनट में समाधान देना है। तो हम सबसे पहले, जैसा कि द्विवेदी जी ने भी बताया था कि कश्यप और अदिति, इसके अतिरिक्त एक और बात आती है, ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अग्नि का वर्णन आता है। उनकी 2 पत्नियां थी, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा का जो प्रयोग होता है यज्ञ कर्म में होता है, स्वधा का प्रयोग जो होता है वो पितृकर्म में होता है। तस्मै ते स्वधा नमः कहा जाता है जब पिंडदान करते हैं, जब आप लोग जानते होंगे। तो जब उनकी दोनों पत्नियां जो होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो धन संग्रह होता है भारतीय संस्कृति में अपने स्त्रियों के पास अर्थात अपनी अर्धांगिनी के पास संरक्षित करते हैं, वही उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, घर के संचालन का काम करती है। हमारा काम होता है सिर्फ ला करके उसे संरक्षित करना। अग्नि को जो हवनीय द्रव्य मिलता है वो उनकी पत्नी के पास जाता है, और उनकी पत्नी स्वाहा जो है जिस देवता का होता है उस भाग को उसके पास पहुंचाती है, जिसके भाग का, जिसकी जो डिश है, जिसका जो खाना है, उस भोजन को उसके पास ले जाकर के पहुंचाती है अग्नि। अग्नि की जो पत्नी स्वाहा है, इसीलिए हम स्वाहा कहते हैं। नाम नहीं बोलेंगे तो नहीं ले जाएगी। से कहते हैं कि प्रियंका एक खाना ले जाओ, उसे बोलते हैं स्वाहा, ये ले, ये कुछ मैं दे रहा हूं, इसको ले जाओ। और उस देवता का मंत्र पढ़ते हैं, किसका, जिस देवता को वो आहुति पहुंचानी होती है, मंत्र उसका रहता है। बोलते हैं स्वाहा की स्वाहा, ये लेकर जाओ और उसे पहुंचाओ, उस देवता के पास उस अग्नि को पहुंचाता है। उसी तरह से स्वधा, मंत्र बोलते हैं पितरों का, और फिर स्वधा कहते हैं कि वो ले जाकर के पहुंचाओ। तो ले जाकर के उसके बाद से इसके अग्नि के 3 पुत्र हुए। एक कथानक मात्र है, जब इसकी वैज्ञानिक व्याख्या में जाएंगे तो समय बहुत कम है, क्योंकि हम ज्योतिष के हैं, काल गणना भी हमारा ज्योतिष का विषय है, तो काल का अतिरेक नहीं करना है मुझे, इसीलिए मैं संक्षिप्त में ही बात करूंगा आपके सामने। 3 पावक, पौमान और सूची 3 पुत्र हुए इनके। अग्नि के 3 भेद हैं। जब प्राकारांतर से जाएंगे तो 5 भेद, जैसा द्विवेदी जी ने बताया। 27 स्वरूप हैं, 27 नेचर हैं अग्नि के, जिसमें अलग अलग कर्मों में अलग अलग नाम से जानी जाती है अग्नि। मुख्यतया जब आप लोक में आएंगे तो 3 तरह की अग्नि होती है, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। जठराग्नि क्या है, जो हमारे पेट में हमारे अन्न को पचाती है। जब आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ भी हम अन्न खाते हैं, उस अन्न को जब हमारे पेट में वो अन्न जाता है तो कृष्ण वर्ण की एक अग्नि है, उस अग्नि को वायु जो है वो 2 भागों में विभक्त करता है। एक जो पुरीस इत्यादि अर्थात जो खराब जो रॉ मटेरियल है उसको निकाल करके बाहर कर देता है, और दूसरी चीज़ें हैं उसको लेकर के जाता है, और फिर जल से उसका सम्मिश्रण कराता है, और जो हमारी जठराग्नि है उसको उद्दीप्त करती है, और इसीलिए जब वो उबलता है तो उसमें भोजन पक करके और सबसे पहले रक्त बनता है। और रक्त फिर जब वो पेट की जो अग्नि है रक्त को जब तप्त करती है तो उसके बाद से मांस बनता है। उसके बाद से वो अग्नि जो रक्त को परितप्त करने के बाद से जब आगे जाती है तो उसके बाद से फिर हम लोग मांस बनता है, वो मेद बनता है। और मेद को भी जब परितप्त करती है तो फिर हड्डियाँ बनती हैं, अस्थि बनती है। जब हड्डियों को जब परितप्त करती है अग्नि तो जो बोन मैरोज होते हैं वो बनते हैं, और जो बोन मैरोज को जो परितप्त करती है, जो हमारा वीर्य बनता है, हमारी जो शक्ति बनती है, ये अग्नि का प्रभाव है। जब आध्यात्मिक रूप में हम जाते हैं तो आध्यात्मिक रूप में जब हमने बताया कि ये 27, 5, 3, 5 और जो अनेक जो भेद अग्नि के बताए गए हैं, जो अग्नि जो है वो अपने विभिन्न रूपों में विभिन्न कार्यों को करती है, और इसके प्रदूषण से सारा असंतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि की व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। क्योंकि ये जो पंचभूत, ये ब्रह्मांड है, पंचभूत हमारा शरीर है, ठीक है,
खगसिख जनरल व्यस्ततः संहते च, सबको मिला करके ये ब्रह्मांड बना है। किसी में जैसे सूर्य में अग्नि तत्व की अधिकता है, चंद्रमा में जल तत्व की अधिकता है, बाकी 4 अवयव कंपोनेंट्स भी हैं। मंगल में अग्नि तत्व की अधिकता है, बुध में आकाश तत्व की अधिकता है, बृहस्पति में वायु तत्व की, आकाश तत्व की वहाँ पर भी अधिकता है, शुक्र में जो है जल तत्व की अधिकता है, शनि में वायु तत्व की अधिकता है, और बाकी कंपोनेंट्स भी उसके साथ मिले होते हैं। उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो ग्रह। तो वो जब ग्रहों में या अपने शरीर में या इस प्रकृति में जब असंतुलन उत्पन्न होगा, जब अग्नि की जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा हीट दे देंगे तो भी भोजन जलेगा, कम दे देंगे तो कच्चा रह जाएगा। वायु जितनी अगर तेज चला देंगे तो अब वो चीज़ें उड़ जाएंगी, कम चलाएंगे तो गर्मी होगी। तो कितनी मात्रा में कितना प्रेशर किसको देना है, सबका वर्णन कथाओं के माध्यम से हमारे वेदों में, पुराणों में, संहिताओं में, ग्रंथों में लिखा गया है। इसको हमें परीक्षित करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि आप वेदों को पढ़िए, वेदांगों को पढ़िए, क्योंकि आज के विज्ञान के पास इस समस्याओं का कोई समाधान नहीं। मोबाइल का डाटा तो हम यूज करेंगे, रोक नहीं सकते, हम इस आधुनिक जमाने में हैं। ऐसे हम यूज करेंगे, रोक नहीं सकते आप, लेकिन उसको संतुलित करके जो एनर्जी, जो बायोड एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसको कन्वर्ट करने की जो विधि आपके यहाँ बताई गई है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 2000 वर्ष पहले वराहमिहिर को पढ़ेंगे, जल की बात, जल की जो व्यवस्था उन्होंने की है, उसके लिए उन्होंने एक अलग से चैप्टर लिखा है, दकारगलाध्याय, और लिखा है कि धर्म में सस्यम भयतो यथाम्यम दकारगलो ये न जलोपलब्धि। दकारदल का तात्पर्य जलोपलब्धि से है। और वहाँ पर आप आश्चर्य करेंगे कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं, जहाँ दूर दूर तक जल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पत्थरों की शिलाओं को देख करके जल कहाँ निकलेगा उसकी परीक्षण की विधि दी गई है। शिलाओं को तोड़ने की 2000 वर्ष पहले कैसे तोड़ेंगे शिलाओं की जल निकलेगा उसकी विधि दी गई है। जल निकला, उसके बाद वो प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है, उसको शुद्ध करने की क्या विधि है, प्यूरिफायर्ड, पूरा फॉर्मूला दिया गया है। वहां वृक्षों की पूरी एक व्यवस्था वर्णित है। तो हमें उन विधियों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर हम उन विधियों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि जब असंतुलन उत्पन्न होगा तो पुनः सृष्टि का बिल्कुल विनाश होना निश्चित है, और हम कुछ भी उसमें कर नहीं पाएंगे, कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2-3 उदाहरण मैं देता हूं कि पुराणों में इनके प्रदूषण, कोई पहली बार ये समस्या नहीं आई है, रिसाइकल होता रहता है। जल प्रदूषण की समस्या आई थी 2 बार। एक बार त्रेता युग में आई थी, अगस्त ऋषि ने पूरा जल पी लिया था। एक कथानक मात्र है, एक उदाहरण है, एक उन्होंने एक संदेश दिया है। जल पीने का मतलब पूरे एक समुद्र का जल एक व्यक्ति नहीं पी जाएगा, संभव नहीं है। उन्होंने जल प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि उसे ठीक करने के लिए उन्होंने व्यवस्था दी। जहनु ऋषि का नाम सुना होगा आप लोग, गंगा सप्तमी मनाते हैं वैशाख शुक्ल के सप्तमी को। उन्होंने कान से पी लिया था और मुंह से पूरा जल निकाला। ऐसा मतलब नहीं है कि पूरी एक नदी गंगा को पूरा कान से पी लिया जाए और मुंह से निकाला जाए। हमारे ऋषि इतने वो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इतना ज्ञान था, इतना वैभव था, इतनी शक्ति थी, अष्टांग योग का नियंत्रण था उनके ऊपर, कि उन्होंने जल का नियंत्रण करने के बाद पुनः उसको प्रवाहित किया। उसको प्रवाहित करने के बाद से पुनः उन्होंने उसे ठीक किया। खत्म सर, टाइम खत्म, हमारा लेक्चर भी खत्म। धन्यवाद, नमस्ते। हमें निश्चित ही अब अपना ये करना है कि हमें भारतीय ज्योतिष और भारतीय ज्ञान परंपरा को ठीक से पढ़ना है, जिससे कि हम अपनी इस ज्ञान वैभव से आत्मगौरव की अनुभूति कर सकें और प्रकृति में संतुलन उत्पन्न कर सकें, जिससे कि हमारा जो ये सृष्टि का सिद्धांत है वो बहुत कुछ आगे तक चला जाए। क्योंकि सृष्टि का विनाश भी हमारे हाथ में नहीं है। जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हमारे हाथ में नहीं है, उसी तरह से सृष्टि का विनाश भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये नियंत्रण करना है। क्योंकि हम चूंकि युवा हैं, युवाओं के लिए एक मैं शेर सुनाऊं। एक कविता है, शेर नहीं है। चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है। चंद्रलोक तक पहुंच गए, मंगल तक भी कदाचित पहुंच गए। चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु कम ही दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, ये आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। ये प्रकृति से आपका विक्षोभ, प्रकृति से आपका दुराव, आप एक दूसरे से जो दूर होते जा रहे हैं, अपने प्रकृति से, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से, अपनी मनीषा से, अपने वेदों से आप दूर होते जा रहे हैं। ये सृष्टि के विनाश की तरफ आपको लेके जा रहा है। हम आपका आह्वान करते हैं और धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का, जिन लोगों ने इस तरह से, और यहाँ पे इस आयोजन समिति के सदस्यगण का, कोठारी जी का, चौहान जी का, सबका, कि जिन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे कि हम अपने युवाओं को संदेश दे सकें और उन्हें प्रेरणा दे सकें कि आइए हम पुनः लौटते हैं वेदों की ओर, वेदांगों की ओर और अपने मूल संस्कृति की ओर। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी।
और ये जैन जी से आह्वान है कि अपनी वैदिक परंपराओं से हमें जुड़े रहना है, अपने जड़ों से जुड़े रहना है। आपने बहुत अच्छे से अग्नि के जो नेचर है वो तो मुझे भी नहीं पता था, 27 नेचर के बारे में बताया, और किस प्रकार से अग्नि हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाएं करती हैं और कितनी महत्वपूर्ण है ये फायर एलिमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। And now I would like to request our moderator, Shri Gopal Ji Mehrotra Ji, who is eminent global HR transformation leader, CHRO mentor, and renowned thought leader, to kindly moderate the session. And before that, can we have a video film? We are delighted to welcome Shri Gopalji Mehrotra, an inspiring and multidimensional leader whose remarkable career reflects strategic brilliance, human-centered leadership, and an unwavering passion for transformation. Currently associated with leading organizations such as Hindustan Power Group, he partners with board and CEOs to steer large-scale global HR, business, digital, and cultural transformation programs for organizations at pivotal inflection points. With over 3 decades of distinguished experience across 6 industries, FMCG, manufacturing, pharma, automobiles, IT, chemicals, and energy, and exposure to work cultures in 21 countries, Shri Mehrotra has played a pivotal role in deriving accelerated global expansion, mergers and acquisitions, leadership developments, and the building of future-ready workplaces. His leadership contributions span Cantametal, Zensar Technologies, Malian Pharma, HPCL, Mittal Energy, and his own entrepreneurial venture, Asterix Consulting. A revered ICF Master Certified Coach, CXO mentor, keynote speaker, and B-School faculty, he is deeply admired for his ability to engage, enable, empower his personal motto. His thought leadership lies at the intersection of AI and the future of work, national skilling, and enterprise leadership development. A recipient of honors such as the LSD Trailblazer Award 2023 and influential HR leader of 2025, he also champions CSR for women empowerment, community development, and heritage preservation. Beyond the corporate sphere, he is an adventurer, history enthusiast, and nature lover, reflecting a personality that is grounded, visionary, and truly inspiring. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Gopalji Mehrotra. थैंक यू वेरी मच। अभी तक मेरा काम था कि बाकी सबको 15 मिनट में ख़त्म करने के लिए कोशिश करना, और अब वही चीज़ मुझे बोल दी गई है। तो जैसों को तैसा जैसा बोला जाता है, इस दुनिया का नियम है। तो 15 मिनट की कोशिश करूँगा। और प्रोफेसर पांडे ने जो हमको कहा कि आदमी एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, तो थोड़ा पास 15 मिनट और बैठ जाइए, उसके बाद भोजन किया जाएगा। हमारे जो वक्ता हैं, वैसे हिंदी मेरे को ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जब भी यूपी और एमपी आता हूँ तो पता नहीं कैसे हिंदी वापस आ जाती है। तो श्री प्रकाश चौहान, इन्होंने शुरुआत करी। विषय तो इनका अग्नि था, पर इन्होंने कहा कि जल ही जीवन है, और इस तपती गर्मी में इन्होंने हमको गंगोत्री के दर्शन भी करा दिए और जो लुप्त सरस्वती है उसकी भी खोज करा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि while the government through its institutions like ISRO is doing very renowned work, you showed us right from mapping of glaciers to how much was the heat energy generated pre and post COVID. While that is being done by institutions, what do we need to do? What are your thoughts on what do we need to do at an individual and societal level to aid conservation of natural resources in order to maintain ecological sustainability? Please. हमको पैनल डिस्कशन में आप लोगों से सवाल पूछने के लिए कहा गया है। जैसा कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना चाहिए, तो आज का जो युग है वो कंजम्पशन का युग है। हर व्यक्ति
बहुत कुछ कंज्यूम करना चाहता है, एनर्जी कंज्यूम करना चाहता है, पानी कंज्यूम करना चाहता है, डेटा कंज्यूम करना चाहता है ना बच्चों? सबसे ज़्यादा जिस पे जो सिम वाला ज़्यादा डेटा देता है उसकी तरफ सब भागते हैं, तो कंजम्पशन का एरा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर विचार था, और वो था कि आपको कंज्यूम करने की जगह कंजर्व करना भी आना चाहिए। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को समझना है, और जितनी आवश्यकताएं हैं उससे ज़्यादा अगर आप डिमांड करना चाहते हो तो वो एक तरीका सही नहीं है, वो एक ग्रीड की तरफ जाता है। तो हमको जैसा कि बताया शायद कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी घर से कमरे से बाहर जा रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दीजिए, पानी का नल चलता हुआ छोड़ जा रहे हैं तो उसको बचा लीजिए, और जो है नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, पेड़ों को लगाइए, पौधों को लगाइए, और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है, जैसे ही हम बाहर जाएंगे हर जगह हम पोल्यूटेड सिचुएशन देखते हैं। चीज़ों को अच्छा करेंगे, कंजर्व करेंगे, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो नेचुरली हम एक सस्टेन्ड फ्यूचर की तरफ जाएंगे और हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इतना ही सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। Thank you very much. Our next eminent speaker was Mr. H.N. Srinivas. So thank you very much for sharing the wonderful legacy of the Tatas in sustained community development. And you also established the Vedic connection of Agni with intelligence, digestion, and the spiritual chitta energy for harmonious relations. You also advised us that while Agni is being harnessed, energy is being generated, we should do it in a way that there is decarbonization and we protect the natural elements. My question to you is, and I am posing this to you keeping the renowned social sector focus of the Tatas. So the question is, while large corporates, including Tata Power, they are building green energy capacity, how do we channelize this Agni into sort of a sacred grid where no stakeholder in the ecosystem is left behind? Yeah, very interesting suggestion you're giving. At the outset, I would like to thank Mr. Vikrant Tomar and Ancient Wisdom team for giving me this opportunity to interact with all of you, and it has been a very interesting discussion, debate, and a lot of new insights, and I've gained a lot. And secondly, I respond to your question by also mentioning that I have my colleague, Mr. Chaco Thomas, who is sitting here. I think he will also allude to this point a little. He is heading the sustainability sustainability program for the entire Tata Group, all Tata companies globally, and it's a very, very senior, important position. He is one of the most respected senior talent and leaders in Tata Group. I think he will also, he will attempt to answer your question. What you said is absolutely correct, and there should be some kind of a concerted collective activity on this, and it is not enough if it is mandated by the government. I think in industry associations they should come together. At least the journey should start with a few companies. It is just not Tata. I am aware that a number of other companies are doing very good work, like JSW, even Aditya Birla Group. A number of them are engaged in this activity. I think they are talking about green hydrogen, and a lot of efforts are going on to establish plants for manufacture for, generating green hydrogen. Like I mentioned you in Dholera, in some of those locations, massive efforts are going on by various companies, including Adani Group and Tata Group. Tata Group is doing a big semiconductor plant there and also a solar park.
I think a kind of coordination and coming together and integrating the efforts into something even more powerful at a national level and creating a grid is an excellent idea. The suggestion, I take it with a lot of excitement and interest. And whatever one can do to further this idea is also always welcome. Thank you. Thank you, sir. Our next speaker, Professor Ram Narayan Dwivedi जी. आपने तो कहा कि ऋग्वेद का पहला अध्याय ही अग्नि का नमन करता है, और आपने ये भी बोला कि हमारा शरीर खुद 5 तत्वों का सम्मेलन है और परम पुरुषार्थ के लिए अग्नि शक्ति अनिवार्य है. आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली, मैं उतना नहीं समझ पाया, इतना ही समझ पाया जितना मैंने बोला है. पर एक चीज़ आपने कही, आपने कहा कि अग्नि संदेश वाहक भी है. तो कहीं मैंने पढ़ा था कि अग्नि का एक द्यूता रूप, मैसेंजर रूप होता है. आप तो स्वयं आचार्य हैं, क्या आप अग्नि के इस रूप के लिए, क्योंकि आपने कहा था कि इसी संसार में नहीं पर शायद इस संसार से दूसरे संसार भी अग्नि हमारा मैसेंजर हो सकती है, तो इस पे थोड़ा ज्ञान वर्णन करेंगे, ये कैसे होता है? देखिए, अग्नि संदेश वाहक है, यहीं से ये बात ज्ञात हो गई. माइक बंद हुआ. अग्नि का जो जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से, ये भी एक अग्नि है. क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कहा गया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि. हमारे शास्त्रों में कहा कि जहाँ जहाँ धुआं है, उस धूम दर्शन से हम वह्नि माने अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं. अगर कहीं धुआं जल रहा है तो ये बोध होता है कि अग्नि है. लेकिन हमारी अग्नि 2 प्रकार की है. अयोग गोलक में भी अग्नि, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इसमें अग्नि है, तो इसके धूम दर्शन नहीं है, लेकिन अग्नि है यहाँ. तो अग्नि के संदर्भ में जो विषय आया कि ये संदेशवाहक है और इस लोक की यात्रा तो कराती है, परलोक की यात्रा का भी ये संदेशवाहक है. हम जैसे अभी अग्नि के माध्यम से किसी देवता का आवाहन करें या किसी देवता से तत्संबंधी बात कहने की इच्छा प्रकट करें, तो उस तत्संबंधी मंत्र को हमें बोलना होगा. और उस मंत्र के बाद हमें कहना पड़ता है स्वाहा, माने अग्नि की जो श्रीमती जी हैं, ये उनको समर्पित करना पड़ता है स्वाहाकार. और वो स्वाहा, उनकी श्रीमती जी, जो अग्नि देवता की श्रीमती हैं स्वाहा देवी, वो स्वाहा देवी संबंधित देवता के पास हमारी वार्ता को पहुंचाती है. और वो ये बतलाती है कि अमुक व्यक्ति इस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से, क्योंकि काम में उपासना भी होती है, निष्काम में उपासना भी होती है. तो यदि हम किसी कामना विशेष से, किसी संकल्प विशेष से किसी कार्य को करते हैं और अपनी बात उस अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा देवी के माध्यम से जब हम कहते हैं, तो हमारी बात इस लोक से परलोक तक भी जाती है. दूसरी बात, हमारे इस पंच भौतिक शरीर का अंतर्लीनीकरण, ये शरीर जो भस्मीभूत होता है, ये भस्मीभूत शरीर जैसे पंच तत्वों से उत्पन्न हुआ है, और उस पंच तत्वों में विलीनीकरण की केवल क्षमता अग्नि में है. जब अग्नि में भस्मीकरण हो जाता है तो ये पुनः जो है अग्नि तत्व वायु तत्व में चला जाता है, जल तत्व में चला जाता है, पृथ्वी तत्व में चला जाता है. ये केवल क्षमता अग्नि देवता में भी है. और तीसरी इसकी विशेषता अग्नि देवता की यह है कि यज्ञाद भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद अन्न संभवः. ये जो अग्नि है, उस अग्नि के होमात्मक याग से ही जल का निर्माण होता है. अगर होम नहीं होगा तो जल का निर्माण बंद हो जाएगा धीरे धीरे. क्योंकि ये धूम से जब हम अग्निहोत्र करते हैं, इसीलिए हमारे बाहर के जो विदेशों के वैज्ञानिक हैं, आजकल जगह जगह अग्निहोत्र करा रहे हैं. और अग्निहोत्र से बादलों का निर्माण हो रहा है, और उस बादल के निर्माण से वृष्टि हो रही है, और वृष्टि से वर्षा हो रही है. तो हमारे शरीर का संपोषण भी स्थूल रूप से अग्नि देवता ही करता है.
क्योंकि जल की उत्पत्ति भी अग्नि के माध्यम से हुई है। इसीलिए अग्नि का संरक्षण, सात्विक अग्नि का संरक्षण, इसीलिए हमारे यहाँ आरंभ में हर गृहस्थ में, हिंदू सनातन संस्कृति में होम होता था, बलिवैश्व होता था, और इस प्रकार की जब प्रक्रिया होती थी तो जल का अकाल नहीं पड़ता था। आज जो होम खत्म हो गए हैं, मैं एक सेकंड का एक उदाहरण बतलाऊंगा कि वैश्विक महामारी जो कोरोना आई थी, उसके कोरोना महामारी में काशी में पूज्य प्रखर जी महाराज, जो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने लक्ष्य चंडी महायाग का संकल्प लिया इस उद्देश्य से कि कोरोना महामारी की समाप्ति हो जाए। और काशी साक्षी है, और मुझे लग रहा सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनलों ने उस समय इस बात को प्रदर्शित किया था। जब स्वामी जी उस यज्ञ को आरंभ करने आए तो चूंकि मैं काशी विद्वत परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम की संचालक समिति में रखा, और वहाँ के जिला अधिकारी ने कहा कि कोरोना की महामारी है, 5 लोग 10 लोगों से ज़्यादा इस प्रकार के यज्ञ के अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी जाएगी। और 1500 आचार्यों की जरूरत थी, लक्ष्य महाचंडी यज्ञ था। महाराज जी ने कहा कि नहीं, संकल्प लीजिए, जिस दिन से हमारा यज्ञ शुरू होगा उस दिन से कोरोना महामारी की घोषणा वैश्विक स्तर पे हो जाएगी। आश्चर्य लग रहा था, लेकिन वहाँ उस समय जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा थे, जो इस समय एलजी के अपर मुख्य सचिव हैं दिल्ली के। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, हम जब तक WHO से घोषणा नहीं आएगी हम ऐसी सहमति नहीं देंगे। और आप आश्चर्य मानिए, जिस दिन आरंभ होना था और यज्ञ का संकल्प हुआ और टीवी चैनलों पे चलने लगा कि वैश्विक महामारी की समाप्ति की घोषणा होती है, और उनके साथ 1500 यज्ञ वैदिकों को, आचार्यों को रहने की, एक साथ बैठने की, अनुष्ठान करने की व्यवस्था मिली, और ऐतिहासिक संकुल धारा पोखरा पर वो महायज्ञ काशी में आरंभ हुआ, जिसमें देश और विश्व के सभी सनातन धर्मावलंबी पूज्य महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, पूज्य सभी संतों की पावन उपस्थिति हुई। तो ये यज्ञ है, वो यज्ञ की महिमा। होमात्मक याग, होमात्मक याग से अग्नि संरक्षित होती है, और उस अग्नि के संरक्षण से ही जल संरक्षित होता है। अगर अग्नि तत्व संरक्षित नहीं होगा तो जल तत्व संरक्षित नहीं होगा। इसीलिए अग्नि तत्व के संरक्षण की आवश्यकता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात आपको समझ में आई, स्मार्टफोन से आप केवल इस लोक में मैसेज पहुंचा सकते हैं, परलोक मैसेज पहुंचाना है तो हवन कीजिए, होम कीजिए। मिस्टर पीयूष आर्या, आपने कहा नदी से नल में तो पानी आ रहा है, पर ताल तलैया लुप्त होते जा रहे हैं, और इसे अगर बचाना है तो नई पीढ़ी के लिए आपने सलाह दी कि रिड्यूस, रिप्रोड्यूस एंड रिसाइकल। दैट इज़ हाउ वी विल गेट इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अब आपसे सवाल केवल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ONGC में हैं और आप टेक्नोलॉजी और CSR के ब्रिज हैं। So, if we view CSR not as a donation, but as a sacred investment in our collective future, how do we need to redesign our energy generation itself so that it not only reduces carbon, but actively generates self-sustaining social wealth? थोड़ा लंबा हो गया, समरी ये है, आप ONGC में हैं, एनर्जी जनरेशन में हैं। एनर्जी जनरेशन में यस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट कुछ नेचुरल एलिमेंट्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है, और तो इसको कैसे डिस्ट्रक्शन इसमें कम रखा जाए, और चूंकि आप CSR में भी हैं तो इस एक्टिविटी में सोशल वेल्थ कैसे बरकरार रखी जाए या बढ़ाई जाए। वैसे अगर आप टाइम आउट बोलना चाहें और छुट्टी लेना चाहें वो भी चलेगा। सर उसकी आदत नहीं है कभी। देखिए ONGC जो बहुत कमिटेड है इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। सो जो आप जिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ONGC ने अपना खुद का एक लक्ष्य रखा है नेट ज़ीरो का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, लेंगे नहीं कहीं से, हम अपने वाटर को ही रिसाइकल करेंगे।
और जो आपका दूसरा प्रश्न है CSR से संबंधित, ONGC मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ा CSR कॉर्पस है वो है ONGC का ही है. लास्ट ईयर वी स्पेंड अराउंड 942 CR और वो उसमें आपके शेड्यूल 7 जो कंपनीज एक्ट है उसके उस शेड्यूल 7 के हिसाब से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वातावरण हो, सोलर को हो, सोलर में भी तकरीबन लास्ट ईयर अराउंड 6000 सोलर लाइट्स जो है वो ONGC ने CSR के माध्यम से लगाई थी. और इस विषय में आगे भी काम चल रहा है, चाहे वो जल संरक्षण को लेकर हो. ONGC ने लास्ट ईयर 3 लाख पेड़ लगाए थे. तो हम CSR के माध्यम से प्रोटेक्शन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट सभी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं. मैं ONGC में हूँ एंड आई रियली प्राउड दैट मैं ONGC में काम कर रहा हूँ. थैंक यू. आई होप सर आपका सवाल का जवाब मैंने सही दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हमारे 5वें वक्ता थे श्री प्रोफेसर पांडे जी, और मेरे ख्याल से 5वें होने की वजह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई पांचों तत्वों के कितने गुण होते हैं और ये सब कैसे पांचों तत्व मिलकर ही सृष्टि को साकार रखते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और शुरू में आपने जो बोला कि भाई परीक्षा तो हमारी जल तत्व की होनी थी पर पहुंचते हुए वो अग्नि में समर्पित हो गया. वैसे आपको ये बता दूं कि यहाँ जितने स्पीकर आए हैं कल से, ये सब के सब इसी रास्ते से थोड़ा डूब के उभरे हैं. नहीं देखिए, अब महोत्सव और जल की बात हुई थी, पांचों तत्व ये भी बोला गया कि सब सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए तत्व कहीं से शुरू होता है और पहुंच कहीं जाता है. तो इसीलिए मैं आपको और कोई सवाल पूछ के तंग नहीं करूँगा, पर आप लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा. पांडे जी ने बोला था कि भाई परीक्षा के लिए चिट वो लेके आए हैं, याद है आपको? परीक्षा बदल गई, विषय बदल गया, चिट लेके आए. मैंने भी अपने समय में कई परीक्षा वो चिट लेके ही पास करी थी. पर आजकल तो आप लोग लिखते नहीं हैं, आप टैबलेट में लिखते हैं, स्मार्टफोन में लिखते हैं. तो वो चिट आजकल कैसे काम करती है ज़रा बताएंगे परीक्षा में? कोई जवाब नहीं? हाँ जी, माइक्रो प्रिंट. भाई वाह. और कुछ है? AI. चलिए ठीक है जी. अब AI में तो सारे तत्व ही सम्मिलित हो जाते हैं. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सदा नीरा और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. टेक केयर. थैंक यू टू ऑल द एक्सपर्ट स्पीकर्स. हमारे मॉडरेटर को बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हम सेशन को ब्रेक करने से पहले ग्रुप फोटोग्राफ होगी सभी पैनलिस्ट की और मॉडरेटर्स की, विक्रांत सर और टीम के साथ. और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. और जो संकल्प है सदा नीरा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल महोत्सव को बनाने का, पंच तत्वों पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल की महत्वता, क्योंकि वाटर इज़ बेस ऑफ एवरीथिंग, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है,
और अग्नि तत्व जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उस पर विशेष चर्चा हमारे सभी सब्जेक्ट स्पीकर्स ने हम सभी से साझा की। हम सभी का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। हम लोग वापस मिलेंगे 2 बजे। इट्स अ हाफ एन आवर लंच ब्रेक। 2 बजे विल बिगिन विद द लास्ट सेशन ऑफ द डे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। बॉन एपिटीट। अच्छे से खाना खाइए। कैंटीन में आप सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट भी है। जो गेस्ट हैं दे कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग विद अस। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लेडीज एंड जेंटलमैन, would like to welcome you all, and this will be the last element to discuss, that is space element. We have our expert speaker, Mr. Chako Thomas, Group Chief Sustainability Officer, Tata Sons, Mr. Abhijit, CSR Head, Hindalco, Ms. Anupam Nidhi, CSR Head, Vedanta Group, Ms. Utsavi Deepak, Group Sustainability Head, Cladris, and our moderator, Dr. Vikrant Singh Tomar, Convener, United Consciousness. The space segment will explore cosmology, consciousness, and interconnectedness. It will integrate Indian philosophical view with modern science and reflect on CSR's role in promoting mindful sustainable practices. Discussion will include sound, energy, and awareness, aiming to foster harmony between nature, human consciousness, and universe. और जिस प्रकार से जो पूर्व डिस्कशन हुआ था उसमें बताया गया था कि आकाश तत्व बहुत सूक्ष्म है। पंचमहाभूतों में सबसे सूक्ष्म और व्यापक तत्व माना गया है। यह अनंतता, विस्तार, ध्वनि और चेतना का प्रतीक होता है और यह समस्त ब्रह्मांड का आधार भी है। ध्वनि शब्द का संचार आकाश में ही संभव होता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तत्व पर अब प्रकाश डालेंगे हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। उनका हम पुनः स्वागत करते हैं और उनके वेलकम के लिए मैं निवेदन करती हूं डॉक्टर विक्रांत सर से कि आप फ्लोरल वेलकम करें। वी आर हैविंग आवर कीनोट स्पीकर मिस्टर चाको थॉमस, ग्रुप चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, टाटा सन्स। हार्टली वेलकम यू सर at heart of India, Madhya Pradesh, city of lakes, Bhopal is here to welcome you all. एक बार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्री चाको थॉमस जी का। बहुत स्वागत, अभिनंदन। Would like to request Gopal Mehrotra sir and Vikram sir to welcome Mr. Abhijit, CSR Head, Hindalco. आपका भी सर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। We are delightful to welcome you sir at Madhya Pradesh. On behalf of Government of Madhya Pradesh, we would like to welcome you. We are having our another expert, Ms. Anupam Nidhi, CSR Head from Vedanta Group. And to welcome ma'am, would like to request Gopal ji sir and Vikrant sir to welcome her. Let us have a huge round of applause to welcome ma'am. We are having Ms. Utsavi Deepak ma'am, Group Sustainability Head, Cladis. Heartily welcome you, ma'am. On behalf of Veer Bharat Nyas, Madhya Pradesh Shasan, Sanskriti Vibhag, and United Consciousness, we would like to welcome you. And would like to request Gopal Ji Mehrotra sir to welcome our convener, Dr. Vikrant Singh Tomar sir, as he will be moderating the session. एक बार तालियों के साथ विक्रांत सर का हम बहुत सारा स्वागत करेंगे।
थैंक यू सो मच। और पंच तत्वों के इस डिस्कशन में आज जिस तत्व की बात कर रहे हैं, आकाश तत्व पर विशेष प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय प्रिविलेज टू इनवाइट श्री चाको थॉमस, ग्रुप चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर एट टाटा सन्स, a visionary leader driving the Tata Group's global sustainability mission through the flagship initiative Alingana. With over 32 years of distinguished leadership experience, he had made remarkable contribution. So before inviting him, we would like to view his profile. Before We are- we begin the profile, I welcome all of you again in this amazing panel discussion. This is an integrated panel discussion which will have aspects and dynamics from all 5 elements. And Akasha otherwise also covers all the elements together. Every speaker will be speaking for 15 minutes. And after all 4 talks, we will have around 30 minutes for the questions. So anybody who finds some questions, something in your mind, you should be ready to ask the questions once the talks are over. Thank you very much. We can begin. We are privileged to extend a warm and respectful welcome to Sri Chaco Thomas, an exceptional leader and a visionary who currently serves as the Group Chief Sustainability Officer at Tata Sons, where he is spearheading the Tata Group's global sustainability agenda. In this pivotal role, he leads to flagship initiative Alingana, driving the group commitment to environmental stewardship, social responsibility, and long-term value creation in collaboration with senior leadership across Tata companies. With over 32 years of distinguished management experience, Shri Thomas has demonstrated remarkable excellence in business transformation, innovation, and building high-performing teams across India and Vietnam. Prior to his current role, he served as the Managing Director and CEO of Tata Coffee, where he led sustained growth in revenue and profitability while championing digital transformation, sustainable agriculture, and worker welfare, earning national and international recognition. He also served as MD and CEO of Kanan Devan Hills Plantation Company and held board positions with global organizations including 8 O'Clock Coffee USA and Vetawala Plantation Sri Lanka. Known for his result-driven mindset, strategic foresight, and people-centric leadership, Sri Chaco Thomas embodies integrity, innovation, and purpose. His inspiring journey reflects a rare blend of corporate excellence and deep commitment to sustainability, making him a true global champion of responsible growth. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Sri Chaco Thomas. Thank you very much, and I think that was a very embarrassing introduction. I don't think I've done anything to deserve that introduction. So yeah, So I think let me start by telling you what sustainability means for all of us at Tata Group. I think sustainability as a concept is something which is a long-standing ethos at the Tata Group. I mean, one has historically sought a balance between economic value and creating social equality with the ecological balance. This is very well articulated in the founder's vision, and which is, I think, a speaker before me, Mr. H.N. Srinivas, spoke about it, and I think it stands as a testament of what this group is all about. It is, the community is just not another stakeholder, but it's the very purpose of our existence as a business. A quick insight into what the group is all about. I think you would have read a lot about the group in the recent past, but I think the altruistic nature of the group is that 66% of the equity shares of Tata Sons is held by
philanthropic trusts. And these trusts work extensively around education, health, livelihood generation, art and culture. I mean, I can go into reams of information about the institutions that we have built, etc. That's not the purpose here. Our governance philosophy is very, very clear. It's to ensure fair, equitable, transparent, and accountable management, which is to protect the interests of all the stakeholders, which includes the shareholders, employees, customers, vendors, and regulators, and society in itself. Now to what we are here to discuss. I mean, I think there was somebody alluded to Project Alingana, and why is it so important for all of us? I come, as I now like to call it, from the darker side. The darker side to me is business, right? I spent all my life chasing targets, making quarters and years in terms of what we could develop, deliver as results. And for me, at the end of the tunnel, what is it that I'm searching for, or what is it that I'm going to be aspiring for is very important. And to my great pleasure and excitement, I found that that was what was espoused as far as our Project Alingana was concerned. Project Alingana was, and it's a Sanskrit word to embrace, etc., was formulated in 2021 as, like someone else mentioned, as our commitment towards environment and what we do to communities. This is purely around the environment piece. We have a piece that runs around social. That's for a later discourse. There are three elements to it, three pillars as we like to call it. One is around driving decarbonization, that is moving towards net zero. The other one is around circular economies, and which is what I will spend a little bit of time discussing, a very specific aspect of water and why it's very important for not just the group, but personally for me too. And last, of course, is protecting nature and biodiversity. So, an important goal in our circularity pillar was to replenish water to the extent that we consume by 2030, right? It's like being neutral in terms of water usage and water consumption. And that, to me, you have to understand the length and breadth of the group. You have aviation, you have steel that consumes a lot of water, you have power that consumes a lot of water, and there are several other groups in the companies in the group which actually consume different varying types amount of water. Now, we recognize that water is a vital resource, and the fact that climate change and other human-induced disruptions are critically endangering the availability of fresh water in India. Water stewardship, and this bit of our dependence as a business on water, I cannot emphasize more. So what I want you to really understand is our three distinct approaches towards water. First, what we do and what we have consciously set out to do is to focus on what we can control. When I say what we can control, it is about enhancing efficiencies, for example, minimizing what we withdraw from nature. And the next is to actually look at all the hidden impacts and opportunities to save water from our upstream and downstream value chains. Now, this is something that we believe as an organization is important as the first step. But I think what we also realize is that the biggest impact that we as an institution can actually create is to look beyond our business operations, which is into the communities, the ecosystems from where we draw water.
And in this connection, I just wanted to give you some figures, right? We have several water replenishment programs that we are running at the moment in the group, and at the moment we replenish 50% of what we withdraw, and the journey has just begun. All right, we want to add pace, we want to add scale to whatever we are doing, because we do believe that small incremental changes are not going to make a big impact. And I think what we feel is that by unlocking synergies both within and outside the Tata Group, and by prioritizing interventions that keep river basins, and I repeat this word, river basins, and catchments which are at maximum risk, that should be our the way forward. I'm just going to give you 3 examples of what we have done, and 3 different ways of actually really looking at water. The first one is around what we do with nature as its core, which means we have an example of Tata Motors here. What Tata Motors has done is that it's mapped 100 kilometers around a particular factory or a particular plant which they have. And from there, they have actually mapped out the ecology and created a health card for all the wetlands that are there around the factories. They mapped out about 1,800 wetlands under they have a program called Wetlands and Winged Voyagers, which is again a study that is around strengthening the water bodies. And also, if you read more, you'll find that there are these migratory birds which utilize these wetlands each time they migrate across a country. And this is an attempt to try and keep that going. And now at the group level, we are now scaling it up to cover almost 1/3 of India's wetland with multiple co-benefits. You have to imagine the scale at which we hope to replicate this. The second one is to actually look at partnerships that can unlock value. We have an example of Tata Steel here. This is purely water that he uses. It's a large consumption of water. He's at the moment, replenishing about 50% of it. And they are working with like-minded organizations, HDFC, Hindustan Unilever Foundation, Standard Chartered, etc. And that, I think, is a way forward, and another way of doing these things. And then is the last one, which is around Tata Capital. And I'll explain why Tata Capital. Tata Capital is not expected to be some company that is going to be drawing a lot of water. It's just a finance company, right? But the fact is, these finance companies with large opportunities, because it is provided to them because of their profitability, would also like to contribute to this important aspect of water. These are a few photographs of actual interventions. I have just shown you 1 or 2 of them in different parts of the country. Sorry, I just go back. Yeah. I think this is an important slide, at least for me. Discussions, and I'm speaking about it from the lens of a corporate citizen. And I think in the corporate world, stewardship of water is typically restricted to a very one single metric, which is how much of water in terms of liters have you consumed, or how much have you saved per liter. And I think you will all agree water is such a multifaceted subject, which absolutely, that has implications around economy, society, planetary health, and obviously life itself. This is not something that we can just put it by one single metric. I think availability and access to drinking water, I think we have already had conversations around it, is also drinking water is a huge detriment
of the quality of life and human dignity. 250 million hours every single day are lost just to collect water. And this obviously impacts negatively the quality of life, and also invisibly is a huge, massive drain as far as productivity is concerned. And who is it that typically goes and draws this water? It's a women folk. And that's where we lose a huge amount of productivity as far as the country is concerned. And I think in India alone, it underpins roughly half of the economic value and supports about 70% of the jobs. And when water systems fail, the financial impacts are staggering. I mean, we know that flood impact in our country, and globally, there is a number to it which is about $400 billion annually. So you can imagine the quantum of impact that this is creating. So I think what I am suggesting here is there is a severe challenge around water demand, and this actually asks for a very strategic approach by businesses. I think a suggested approach, at least for the corporates, is what I alluded to in the beginning, which is a 3-tiered strategy. It's something that we feel has worked for us. I'm sure there are things that we can actually work on. It says time up. I've got one more slide. I'll close with that. I believe that the industry needs to start looking beyond their sites and operations and really look at larger hydrogeology of water systems it depends on. Given that there are several well-meaning corporates who are right here in this room itself, I think there's a healthy learning of which can be afforded. There's a healthy amount of debate that can actually take place, which will help us. On part of the communities, I think the long-term ownership of industry initiatives and adoption of holistic perspectives towards ecosystems are very necessary. This will really ensure long-term sustainability and success of these systems. I think finally, it is also, as several people have actually spoken about it, it needs a structured support by the government in terms of the policies that it affords. There are so many of these wonderful programs that we have. Namami Gange is one of the prime examples of it. Why can't that be actually replicated in other states, other larger bodies? So at the Tata Group, we are very open to working collaboratively, whether it is with the government, whether it is with the other corporates, civil society organizations. Basically, we are clear that water security and long-term water security at that is extremely important for Bharat. Thank you very much. Thank you so much, Chakku sir, for sharing wonderful knowledge about how important is it to save river basins, और साथ ही में सिटी इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप कितनी ज़रूरी है, ये सभी जानकारी आपने हमसे साझा की. Now moving ahead, would like to request our another eminent speaker, Mr. Abhijit sir, who is CSR head from Hindalco, and before inviting him, we will just view his profile. We are delighted to welcome Mr. Avijit Raju, a distinguished CSR professional and visionary leader who currently serves as the head of corporate social responsibility at Hindalco Industries Limited, one of the India's leading aluminum and copper manufacturing enterprises under the prestigious Aditya Birla Group. With more than 2 decades of dedicated experience in community development, rural transformation and sustainable social impact, he played a pivotal role in advancing inclusive growth and empowering undeserved communities across the country. Beginning his journey with Hindalco in 1999, Mr. Raju has consistently demonstrated exceptional leadership in CSR
and rehabilitation and resettlement initiatives, particularly during his impactful tenure at Hindalco Mahan. His work has focused on livelihood generation, stakeholder engagement, environmental sustainability, education, healthcare, women empowerment, water management and skill development. Under his dynamic leadership, several transformating projects have created measurable improvements in community well-being, including the award-winning project Unnati, which earned national recognition for social impact. Academically trained in rural development and management from Xavier's Institute of Social Service and Management Studies from SPJMR, Mr. Raju embodies compassion, strategic foresight and grassroots sensitivity. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Abhijit Raju. Thank you. Thank you, first of all. Thank you for inviting me for the subject. It is not important. Now it is very critical. So I begin that I am the part of Aditya Birla Group, the Hindalco, one of the company, one of the business of Aditya Birla Group. And it started since beginning, it started from Renukut, the mother plant, around 1962-65. And now we are global players. But at the same time, we have started the rural development program because CSR word came later in 2004 during CII meet. So, and 2013, the government has initiated the CSR, corporate social responsibilities, norms and rules. So we have started since beginning. So we mostly call it the rural development program. We work since starting with the different initiatives based on the charitable activities. And then with the third-party supports, we realized that we must do focus of the area and the need and the coming future critical issues. So currently, we are focusing on educations, livelihood, infrastructure gap filling, infrastructure building, healthcare, as well as related with any social causes. What numbers we have achieved, what we are working on it. Based on that, I am not sharing any numbers, achievement. Based on that experience, I will discuss today the challenges, the focus, and how we can do our activities and initiatives sustainable. So we all know about that. The first responsibility comes to us, means the community, then the institutions and other. So AD projects planning start in the center. You must have, it is okay that your companies, it is okay objectives होना चाहिए, as well as the community कैसे उससे benefit हो रहा है, कैसे वो they can link वो सबके activities and save so that कि वो sustain कर सके. Now come to the 5 तत्व. तो आप देखोगे across सारे development activities जितने भी हैं, सब 5 तत्व एक साथ मिल करके ही एक complete हम लोग एक sustainable life के बारे में सोच सकते हैं. So starting from soil, water, energy, air, तो इन सारे चीज़ों पे आप in isolation if you see everything तो वो incomplete informations होगा. So आपको एक साथ देखने से एक complete structure और design समझ आता है. In water, what companies do कि अपना जो target है कि water positivity by 2030, but at the same time कि किस तरह से the farmers, the villagers can get the benefit of water positivity initiatives. So we have taken care of that part with the community planning, and at the same times we have also taken the support from the scientific study. Just my co-panelist has said that they have the
plant for the 100 kilometers of the near to the plant area. The same thing we have done, and we have divided its core and peripheral area, and उस तरह से plan करके we have started to developing the water bodies so that at least 3 crops के लिए they should get the water, sustainable source they should get. At the same time, we have also ensured that our plant achieve zero net. So synergy होना चाहिए, synergy से ही आप वो achieve कर सकते हैं जो sustain कर सकता है. Initially, we started from small way of energy, green energy के parts में. Now we have already in plan कि हमारे जो smelter होते हैं वो 100% start with in some part of the Odisha कि 100% वो green energy से चले. आपको जान के हैरत होगा कि smelters किसी तरह के highly consume करते हैं energy. तो ये important होता है. और जो sustainability है, बात करना is easy but it's a costly affair. It's not कि सिर्फ बात करना है, it's required huge investment. तो ये पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव कंपनियां होती हैं जिनको लगता है कि इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस, तो वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं. तो वी हैव प्लान कि ग्रीन एनर्जी से हमारा स्मेल्टर चले. सो वी हैव स्टार्टेड इट ऑलरेडी 200 मेगावाट से रिलेटेड, सो दैट कि स्मॉल वे से वी स्टार्ट. एंड बिकॉज उसके लिए टेक्नोलॉजी एंड ऑल सबका सिनर्जी होना मस्ट है. एट द सेम टाइम कम्युनिटी के और इंडिविजुअल हम कितने लोग, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कार्बन क्रेडिट एंड उनको मिनिमाइज करने का. हम कितने लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें? वेरी फ्यू. वी ऑल बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट, द इंस्टीट्यूशंस, द कॉर्पोरेट शुड डू कि कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन को कम करना. बट द इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे यदि हम ये कम करना शुरू करें, देन आई थिंक दैट इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. नॉट टू गेट द नंबर्स बट एट द सेम टाइम टू डेवलपिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग अस. एंड द थर्ड थिंग, आप करके देखो, देयर आर मेनी ऐप. देन आप सब न्यू जनरेशन्स में AI बेस्ड में यू विल गेट द मेनी ऐप जहाँ अपना आप असेसमेंट कर सकते हो. असेसमेंट करके देखोगे कि आप कितना कार्बन कंज्यूम करते हो और किस तरह से आप यू कैन रिड्यूस. कंजम्पशन इज द मेन इश्यूज विथ ऑल ऑफ अस. हम विदाउट थिंकिंग वी कंज्यूम लॉट और वो कार्बन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आप इंडिविजुअल लेवल पे एक ये भी देखना है कि कैसे हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज्ड करें सो दैट पर्टिकुलरली जो स्प्रेड हो. बिकॉज आप देखोगे कि हाउ टू बिल्ड मोर भोपाल इनसाइड मध्य प्रदेश सो दैट कि डेंस पॉपुलेशंस, जो वाटर एंड स्कार्सिटी सब चीज़ होता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रोस इंडिया में करें. उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम कॉर्पोरेट, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस. डिफरेंट प्लेसेस में ऑफिसेज हों, डिफरेंट प्लेसेस में लोग को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए सो दैट कि वी कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, वी रिड्यूस द एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स इन वाटर, एयर पोल्यूशन, सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सके. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एज ए इंडिविजुअल टू मी as well as to my organizations. Just I reached to here and I don't have any presentations on it. मैं सोचा आप लोगों से इस तरह से बात कर लूँ. And conservations of water the same way जैसे आपका कार्बन का है, इन द इंडिविजुअल लेवल हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और वो आप एक एक हैबिट्स में देख सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सब किस तरह से बिहेव करते हैं एंड किस तरह से बातें करते हैं. द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. सो आई थिंक द इंडिविजुअल लेवल, मेरे हिसाब से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड इट.
आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेता है. सो all from me. I am ready to take the questions during the time of period. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Abhijit ji. All the audience, आप में से कितने लोगों ने टॉम एंड जेरी कभी भी देखा है? So I have a question from all of you. हमने भी देखा है जब हम बच्चे थे, अभी भी देखते हैं. आज तक ये टॉम जेरी को पकड़ क्यों नहीं पाया? पहले हम देखते थे, अब हमारे बच्चे देखते हैं, पर आज तक वो पीछे भाग ही रहा है. एनी आंसर्स क्विक? हाँ, क्या पकड़ लोगे तो सीरियल ही खत्म हो जाएगा? यस, फ्रॉम देयर. और कोई? वो दोनों आपस में दोस्त हैं, एक्चुअली ये ड्रामा ही चल रहा है. ठीक है. अच्छा, मीनवाइल हम ये आपको बता दें, हम इनसे क्या पूछने वाले हैं. कोई क्वेश्चंस लीक नहीं किए गए हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है. ठीक है ना? व्हाट एल्स? हाँ, एनीबॉडी एल्स? टॉम आज तक जेरी को क्यों नहीं पकड़ पाया? वो सीरियल ही खत्म हो जाता अगर पकड़ लेता तो, या फिर डायरेक्टर नहीं चाहता था. आई अंडरस्टैंड. इन सब के अतिरिक्त एक और कारण दिखता है. देखिए, टॉम का पर्पस क्या है? जेरी को पकड़ लेगा तो एक वक्त का खाना मिल जाएगा, 2 वक्त का मिल जाएगा. टॉम की जिंदगी का मकसद केवल 2 वक्त की रोटी है, बस. इसीलिए वो पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है कि एक नौकरी लग जाए और शादी हो जाए. पर जेरी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा है. तो जेरी का साइज छोटा है पर पर्पस बहुत बड़ा है. टॉम का साइज बड़ा है पर पर्पस बहुत छोटा है. एंड इन लाइफ पर्पस प्रोसीड्स परफॉर्मेंस. जितना बड़ा पर्पस होता है उतना बड़ा परफॉर्मेंस होता है. यहां जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज है. टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, वेदांता ग्रुप और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो यहां आई हैं. और ये यहां क्या बात कर रही हैं? ये नहीं बता रही हमने कमाया कितना, वो ये बता रही हैं हमने दिया कितना समाज को. सो आई एम ग्लैड कि आप सब लोग युवा पीढ़ी भी हैं, विदुषी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चंस. बी रेडी विद द क्वेश्चंस. नाउ कैन वी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर. Thank you, sir. And it is my privilege to invite Ms. Anupam Nidhi ma'am, who is an inspiring and dynamic leader and currently holds dual responsibility of heading corporate social responsibility at Hindustan Zinc Limited and serving as head group CSR at Vedanta Group. And before listening to her, let us view her profile. We are privileged to welcome Ms. Anupam Nidhi, an inspiring and dynamic leader who currently holds the dual responsibility of heading corporate social responsibility at Hindustan Zinc Limited and serving as head group CSR at Vedanta Group. In her present role, she is deriving impactful large-scale sustainability and community development initiatives, shaping responsible business practices across the group. With over 23 years of rich experience spanning corporate and development sectors, Ms. Nidhi has demonstrated exceptional expertise in strategic planning, advisory, and execution of multidimensional projects across India. Her work has touched diverse domains including microfinance, employability, entrepreneurship development, crisis management, and environmental sustainability. Her earlier leadership roles with Siemens India and Reliance Group reflect her ability to manage complex CSR ecosystems at scales. Her grounding with grassroots organizations like Self-Employed Women's Association and Lead India adds depth and authenticity to her visionary leadership. Recognized with multiple prestigious awards, she embodies resilience, empathy, and transformative thinking. Ms. Nidhi's personality reflects a rare blend of strategic acumen and social sensitivity, making her a true catalyst of inclusive and sustainable development. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Ms. Anupam Nidhi. थैंक यू सो मच. सबको गुड आफ्टरनून पहले तो. और जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया है उनको
जितने भी वीडियोस मैंने आज सुबह से देखे हैं बहुत एक से एक बढ़कर बनाए हैं. थैंक यू सो मच. एक तो पहली बात हम हम्बल्ड हैं कि आपने इतनी मेहनत की हमारे ऊपर, बट अमेजिंगली अभी प्रेजेंटेशन में भी आफ्टरवर्ड्स whosoever is projecting the presentation, it will be my second case. If you could remove the presentation please. मैं भोपाल जैसी एक और सिटी से आई हूँ. कोई गेस कर सकता है? वो भी सिटी ऑफ लेक्स है. कोई बता सकता है मुझे? उदयपुर. ग्रेट. इसमें बोला तो नहीं था ना? ओके, बट थैंक यू सो मच. तो मैं आज उदयपुर की ही एक कहानी लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने. तो पहले तो मैं बताती हूँ वेदांता क्या है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं वेदांता मेदांता है या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बट वेदांता इज़ अ माइनिंग एंड मेटल कॉन्ग्लोमरेट जिसका इंटरेस्ट माइनिंग से रिलेटेड कामों में है. और अगर आप समझें इसको तो माइनिंग जो कंपनी करती है उसमें तो सारे तत्व ऐसे ही आ जाते हैं. तो मैं कुछ उससे आपको जोड़ते हुए बातें बताऊंगी. So, of course, first of all, I must appreciate Tomarji and the entire team behind this, Prabhakar, for making this thing happen. कहीं ना कहीं मेरे लिए एक चैलेंज था. I do not know about others, कि अपने काम को एक नए रूप से देखने की कोशिश करना. हालांकि ये सारे तत्व हम पहले से काम कर रहे थे, मगर उसको समझना, उसको आप लोगों के सामने रखना was very interesting and I'm glad. But responsibility आप पे नहीं है, responsibility हम पे है कि हम आपको एक सुरक्षित फ्यूचर दें. तो मैं चाहूँगी कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हमें जताएं कि हमें वो आपको धरोहर आपको अच्छी तरह से आगे देनी है. तो आई थिंक वी वुड लाइक टू हेयर एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या सोच है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग तोमर जी दैट यू ब्रॉट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड एज वेदांता वी हैव बीन इन्वेस्टेड इन टू दिस ट्रेडिशनल इंडियन रेवरेंस टू वाटर, और फॉर दैट मैटर द रिफ्लेक्शन इन आवर स्क्रिप्चर्स. तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी यहाँ पे जो मैंने अपने लिए रखी है कि मुझे अपने वेदास अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैं अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाऊँगी अच्छी तरह तो मैं किस तरह से उस तरह से कर्मठ हो पाऊँगी. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट the overall piece that we look at as that we recognize that responsible mining is not a separate form of ecosystem or a separate element, but deeply intertwines the pancha mahabhuta जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो 5 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. और ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं जल्दी जल्दी बताइए प्लीज़. पृथ्वी, वेरी गुड, एंड स्पेस ऑफ कोर्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. बट ये फाउंडेशन है हमारी ना सिर्फ इंडियन फिलोसफी का, बट ऑल्सो इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी डू माइनिंग, एज आई वाज सेइंग टू यू. और हमारे ऋग्वेद में और कई और उपनिषद में भी ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट द यूनिवर्स एंड ऑल लाइफ इमर्जेस फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, बट उसकी हार्मोनियस इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पे ही वो आगे बढ़ पाता है. तो ये हार्मोनियस इंटरडिपेंडेंस बहुत एक आवश्यक बात है. और जैसे हमारे गुरुजी ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे एक दूसरे के तालमेल रखते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगी, मगर उन्होंने बोला था कि आकाश से वायु आता है, उन्होंने एक पूरा साइकिल बताया था. तो ये पूरा का पूरा साइकिल अगर आप देखें तो माइनिंग में ये पूरा का पूरा साइकिल आता है. हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं एसेंशली. तो और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जब हम करते हैं अर्थ के अंदर से, तो डायरेक्टली इट एंगेजेस नॉट जस्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ और अराउंड अर्थ, बट कॉस्मिक ऑर्डर के साथ भी वो उसका तालमेल बैठता है. एंड इट इज़ आवर बिलीव दैट कंडक्टेड विद रेवरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनिंग कैन अपहोल्ड दिस कॉस्मिक हार्मनी. और अगर वो नहीं हुआ, इम्बैलेंस हुआ, तो उसका डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जब हम एज वेदांता काम करते हैं माइनिंग एंड मेटल के इकोसिस्टम में. आज जो मैं बात करूंगी और लास्ट कई सेशंस में बात जो हुई है उसको थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगी और हिंदुस्तान जिंक की कहानी आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक उदयपुर की एक बहुत बड़ी इकाई है. सो सॉरी, मैं हिंदी भी डालने की कोशिश कर रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ गलत बोलती हूँ तो वहाँ पे. बट हिंदुस्तान जिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ बीन वर्किंग इन द एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड जिंक एंड लेड एज वेल एज सिल्वर इज़ अ बाई प्रोडक्ट. और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड माइनिंग कंपनी है ये. DJSI विच इज़ डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, उसमें मेटल्स एंड माइनिंग में पिछले 3 साल से अव्वल नंबर पे आ रही है पूरे विश्व पे. तो इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं वो हम तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबल माइनिंग का जो हमारा ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर मैं उस पर आगे और बात करना चाहूँ तो इसमें आई विल
point out some of the pieces that I wrote this morning after hearing all of you, is to Prithvi, for example, we have underground mines, और हमारी mines जो हैं वो 1 किलोमीटर deep जाती हैं, जो हमारी राजसमंद में सिंधु खुर्द माइन है, SK mines, that goes 1 kilometer below. So एक city ही है आपके surface से नीचे 1 किलोमीटर के अंदर. And mining, of course, earth is our primary element when you look at mining. Minerals and ores are manifestation of Prithvi and its bounty as well. For us, Prithvi represents stability, nourishment, and also a solid foundation for whatever we do and whatever we want to do to make Viksit Bharat and Viksit Bharat at 24 the way we visualize. Mining is an act of drawing from the mother's maternal womb, right? So if you're mining from a mother's womb, आपकी responsibility, it demands utmost care and to avoid any harm, and that's our stewardship. So क्या करते हैं उसके लिए? Mining closures होते हैं, we have reclamation, biodiversity, and many other pieces that we do to reclaim the earth, and also to ensure that it returns back to for the productive use back to the people, to the community at large. Water, mining intersects with water throughout its operations, with underground water management, with runoffs, and many other pieces. तो इसलिए हिंदुस्तान जिंक की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पानी को कंजर्व कर सके. तो हिंदुस्तान जिंक is 3.3x water positive as of now and intends to be 5x by 2030. And they're doing a lot of work on this. There's something called zero liquid discharge, dry tailing, recharge elements, and many other pieces that we do with the communities as well. It's a complete subject onto itself, but ये भी कहीं ना कहीं इन सब तत्वों को, महाभूत तत्वों को सबको इकट्ठा करता है और इकट्ठे उसकी सोच पे काम करता है. अग्नि, ऑफ कोर्स अग्नि रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारा जो काम है, जो बता रहे थे पहले कि कहीं ना कहीं हमारा स्मेल्टर में जब हम काम करते हैं, जब हम मेटल को, ओर को मेटल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वही काम कर रहे हैं जहाँ पे हम अग्नि का जो काम होता है, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, हम वही काम कर रहे हैं जो कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जैसा होता है जब हम ओर को स्मेल्टिंग के रिफाइनिंग के लेवल पे लेके जाते हैं. सो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक दीज विच आर रिन्यूएबल एनर्जी इन आवर ऑपरेशंस. हमारा सिल्वर जो बनता है, दैट इज़ ऑल ग्रीन सिल्वर, तो इट यूजेस ऑल ग्रीन एनर्जी. हमारा जिंक के प्रोडक्ट्स हैं इको जिंक, विच इज़ अगेन यूजिंग ग्रीन एनर्जी पावर इन वाइल मेकिंग दोज प्रोडक्ट्स. सो कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस किया जाए एंड देयर बाय बैलेंसिंग दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दैट वी हैव. वायु, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी आर डिस्कसिंग, और हमको मालूम है कि माइनिंग में कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन होता है, डस्ट भी होती है, इमिशंस भी आते हैं, बट ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है. उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, उस डिस्ट्रप्शन को रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए I think Vedic wisdom हमें बहुत कुछ बताती है, and it emphasizes on the fact that vitality, pure air is important for vitality. It is also important for kind of our efforts to, in that direction, be stronger, whether that's green belt creation, capping, या dust suppression, या जो भी है आपके air monitoring वगैरह हुआ, ये सब की वजह से हम कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, टू इंश्योर कि कम्युनिटी और इन्वायरमेंट में हार्म ना पहुँचे. एंड फाइनली द स्पेस, which is what we are discussing right now, is symbolizes vastness, sound, and the subtle essence that connects us all. Our approach to mining footprints, land use, productivity, and the biodiversity of it reflects in our focus on Akasha as a principle, which minimizes the ecological impact on the ecological fabric. So that's probably the larger piece that I wanted to connect for you, as why mining is not just an exploitation, but it is a sacred trusteeship. And we believe in that trusteeship as an organization. And not just that, we also work extensively with the community. करीबन 26 लाख लोगों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, 4000 गाँव में काम करते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, और बहुत वेरीड एलिमेंट्स पे काम करते हैं, बट विद द फोकस ऑन एनहांसिंग द लोकल इकोनॉमी एज वेल एज इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल. But what I would want to now take you through is something that we have been doing in Udaipur, which is the sewage treatment plant. And I'm going to quickly read out a few pointers that I've written down for you all. That सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको समझ आता है क्या है? हमारे घर से जो सीवेज निकलता है वो कहीं ना कहीं तो ट्रीट होता होगा, नहीं तो आपके जैसे यहाँ पे लेक्स हैं उसमें चला जाएगा, किसी बॉडी में जाएगा, इसे कहीं तो जाएगा और कहीं
that will also spoil the larger ecosystem. So एजडल ने कुछ साल पहले 2014 में इंटीग्रेटेड वाटर स्टीवर्डशिप पे काम करना शुरू किया था, जहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स पे काम किया. फॉर एग्जांपल वी हैड अ पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. हमने 20 MLD से काम करना शुरू किया, जहाँ पे हमने पूरे सिटी की पाइपलाइन इस्टेब्लिश की. एंड आज वो 20 MLD से वो 60 MLD हो गया है. पिछले 2014 से वो प्रोजेक्ट चल रहा है. And it's the model of water stewardship and public-private partnership. Launched in 2014 in Udaipur, it is the first sewage plant, but it has been ever since then the long-lasting Rajasthan's only STP of that age and that tenure. Technology, of course, वहाँ पे change होती रही. आज हम लोग moving bed bioreactors पे काम कर रहे हैं, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा project इतना successful चल भी रहा है. करीबन 78 किलोमीटर्स की पाइपलाइन इस्टेब्लिश की गई पूरी सिटी में, ताकि उनको कनेक्ट किया जा सके. करीबन 3.5 लाख इंडिविजुअल या फैमिलीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और 80% जितना भी सीवेज का पानी है पूरी सिटी का, वो पूरा का पूरा इन्हीं 60 MLD के हमारे STPs में आता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करें और गवर्नमेंट के साथ मिल के करें एक सोच पर, तो वो उसको ज़मीन पे उतारना बहुत मुश्किल काम नहीं है. और अगर आपका उद्देश्य एक साथ चलता रहे, तो ये सीवेज वाला एलिमेंट जो है, या जो इश्यूज़ हैं इस तरह की, उनको या किसी भी और प्रकार की, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं. एक आंकड़ा दूंगी कि करीबन 71 लाख क्यूबिक मीटर हम लोग सीवेज को हर साल लेक्स में जाने से बचाते हैं. हमारी सिटी का इकोनॉमिक कैपेबिलिटी सिर्फ उसकी ब्यूटी और उसकी हेरिटेज लेगेसी से आता है. और टूरिज़्म इज़ अ बिग इकोनॉमिक एलिमेंट फॉर उदयपुर, जैसे आपके भोपाल में भी है. तो आई थिंक आप लोग इस तरह की सोच अगर आगे बढ़ाते हैं, आई थिंक दिस विल रियली हेल्प. कई और जैसी नदियाँ हमें कोई बता रहे थे कि यहाँ पे आसपास कहीं 11,000 या ऐसे ही कुछ एक नंबर उन्होंने बताया कि इतनी रिवर्स हैं, विच इज़ इम्प्रेसिव. अगर इनको आप कहीं ना कहीं नर्चर कर सकें हम लोग सब मिल के, तो दिस विल रियली move things to a next level. I'll quickly go on to my next use case, which is about, okay, could you take the presentation back please? मुझे नहीं मालूम था कि आप presentation run कर रहे हैं. Go forward please. Okay, thank you. So this is about women and how community farmers are actually bringing the kind of change that I've been speaking about. How 25,000 plus women and another 33,000 plus farmers have come together to look at environment as an element of their concern, as a focus of their attention, and also involve in rural livelihoods that you would like to focus on. Next please. समाधान में जैसे मैंने आपको बताया, बट इनका सोच थोड़ी अलग है. चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइज पे काम कर रहे हो, चाहे वो समाधान पे, इन्होंने ESG को अपना मूलभूत आकार बनाया है. द कोर ऑफ एनीथिंग दैट दे डू इज़ ESG, and the ethos is very scientific, very focused, very action oriented. So I think what I would like to sum it up is, while they're making their own institutions, they have not forgotten their agency. They have not forgotten that there's a process to reach that objective of theirs, and they believe people and the nature is at the core of it. तो इसीलिए आज 5 साल के अंदर अंदर उनकी माइक्रो एंटरप्राइजेस की क्षमता करीबन 13 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस से. ये सब चीज़ों को सोच में रखते हुए, इन मूलभूत पीसेस को अपने लार्जर फोकस का और ज़्यादा अटेंशन का फोकस रखते हुए वो लोग इस पे काम कर रहे हैं. I'll finally come on with my points. तो पहला पॉइंट, सर हमें जेंडर इक्विटी करवाएं. हम लोगों को अलग अलग बिठाया, फीमेल्स अलग, मेल्स अलग. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वी शुड बी ऑल, स्पेस में तो सब मिल जाते हैं. तो पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट वो करूँगी. दूसरी बात, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा. थैंक यू सो मच. Public-private partnership is something I think we should definitely look at. And I have seen multiple models जहाँ पे जनता जनार्दन जिसे कहते हैं, सरकार और कॉर्पोरेट्स साथ मिलके, समाज, सरकार और the larger corporate ecosystem comes together and makes things happen on ground. I think उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं हमें अपने फ़िलासफ़ी या इंडियन अंडरस्टैंडिंग या जो जितनी भी हमारी शिक्षा है, ज्ञान है, कहीं ना कहीं हम री इन्वेंट कर रहे हैं. ये हो चुका है, हम वापस उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्यों नहीं वापस जाके
अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं या अपने वेदों को समझते हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसकी परिभाषा कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या बियॉन्ड दैट, जैसे आप लोगों ने मैंडेट किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ, ऐसा मैंडेट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के साथ भी होना चाहिए। कुछ लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे हम लीडरशिप पे स्किल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, वैसे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये भी एक एलिमेंट आना चाहिए जो हमें नर्चर एंड नरिश करेगा। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी कि पॉलिसी के लेवल पे, थोड़ा सीरियस लेवल पे बात करते हैं इस पे, एक और लेवल पे, कि पॉलिसी लेवल पे कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स मिलने चाहिए टू इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट कॉर्पोरेट्स बट NGOs, डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, जो इन चीज़ों पे इन मूलभूतों पे काम करती हैं, इन 5 प्रकल्प पे काम करती हैं, उनको कहीं ना कहीं देयर शुड बी सम लेवल ऑफ इंसेंटिव्स विच शुड बी एक्सटेंडेड। सेकेंड इज़ ऑल्सो ऑन द फैक्ट दैट आई थिंक विद दिस प्लेटफॉर्म आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग एक नेशनल समग्र तत्व का एक अवार्ड कहीं ना कहीं इनिशिएट कीजिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इन तत्वों को सोच के समझ के अपने विजन पे, अपने एजेंडा पे, अपने मिशन पे काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हैं और रोल मॉडल्स बन सकती हैं उन लोगों के लिए जो कि उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एंड फाइनली द फैक्ट इज़ कम्युनिटी के पास ये नॉलेज बेस जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसको बड़ा आकार पे, बड़े स्वरूप में और आगे लेके फैलाने की आवश्यकता है। एंड फाइनली व्हाट दे से इज़ व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो डेटा एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। सरकार अपने लेवल पे बहुत काम कर रही है, उनकी अगर सोच इस प्रकार से रखी जा सके कि उस डेटा को हम इस प्रकार से ट्रैक कर सकें, आई थिंक दिस विल रियली हेल्प अस इन मेकिंग अस अंडरस्टैंड दीज आर साइंटिफिक वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड दीज कैन गेट थिंग्स डन और गेट दी एजेंडाज अचीव्ड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड सॉरी फॉर एक्सीडिंग। जो अभिजीत ने समय बचाया मैंने उसको यूज़ किया। थैंक यू। It was wonderful. Yes, and as you can visibly see that हम लोगों ने इनके suggestions पे implementation करना शुरू कर दिया है. So I'm sure श्रीराम तिवारी जी भी हैं, कई और suggestions पे very soon you'll listen from us. Thank you so much Anupam ma'am for sharing your wonderful vision और खासकर women empowerment पर आपने जोर दिया है, इसके लिए विशेष धन्यवाद। Now moving ahead, now I would like to invite Ms. Utsavi Deepak, who is head at Caldaris. Ma'am, welcome you. And before inviting her, we will view her profile. We are delighted to welcome Ms. Utsavi Deepak, an accomplished sustainability professional who currently serves as the Group Sustainability Head. At Caldaris, in her present role, she is leading transformative sustainability initiatives by integrating environmental, social and governance priorities into strategic business decisions and long-term organizational growth. With a strong and progressive approach to its responsible business practices, Ms. Deepak has demonstrated exceptional expertise in translating sustainability challenges into practical, measurable and impactful solutions. She works closely with senior leadership to shape climate strategies, strengthening governance frameworks, managing ESG risks and align sustainability outcomes with broader corporate goals. Her work reflects a deep commitment to innovation, inclusive stakeholder engagement, and long-term value creation for both business and society. Beyond corporate sustainability, she actively contributes to its responsible supply chain community empowerment through CSR and building resilient systems that creates meaningful impact across ecosystems. Known for her strategic clarity, collaborative leadership, and forward-thinking mindset, Ms. Deepak embodies the qualities of modern sustainability champions. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Ms. Utsavi Deepak. Thank you so much. This is really embarrassing. I realized it. But thank you so much for inviting me. And it's a pleasure to be standing here and speaking in front of you. The company name is Caldaris. It's a multinational corporation with 1.6 billion euros of revenue. We have 6 plants here. And I'm responsible for the topic of sustainability and CSR at this group.
So sustainability, sir has already explained to you what it is. So what is this role all about? Basically, we provide non-financial performance of the group to all the stakeholder. A financial performance, you understand. Non-financial performance is all about these three parameters, that is environment, social, and governance. So environment goes into the topics of climate change, circular economy. Social is all about commitment to people, whether it's your own employees, to the customers, to the workers in your supply chain, as well as your communities. And then the governance part is about how fairly and ethically you are running your business. So if I repeat what my managing director says, he told me that there are only two parameters which is important for the company: profitability and sustainability. So if I talk about the organization's footprint in India, we have 6 plants here. Madhya Pradesh mein, we have a plant in Katni. It's around 113 years old. So काफ़ी पुराना plant है. और अगर plant की बात की जाए तो मैं कुछ information देना चाहूँगी. It's a zero discharge plant. हमने वहाँ पर ना हम वहाँ पर पानी खरीदते हैं ना ground water से extract करते हैं. So the full plant, and it has its township also, so the full ecosystem is run based on rainwater harvesting and various measures that they have taken, whether it's on monitoring, जैसे मैम ने बोला, the data that's not get measured does not get monitored. So from technology perspective, from behavioral change, from governance part, the plant is fully sustainable on the water requirement. अगर air की बात की जाए तो रोटरी किल्न होता है जो रिफ्रैक्ट्री सीमेंट बनाता है. सो रिफ्रैक्ट्री अगर आप समझते हैं तो रिफ्रैक्ट्री एक मटेरियल होता है जो हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रीज़ के फर्नेसेस की लाइनिंग में लगता है. सो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अपने आप को विथस्टैंड कर सकता है. सो इट कैन विथस्टैंड इट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो जितनी हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रीज़ होती है, आयरन एंड स्टील, फाउंड्री, पेट्रोकेमिकल, तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ में ये प्रोडक्ट यूज़ होता है. सो हमारे यहाँ भी जो रोटरी किल्न है वो प्रोड्यूसर गैस से चलती थी, अब वो LNG से चलती है. आप इमेजिन कर सकते हैं एक 113 ईयर ओल्ड प्लांट जब इस तरीके का डिसीजन लेता है. सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम द सेंस ऑफ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम द सेंस ऑफ व्हाट इट रिक्वायर्स इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन प्रोसेस. अब अगर मैं बात करूं हमारे क्लाइमेट की, तो पिछले 5 साल के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो हम लोग वेल बिलो 2 डिग्री ट्रैजेक्टरी पर हैं. सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत ही डिफाइंड हमारे रिक्लेम्ड मटेरियल टारगेट्स हैं. और इसी में जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट के बाद CSR का टॉपिक सोशल में आता है, तो यहाँ पर हम एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, वाटर, इन टॉपिक्स पर काम करते हैं. हमें कहा गया था कि हम आपके साथ अप्रोच शेयर करें. तो CSR बहुत सारी कंपनीज़, आपको पता होगा कि लॉ है हमारे यहाँ 2% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3 साल का एवरेज जो है वो कंपनीज़, जो एलिजिबल कंपनीज़ है वो स्पेंड करती हैं. कई कंपनीज़ इससे ज़्यादा भी स्पेंड करती हैं. तो अगर अप्रोच की बात की जाए तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ पर ड्यूअल वैल्यू क्रिएशन एक टॉपिक रखते हैं. यानी हम इसमें क्यों जा रहे हैं और जो हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रहा है. तो हमारे लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रहा है, उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रहा है. सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन इनोवेशन रखते हैं. यानी जो भी हम प्रोसेस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेके आ रहे हैं उसमें एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट है क्या. ठीक है. फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि हमारे जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट या जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा. एंड फाइनली कि ये प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव जो आप कर रहे हैं ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, किसके लिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है. सो इम्पैक्ट, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करके उन लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टनरशिप की जाती है ऑन डुअल वैल्यू क्रिएशन. सो इस तरीके का हम अप्रोच रखते हैं. अगर मैं बात करूं स्पेस एलिमेंट की, जो इस सब्जेक्ट इस स्पीकिंग पॉइंट में हम लोगों को आपको इस साथ शेयर करना है, तो हर बार जब स्पेस एलिमेंट, स्पेस इनफैक्ट एज अ वर्ड भी आता है तो हम लोग बहुत इंस्टिंक्टिवली वी लुक टूवर्ड्स just upward, towards something very vast, distant and almost abstract. And the more you
pay attention to this topic, you'll find that it is the most invisible and most powerful force around us that actually allows everything else to exist, to interact, and to remain in balance. So CSR maybe, in many ways, that's exactly what we are trying to understand and build within the CSR and through CSR. And if I reflect very honestly, the challenge in CSR today is not lack of intent, neither lack of funding, nor, certainly not lack of effort. The challenge is that while we are doing many good things, we are not always doing them in a way that connects, aligns, and strengthens different system as a whole. आपने बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, हमारे पास बहुत तरीके के वाटर प्रोग्राम्स हैं, very well defined skill centers, plantation drive, health camps, running in parallel, very meaningful, very necessary, and all impactful. लेकिन कई बार they are all isolated planets, and that is where maybe we need more of a larger and coherent universe की तरह काम करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर आपको स्पेस का आइडिया हाईलाइट होगा, क्योंकि स्पेस का मतलब ये नहीं है कि we want to add more, we just want to bring alignment. So, अगर पंचभूता का जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी तक सुन रहे हैं, उस पे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये किसी भी तरीके का फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप देखिए तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर बैलेंस, क्योंकि अर्थ जो है वो हमें स्ट्रक्चर देता है, वाटर जो है वो हमें फ्लो देता है, फायर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, एयर जो है वो मूवमेंट लाता है, और स्पेस इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें अलाइंड है. अगर CSR के इकोसिस्टम की बात किया जाए तो हम बहुत फेयरली कंफर्टेबल हैं वर्किंग विद द फर्स्ट 4. हम एसेट्स बिल्ड करते हैं, लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं, इनोवेशंस को सपोर्ट करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं. ये जो 5th एलिमेंट है स्पेस, जो अलाइनमेंट और इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर हम लोग कहीं कहीं पर मिस कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि हम लोगों को फुल पोटेंशियल पे नहीं आने दे रहा है एज अ नेशन. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैं जिस टोन में आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगे कि हमारे पास बहुत मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट नहीं है. आपने सबके एग्जांपल्स देखे, बहुत ही बेहतरीन एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हैं, और उसी में मैं शायद एक बहुत छोटा एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ. तो ये एग्जांपल आ रहा है एक गाँव से. उस गांव में हम लोगों ने सोल्यूशन नहीं दिया था. सो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी के साथ काम किया, उनके डीन के साथ, और डीन जो थे उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों को मोबिलाइज़ किया. ये बच्चे गए बहुत तरीके के गांव में, वो वहाँ पर गए थे सीखने. तो उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने सर्वे करके एक गांव देखा जहाँ पर उन लोगों को कैटल मिला हुआ था फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि उन लोगों को एक फीड, हमको कैटल को फीड देना पड़ता है, सो इट्स एन एडिशनल कॉस्ट. सो वो एडिशनल कॉस्ट जो था वो कई बार वो लोग बियर नहीं कर पा रहे थे. सो वहाँ पर अगर आप देखिए तो इस सर्वे में इस बात का बहुत क्लैरिटी था कि लाइवलीहुड है पर इकोनॉमिक्स वीक हो रहा था. तो इस जगह पर ये बच्चे जो थे वो वहाँ पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करने गए, दे जस्ट वेंट टू लर्न, जैसे मैंने बताया. तो वहाँ पर उन्होंने एक सल्यूशन प्रोवाइड किया विच इज़ अजोला. अजोला जो होता है ये एक एक्वेटिक फर्न होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, और इस एक्वेटिक फर्न को उन्होंने सिर्फ 100 फैमिलीज़ के साथ इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वो इसका वैल्यू क्रिएशन दिखाना चाहते थे. सो नो स्केल एट दिस पॉइंट. उन लोगों ने जब इसको यूज़ किया तो इन्होंने जो इमीडिएट उनकी चैलेंज थी उसको इसने आंसर किया. सो फैमिलीज़ ने इसको एक्चुअली अडॉप्ट किया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट. अब यहाँ से जब फीड आने लगा तो उन लोगों को जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव कर गया. सो बेटर फीड ने ज़्यादा मिल्क देने लगा. ये जो सरप्लस मिल्क था वो वहीं पर गांव में प्रोसेस होने लगा बाई 2-3 स्टूडेंट्स. उन्होंने वो जो यूथ था उसने वहाँ से घी कर्ड बनाना शुरू कर दिया, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आया जिनको हैंड होल्ड किया गया सोलर ड्रायर इंस्टॉलेशन पर, ताकि जो ये अजोला फन है इनको ड्राई किया जा सके, और भी इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ड्राई किया जा सके, और ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बने. तो ये पूरा जो वैल्यू सिस्टम था ये विलेज में रहा, वहाँ के स्टेक होल्डर्स अलाइंड हुए, और ये ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हुआ टू एन एक्सटेंट कि हमें
फर्दर फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो 100 फैमिली से जो वैल्यू क्रिएट हुआ ये 100 विलेजेस तक एक्सटेंड हुआ. And there is obviously additional work that is going on, but this is how the current approach is solving, giving meaningful impact on the ground. But it is still the alignment part which we need to look into, and that is where I would share the recommendations, sir. The first recommendation is every single entity is working with very well-intentioned projects, meaningful, impactful, but there is this fragmentation. If at district level at least we can converge, we can have a structured platform and converge this. I think one of the challenges that CSR faces is that we go into annual cycles. We have budgets, we have timelines, we have those constraints. So reporting constraints और इनके आसपास पर हमारे projects बनते हैं. हम 5 साल के लिए सोच सकते हैं, but 20 years के timeline को देखकर project बनाने के लिए we need to come together at least at a district level structure. So that is one recommendation where I would like to hear more. And as a user, as somebody who volunteers, this is a recommendation. If we can have a more structured and clarity around volunteering. I think volunteering is one such platform that could add so much value. हमें context मिलता है. The moment we volunteer, we get the context. The skilling improves, and it should not be only limited to college. Though obviously, college में अगर हम उसको credit based रखते हैं, corporates can bring in the funding part, and the social organizations can bring in the expertise, the local context. We can give the problem statement. So college के लिए it makes sense. But even as a professionals, if somebody wants to take a sabbatical, and if we have opportunity for very structured volunteering, 1 year की भी volunteering अगर हम लेते हैं, and we go into projects, program, again, very just district level also, but with the expertise and experience that people have collected, and if they can volunteer there, I think it brings that flexibility and alignment that we are, I think it's the next step that we should go ahead with. So that's all from my side, and I will look forward to your questions. Thank you so much. Thank you so much, Utsavi ma'am. And you have shared wonderful information about your project and what are our responsibilities. And you have also shared about the rainwater harvesting, technical perspective, and voluntary support of everyone. Now moving ahead, अब अवसर है हम इस सेशन के मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, और उससे पहले यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को बताना चाहेंगे डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर सर के बारे में कि 120 देशों में 4 लाख से अधिक लोगों को आप अपना व्याख्यान दे चुके हैं, और वसुदेव कुटुंबकम के वैश्विक संदेश के सशक्त संवाहक हैं आप. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आप अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं, और ये जो तत्व है आकाश तत्व के बारे में सर बखूबी विस्तार से बताएंगे. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करें. एंड बिफोर दैट हम एक वीडियो फिल्म भी देखेंगे विक्रांत सर से. आता An internationally recognized scholar, writer, and management consultant with an extraordinary commitment to global well-being. Nominated by Civil 20 under G20 as the international coordinator for the Vasudhaiva Kutumbakam initiative, he has addressed the United Nations headquarters in Geneva on the International Day of Conscience. In June 2023, he served as the global convener for the World Yoga Summit in Germany and is also the international coordinator for ICCR-nominated Global Conference on the Holistic Yoga Beyond Physiology 2023. He is one of the most sought-after speakers across India. His work has impacted over 3 lakh beneficiaries across 120 countries, including cabinet ministers, bureaucrats, defense and parliamentary personnel, corporate professionals, and he convenes United Consciousness Global, aiming to develop the world's first integrated manual for humanity
leads Project Self USA to promote scientific aspects of ancient Indian philosophy, sits on the board of European Yoga Federation in Italy, and oversees spiritual healing in Africa through the Spiritual Council. He additionally founded Akshar Kids Academy, integrating Indian culture into elementary education, and runs UMS India, a premier training and consultancy firm with an academic background spanning business management, journalism, public administration, philosophy, and yoga. It is a matter of immense pride and honor that Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister of Communications, Department of Telecom and Department of Posts, graciously conferred the prestigious honorary causa PhD upon Dr. Vikrant Singh Tomar. Dr. Tomar's prolific writing, including Rule the World as Krishna Did, continue to inspire countless individuals worldwide. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Vikrant Singh Tomar. So, perfect. Now we have around 28 minutes for this panel discussion. स्वामी विवेकानंद कहते थे, मुझे 10 नचिकेता दे दो, मैं सारी दुनिया बदल के रख दूंगा. सो बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ लोग जो इंस्पायर्ड हो जाते हैं, दे मेक द बिग डिफरेंस. यहाँ हमारे पास अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं. आप सभी का आप स्वागत है टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. हमारे साथ श्री चाको थॉमस जी हैं और उन्होंने जो बातें कही, आई विल टेक द मॉडल जो गोपाल जी ने उपयोग किया. इट वाज वेरी यूजफुल इन द पैनल डिस्कशन. सो आई विल जस्ट ब्रीफ अबाउट चाको थॉमस जी ने जो बातें कही, उसके बाद अगर आप में से किसी के पास कोई बेहतर प्रश्न हो तो आपका बहुत स्वागत है. जो लोग अच्छे प्रश्न पूछेंगे उनको यहाँ बुला के हम लोगों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग साथ में लेंगे. वो ग्रुप फोटोग्राफ आपको भी भेजा जाएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने सदा नीरा के इस बड़े मंच पे अपनी योगदान दिया है. सो एंड इट्स एन ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो. सो चाको थॉमस जी ने बताया कि कैसे 2030 तक पूरा टाटा ग्रुप, देश का सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक, 100 से ऊपर कंपनीज हैं, दे टारगेट टू बिकम वाटर न्यूट्रल. ये कितनी बड़ी बात है कि वो पूरी तरह से वाटर न्यूट्रल हो जाएगा. जितना पानी वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए वो देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, उतना ही पानी वापस लौटाएंगे भी. इन अ वे इट विल बी एब्सोल्युटली कार्बन न्यूट्रल. एंड वो कंट्रोल अप्रोच इज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. मिनिमम विड्रॉ कर रहे हैं, हर सेविंग अपॉर्चुनिटी को उपयोग कर रहे हैं. टाटा ट्रस्ट इस बात का सिनोनिम है कि जितना टाटा ग्रुप अर्न करता है उसका 66% ही सेज टाटा ट्रस्ट को जाता है. और टाटा ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है कम्युनिटी, समाज के लिए व्यवसाय. सो इसीलिए टाटा ट्रस्ट आई थिंक भारत के सबसे ज़्यादा सम्मानित ग्रुप में गिना जाता है. और उन्होंने बताया किस प्रकार नेट ज़ीरो कार्बन प्रोडक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग घरों में देखते ही आए, हमारे परिवारों में, और नर्चरिंग बायोडाइवर्सिटी, इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम, एनी क्वेश्चन एट ऑल? यस, एनीबडी? किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी के भी दिमाग में हो, यहाँ से वहाँ तक. यस, प्लीज गो अहेड. यहाँ किसी ने हाथ खड़ा किया क्या? देन विल गो देयर. यस जी जी जी. जी जी. जी. छोटे स्तर पे गांव में काम करते हैं, शहरों में करते हैं, स्वच्छता करते हैं, पानी पे करते हैं. तो बहुत ग्राउंड लेवल पे उनकी अप्रोच नहीं होती है, उनको फंडिंग की भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है. और छोटे एनजीओ है बहुत सारे. अपना नाम बताएंगे आप? मैं सुनील अवसरकर, मेरा भी एक छोटा सा एक एनजीओ पे. धन्यवाद सुनील जी. सुनील जी का प्रश्न ये है थॉमस जी आपके लिए. आई विल गिव यू माइक. हम सब लोगों की अच्छी मित्रता ऑलरेडी हो चुकी है. खैर, सो सुनील जी का प्रश्न आपके लिए है चाको थॉमस जी कि एनजीओस कैसे अप्रोच करें आप जैसे बड़े ग्रुप्स को, and how can they collaborate and contribute?
सर बैरियर्स बहुत होते हैं, ठीक, बहुत अच्छे आप प्रोजेक्ट्स देते हैं, सभी लोग काम करते हैं, एनजीओ भी करते हैं, वो छोटे एनजीओ को कैप्सूल लेवल के होते हैं उन Yes, yes. Question is clear. बिल्कुल ठीक. Okay, so let me just give in a few figures here so that I'll set the context. Between the Tata Trust and the individual independent companies, I don't have the latest figures for this year, but the previous year, close to 4,000 crores was the CSR, was the amount that is actually spent on community. So it's a sizable amount, which both these entities actually spend. To his question, I mean, in terms of how a smaller NGO would be in a position to actually make an impact or get funding from some of these organizations, there are twofold. My answer is twofold. One is, of course, the fact that A, there is a due diligence that necessarily needs to take place. B, of course, there is a scale that one would really want to approach a particular project with. But I think there are within different companies, foundations and trusts which actually take care of what he's speaking about. For example, Tata Steel has something called the Tata Steel Foundation, which is what works with smaller NGOs. Because actually, and my colleagues here are far more, qualified to be able to tell you and the audience that typically any project, beginning of the year, there's a CSR committee that actually meets, and you need to actually give them a sense of what you're going to be spending. And then, of course, you have some small funds which are available for smaller projects. But I think if one were to really look at foundations, and I'm talking from my organization so that with my limited understanding, foundations is one place where smaller organizations, smaller NGOs can actually make a pitch. Perfect. Okay, thank you very much. What Thomas ji mentioned is, one is due diligence से गुजरना important है. Right people associate with right people, and अगर वो सही है तो second is scale up. अपने आप को थोड़ा और scale up कीजिए, कुछ eligibility criterias भी कहीं होंगे, and second is काफ़ी foundations हैं, they are the right places to approach. जब हम due diligence को clear करते हैं, scale up करते हैं, so we may approach some of the foundations. So these are the three things that he answered as the question. Or now hope that answers your question. तीनों बातें उन्होंने बताई. एक बार एक शिष्य किसी ने पूछा कि अच्छे गुरु का चुनाव कैसे करें, तो गुरु ने बोला शिष्य गुरु का चुनाव थोड़ी करता है, गुरु शिष्य का चुनाव करता है. तो क्या करें? अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाइए. When we are eligible, automatically the right master picks you. Make sense? If we are eligible, so very nice question and very nice answer also at the same time. Now we have Abhijit ji, जो रेणुकूट से आते हैं. आई डोंट नो आप में से रेणुकूट से आते हैं, मतलब हिंडाल्को का सबसे बड़ा या आदित्य बिरला ग्रुप के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक हिंडाल्को का रेणुकूट में भी है. एंड आई हैव पर्सनली विजिटेड इट मैनी टाइम्स. अभिजीत जी, आई हैव ट्रेन्ड देयर मैनी पीपल, अराउंड 5,000 लोगों को एक साथ मुलाकात करने का मौका मिला. अमेजिंग प्लेस है. आदित्य बिरला ग्रुप ने वहाँ ये दिखाया है कि कैसे आप एक टाउनशिप स्टैब्लिश करते हो, एज यू से न्यूक्लियर प्लांट अप्रोच. एक जगह जाइए, वहाँ एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दीजिए, आसपास लोग रहने, एम्प्लॉयज़ आएंगे, लोग रहने लगेंगे, धीरे धीरे मार्केट डेवलप हो जाएगा, वहीं का स्कूल होगा. क्राइम इज़ ज़ीरो, क्योंकि जितने लोग वहाँ रहते हैं वही तो एम्प्लॉयज़ हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई क्राइम नहीं है, इतना सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है. So that's amazing place, Renukut. He comes from that place, and he mentioned about एक positive mindset के साथ scientific study करें, वो net zero पे वो लोग काम already कर रहे हैं. He said CSR की बात तो अच्छी है ही, corporate social responsibility, पर थोड़ा individual social responsibility पे भी बात करनी पड़ेगी. So ये उनका विचार था. और किसी को प्रश्न अगर यहाँ पूछना हो, you're most welcome. Anybody? अभिजीत जी से किसी प्रकार का प्रश्न, if anybody has in mind. Perfect, go ahead.
बोलिए, हम रिपीट कर देंगे क्वेश्चन जब तक माइक ना आए तो भी। इन्होंने हमारा टाइमर ऑन कर रखा है, तो जैसे दिल की धड़कनें बढ़ती हैं वो खट 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 गिरती चली जा रही हैं। बोलिए फटाफट। First of all, very good evening to all of you. My name is Anup and I am currently working at JK Trust. And मेरे को मतलब इस सेक्टर में I have spent around 9 to 10 years. So I have seen the shift. अनूप जी, हम बहुत निवेदन करेंगे, इन्होंने धड़कनें बढ़ा रखी हैं। सीधे प्रश्न पूछिए। ठीक है, so coming direct to the point that हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो अभी जस्ट सर ने बोला। सो मैं थोड़ा समझना चाह रहा था सर से भी, और बाकी लोग भी ऐड कर सकते हैं कि CSR का जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं तो उसके प्रपोर्शन में ये बिहेवियर चेंज कितना बड़ा हिस्सा है, या उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये कंप्लायंस जो ये कंपनीज पैसा खर्च करती हैं सेवा में, ये कंप्लायंस ड्रिवन कितना है और कॉन्शियंस ड्रिवन कितना होता है कि अंदर से आवाज़ आती है? ओवर टू यू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आपको जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपना कि कंप्लायंस ड्रिवन तो आप बोलोगे तो 2013 ऑनवर्ड्स हुआ है, आप इसमें हैं तो आपको पता है। बट आपको मैं बताया कि 1965 में कुछ उन्होंने चर्चा भी की है। तो मैं रहने वाला किसी और स्टेट का हूँ, बट मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था रेणुकूट में आने के बाद माइंडसेट से स्टार्ट जो उन्होंने किया कि वहाँ लोग गाड़ी खड़ी करके बाइक का चाबी बंद करके नहीं जाते थे, एंड सरप्राइजिंग रात भर वैसे ही रहेगा, कोई लेके नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ द पीपुल। आप उनका आज के डेट में डिफरेंस हुआ है, वो अलग बात है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं स्टार्टिंग से आप सबको बोला कि वो प्रोजेक्ट आपका कंपनी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा तो कभी भी आप कॉन्शसनेस और सेल्फ रिलायंस नहीं कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। जब तक वो ऑब्जेक्टिव आपके कम्युनिटी ड्रिवन नहीं है, आप भले सिनर्जी करें, जैसे वाटर पॉजिटिविटी की बात हो रही है। एक्सपीरियंस और मेरे काम करने का जो अनुभव है उसमें आपके हर एक प्रोजेक्ट जो भी CSR से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, हर एक प्रोजेक्ट का बेस ये होना चाहिए जिसमें उनको ये समझ होना चाहिए कि ये चीज़ सबके लिए है, उनके लिए भी है, ना कि सिर्फ कंपनी के लिए। तो इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। Thank you very much. And he said the objectives should be conscience driven. हमारा जीवन भी ऐसा है, जैसे पहले किसी वक्ता ने कहा भी, एक सांस लेने के लिए एक सांस देनी पड़ती है। This is how we survive on the planet. And this is how we should survive in organizations also, in the society too. भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो बिना दिए खाता है वो चोर है, और ऐसे समाज जिसमें चोर ज़्यादा हैं और कंट्रीब्यूटर्स कम हैं उसका पतन निश्चित है। इसीलिए खाने से पहले पूछे मैंने समाज को दिया क्या है। अब अनुपम निधि की तरफ जाएंगे हम। एंड मैडम उदयपुर से आती हैं, मेटल माइनिंग की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार पंच महाभूतों में कंट्रीब्यूट करते हैं माइनिंग के क्षेत्र में, और कॉस्मिक हार्मनी के साथ ये माइनिंग काम करती है। हारमोनियस इंटरडिपेंडेंस है पंच महाभूतों में आपस में। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक का भी बताया। उन्होंने बताया 1 किलोमीटर गहरी माइंस हैं, और जो उनका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी इंडस्ट्री का 75 लाख इतना मीटर स्क्वायर मीटर को आप वाटर में जाने से बचाते हैं, और गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए जोर देती हैं। इन्होंने कई बातें की, हमारी कुर्सी भी इन्होंने छीन ली, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्होंने सलाह दी। जेंडर इक्वालिटी, गो बैक टू स्क्रिप्चर्स, गो बैक टू वेदास, जैसा महर्षि दयानंद ने कहा था। इंसेंटिव्स होना चाहिए पॉलिसी लेवल पे, एक अवार्ड भी होना चाहिए, कम्युनिटी तक ये नॉलेज बेस पहुँचाना चाहिए, एंड डेटा शुड बी मेजर्ड एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड। एंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम हर? Okay, let me pick from anybody from here with any question. Okay, वो जो पीछे बैठे हैं, हाँ पूछिए। Straight question, just आपका नाम और सीधे प्रश्न। शैलेंद्र here from ITC. Ma'am, we have talked a lot about the data. हमने सुबह भी इसरो का देखा कि they have flood का पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म का डेटा है, ड्रेनेज लाइन कहाँ पे है, एक्वाफियर्स नीचे कहाँ पे है, कहाँ ग्राउंड वाटर है। बाहर हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का पूरा स्टॉल है दैट सेज कि वेयर इज़ द व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है, कहाँ पानी है, कहाँ पानी नहीं है। मगर व्हेन इट कम्स टू डेटा फॉर द पब्लिक यूज़, तो व्हाट इज़ द चैलेंज मैम
वो इतना रिसर्च है, वाई दिस डेटा इज़ नॉट यूज्ड? फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मध्य प्रदेश में जाइए या राजस्थान में जाइए, अगर बोर खोदना है तो जो किसान है वो नारियल पे ज़्यादा भरोसा करता है कि जहाँ नारियल पलटेगा वहाँ बोर खोद देंगे, मगर वो एक्विफर्स मैपिंग का डेटा नहीं मांगेगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से, ना किसी वाटरशेड डिपार्टमेंट से डेटा मांगा कि कहाँ ड्रेनेज लाइन है, कहाँ एक्विफर्स है। तो व्हाट इज़ द चैलेंज मैम जो स्टॉप करता है कि इतना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, इतना डेटा अवेलेबल है, स्टडीज़ अवेलेबल है, बट वो जो मेन जिसके लिए बन रहा है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वो इसलिए नहीं, मेरे हिसाब से वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने कभी डेटा को उसके हिसाब से सोचा ही नहीं। हमने वो डेटा अपने लिए बनाया और अपने लिए ही रखा उसको। हमने कहाँ उसको एक्सेसिबल किया। अगर एक किसान को उस डेटा की ज़रूरत है तो वो किसी वेबसाइट पे रह तो नहीं सकता। मेरे किसान के पास मुश्किल से एक फ़ोन होगा और डेटा की शायद कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो एक्सेसिबिलिटी और उसको उस रूप में सोचना, उस प्रकार में सोचना, और शायद डेटा इकट्ठा करते समय हमने बहुत डेटा इकट्ठा कर लिया, मगर जो उनको चाहिए किसान को, क्या किसने जाके पूछा कि आप गांव में महिला हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं, आपको किस प्रकार का डेटा चाहिए होगा अपने काम के लिए। आई थिंक हम लोगों ने, जब आप स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात करते हैं तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से तो बजती नहीं। हम अभी एक ही तरफ डेटा पे काम कर रहे हैं। आपने पानी का मुद्दा उठाया, आप देखेंगे कि राजस्थान हो, उड़ीसा हो, ऐसे बहुत क्षेत्र वहाँ पे इतना वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। क्यों उस डेटा को सरकार को मालूम है, कंपनीज को ही मालूम है, और ऐसी और महानुभवी ऑर्गेनाइजेशंस को ही मालूम है, अगर वो डेटा उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा जिन तक उसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। और ये बनाने की कोशिश भी की गई है, कई संस्थाओं ने मिलकर कई काम किए हैं इस पर, मगर उन्होंने जो काम किए उसको सहभागिता आज तक नहीं मिली। क्योंकि आई थिंक जब तक आप कॉपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव फोकस से आगे नहीं बढ़ेंगे, उस डेटा की समझ हर प्रकार से, हर रूप से उसको रखने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे लगता है डेटा हमेशा किसी साइलो में कहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा और वो उस तक पहुंचेगा जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, और उस तक नहीं पहुंचेगा जिसको उसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच अनुपम निधि जी। उन्होंने बहुत सही कहा, बैकवर्ड इंटीग्रेट करें, जिन लोगों को आवश्यकता है उनसे पूछें और फिर उन तक वापस पहुंचाएं, कलेक्टिव फोकस रहे। हमें कोई बता रहा था, एक रिसर्च साइंटिस्ट की, साहब बेटा भले झूठ बोल जाए पर डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। सो यू मस्ट ट्रस्ट डेटा, बट देन वो डेटा उपलब्ध भी तो होना चाहिए समय पर, एंड जिसके लिए बना है। वी हैव उत्सवी दीपक ओवर हियर, एंड she mentioned about environment, social and governance, and she mentioned about the vision of their group, profitability and sustainability, दोनों important हैं। मध्य प्रदेश में ही कटनी में इनका प्लांट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कर रहे हैं और ज़ीरो डिस्चार्ज प्लांट है इनका। ये सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं अपने प्लांट में, और सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन इनोवेशन इनका अप्रोच है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। अब इनके जो आइडियाज़ थे, एक तो ये है कि साइलोज ब्रेक करें, जो हम लोग काम कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड बहुत काम है, अगर हम एक जान पाएँ तो शायद बहुत सारे नए आइडियाज़ निकल पाएंगे साथ में काम करने के। एंड दूसरा इन्होंने कहा, वॉलंटियरिंग को सपोर्ट कीजिए, जितने ज़्यादा वॉलंटियर बन सके, और स्ट्रक्चर्ड वॉलंटियरिंग सिस्टम शुरू हो जिसमें सरकार भी जुड़े और सब लोग मिलकर काम करें। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हर उत्सवी दीपक जी? Anybody, any question? Go ahead, give him mic. You can speak from there, I'll repeat it. Sir, actually I have a general question, it's not any kind of specific, but this thing is, as we are talking about the conservation of Panch Mahabhut and all the resources of our earth, but there isn't a necessary of conserving us from the disaster management. Like managing all the disasters, like you have seen wildfires of LA in USA, and currently just like I think in past month there was wildfire in Uttarakhand too. Okay. So somewhere we do need to work upon that, because that does burn a lot of resources of us and impacts the social, I would say, environment with the terms of wildlife and all those things. थैंक यू। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, वाइल्ड फायर है और इधर सब चीज़ें दिखाती हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी से दूर जा रहे हैं।
Though it's a big question, but still if you would like to attempt for it. And the question will remain open for all three of you also, for a quick reflection. Yes. So मैं short में इसका answer करूँगी because I expect sir to actually answer that. For corporates, अगर हम बात करें sustainability की framework में, तो कुछ framework exist करते हैं. जैसे आपको मैंने बताया था कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें रिपोर्ट करनी होती है, तो उसमें हम लोग क्लाइमेट के जब टारगेट्स लेते हैं, क्लाइमेट के ऊपर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है. अब ये डिस्क्लोजर जब आप प्रिपेयर करते हैं तो इसमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो होता है वो एक पार्ट होता है, जिसमें फिजिकल रिस्क आप बेसिकली वेरियस सिनेरियोज में चेक करते हैं. इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल, IPCC का है. आप उसमें चेक करते हैं और उसमें ये बात देखते हैं कि आपका खुद का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप प्लांट चला रहे हैं तो ये कितना एक्सपोज्ड है टू वेरियस फिजिकल रिस्क, एंड बेसिस दैट आप इसको डिस्क्लोज करते हैं कि देयरफॉर फाइनेंशियल कंटिजेंसी आपने क्या रखी है. सो फ्रॉम अ कॉरपोरेट पर्सपेक्टिव हम ये सिर्फ डेटा कलेक्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ पर ये रिस्क आते हैं उन रिस्क से रिलेटेड प्लान्स बनाते हैं, टीम्स को क्या कहते हैं ट्रेन करते हैं. और मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मेरे यहाँ ताइवान में, जैसे आपने कहा इंडिया में भी रिस्क है, पर मैं ताइवान का एग्जांपल देना चाहती हूँ. ताइवान में हमारे यहाँ टाइफोन आया और उसके थोड़ी ही वक्त के बाद अर्थक्वेक आया. ऑब्वियसली प्लांट बंद करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो थे उनको अचानक से उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो एज अ कॉरपोरेट हम लोगों ने जब प्रिपरेशन किया था इस इवेंट को मैनेज करने के लिए, तो सिर्फ इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी जो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, बट साथ साथ में हम लोगों ने हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए और कम्युनिटी मेंबर्स के लिए 0% लोन भी एक्सटेंड किया. तो उस समय जिन लोगों को भी जो प्रॉब्लम आई थी वो लोग सीधे कंपनी से ये लोन ले सकते थे. और साथ साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ में प्लान्स, जो कॉन्टिजेंसी प्लान था उसको एक्सटेंड किया गया था, नॉट जस्ट टू आवर ओन एम्प्लॉयज़ एंड प्लांट बट ऑल्सो टू द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. सो दो CSR स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. But thank you very much, Savi Deepak ji. She said that yes, there are certain things which are beyond the periphery of a single organization. Proper information system and support system may certainly help. We are left with 6 minutes and we have great leaders from industry with us. हमारे सामने बहुत सारे युवा भी हैं. अपने अनुभव से one message that has inspired you in your life, if you would like to share with us, I will give you 60 seconds to think and then I will start asking this. One message that you would like to give to the youth over here, the message, something that has inspired you in your life a lot. So ये लोग जितने बताते हैं, अगर yes, Okay, yes, let me, ready, you yes. want to go first? No, go ahead. Okay. मेरा एक वर्ड होगा संगठन, मुट्ठी. That's what it is. बहुत अच्छा, excellent. मैं तो आपसे कहूँगा बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, तो सब कुछ अच्छा ही होगा. अपने प्रति ईमानदारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे प्रति, खुद के प्रति ईमानदारी का मतलब यह है कि जब हम अलार्म लगाते हैं सुबह, तो वो जो सुबह मक्कारी का एक बटन बचता है उसको न दबाएं, जो डिसाइड किया है उसको जिएं. बहुत अच्छा. It's most unlike me, but I have to say this. अपना नंबर भी आएगा. So nice, and he is Group Sustainability Head of Tata Group, and he mentioned that अपना नंबर भी आएगा. हौसला बनाए रखिए, सबका वक्त आता है, and जब आपका वक्त आएगा तो आप ही चमकेंगे. मेरी तरफ से do what's needed. Do what? Needed. Whatever is needed. Do whatever is needed. लाइफ में दो चॉइस हमेशा होती हैं. उपनिषद भी कहते हैं श्रेय और प्रेय. अच्छा क्या लगता है और सही क्या है. What feels good and what is right to be done. She said always choose at a given moment of choice what is right to be done, what is needed to be done. जब every moment of truth पे हम चुनते हैं जो सही है ओवर जो अच्छा लगता है, तो जीवन बेहतरी की दिशा में बढ़ता है. That's wonderful. Thank you very much. So dear friends, we had wonderful speakers with us. We are still left with 4 minutes.
But in that 4 minutes, we would like to invite those people जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं for a photograph with our honorable guests. Please come, दौड़ के आइए फटाफट. Quick, आ जाइए जल्दी से आइए. As promised is delivered. Would like to request, मैं बहुत ही आदर के साथ We would like to thank Chako ji for being here today. He has a flight to catch. And meanwhile, can we invite Shri Ram Tiwari ji, जो इस पूरे आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार हैं. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. We would also like to invite all our guest speaker over here on the dais, please. Please, आप पधारिए, सभी लोग आइए. And may I request volunteers to put some additional chairs in between. May I request volunteers to put some additional chairs and you can be here. Yes, आप यहीं रहिए. Yes. I request all of you to stay back here. We will depart in some time, please. अच्छा, I am Jammu से, please. So, with this, we enter into the most important part of our. आइए, अब चेयर्स और लगा लीजिए. Dear friends, आइए प्लीज बैठिए. आइए प्लीज बैठिए. आइए, कुर्सियां और लग जाएंगी, प्लीज बैठिए. नहीं प्लीज आइए. एक कुर्सी होगी, हो सफिशिएंट है क्या? One more chair will be needed. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए लक्ष्य दिया है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंच प्रण की बात की है. पहला 2047 तक एक विकसित भारत की स्थापना. विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और भारत की अर्थव्यवस्था हर साल पर्यावरणीय क्षरण से जीडीपी का लगभग 5.7% खो देती है, जोखिम में डालती है. वायु प्रदूषण से 3% ऑफ द जीडीपी, भूमि क्षरण से 2.5%. हीट स्ट्रेस 2030 तक जीडीपी का 4.5% खत्म कर सकता है. इस ध्यान में रखते हुए ये जो पहले प्रण के लिए आज का आयोजन बहुत सार्थक है. दूसरा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति होना. सो इरेज कॉलोनियल माइंडसेट. भारत शुरू से सस्टेनेबल रहा है एज ए कंट्री, एक देश के रूप में. आंकड़े बताते हैं कि एवरेज मीट कंजम्पशन भारत का एनुअली पर पर्सन इज 4.5 kg और अमेरिका का 140 किलो पर पर्सन एनुअली.
उसका कारण है हमारा कल्चर, जिसको हम कल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। भारत में यदि कोई नॉनवेज खाता है तो वो भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉन वेजिटेरियन नहीं होता। इतने सारे व्रत हैं, इतने सारे त्यौहार होते हैं जिस दौरान वो नॉनवेज नहीं खाता। और आप जानते हैं इसका असर ये है कि दुनिया का, आप जानते हैं जितना भी लैंड यूज़ है फार्मलैंड्स का, उसका 77% लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए होता है। अगर भारतीय भी उसी तादाद में मीट कंजम्पशन करें जैसा यूएस करता है तो दुनिया के पास ज़मीन नहीं बचेगी। तो हम सस्टेनेबल लिविंग और अपनी विरासत पे गर्व करना प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। फिर उन्होंने कहा एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। सो इसीलिए आज जेके ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वेदांता, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन, हिंदुस्तान पावर, इसरो, आईटीसी, ओएनजीसी, हिंडाल्को, क्लैडियर्स, आईएम बोधगया, आईएम जम्मू, बीएचयू, आईएफएम, आईजीआरएमएस, जेके सीमेंट, एमपीकॉन, टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सब एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए। इन 2 दिवसीय पूरे प्रोग्राम में हमने 5 तत्वों पे विस्तार से चर्चा की और उद्देश्य इन चर्चा का यही था कि हम अकेले उतना कंट्रीब्यूशन कभी नहीं कर पाएंगे जितना हम मिलके करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्य, त्रेता युग में मंत्र शक्ति थी, ज्ञान शक्ति चक्रते युगे, कृतयुग में ज्ञान शक्ति थी, द्वापरे युद्ध शक्तिश्य, द्वापर में युद्ध शक्ति थी, और संघो शक्ति कलियुगे, कलयुग में संघ शक्ति होगी। हम अब आमंत्रण करना चाहते हैं प्रमुख आयोजक इस पूरे इवेंट के श्री राम तिवारी जी को कि वो अपनी बात भी रखें और सारे अतिथियों को सम्मान भी और धन्यवाद भी ज्ञापित करें। थैंक यू। सभी मंचासीन हमारे जो अतिथि हैं और जो देश के निर्माण में लगातार व्यस्त हैं, तल्लीन हैं, आप सबका स्वागत। और बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र जा चुके हैं। कुल बात इतनी है जो मैडम ने भी कही, फिर विक्रांत जी ने भी कही, संगठन या संघ शक्ति जो है, क्योंकि पिछले तमाम वर्षों में हम लगातार विभाजित होते चले गए। सरकार के ढांचे में भी कि अलग अलग विभाग, और किसी के बारे में किसी को बात करने का या विचार करने का अधिकार ही नहीं। वैसे ही जैसे कंपनीज का भी है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमको लोकल भाषा में कहो, हमारा दिमाग मत खराब करो, हम अपना कर रहे हैं। तो कम से कम जब तक संवेद होकर हम सोचेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, और ये तो भारतीय परंपरा का हिस्सा है। और दूसरी बात, चूँकि हम क्यों कर रहे हैं, वीर भारत न्यास जो संस्कृति विभाग का एक उपक्रम है, एक तो हम संग्रहालय उज्जैन में बना रहे हैं युग युगीन भारत को लेकर, जो लगातार वैदिक समय हो या उसके पुरापाषाण काल हो, उसे लेकर तमाम जो उपनिषद काल हैं सारे, कि कैसे हमने जीवन जिया है और कैसे सारी चीज़ें बेहतर थी और कैसे हम बिगाड़ में आते गए। तो हम लोग काम कर ही रहे हैं उसको लेकर। और उसी के साथ साथ ये विचार भी है कि समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं किसी भी तरह से, जैसे जल को लेकर ही बात है, और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 78 साल बाद हम पंच महाभूत की चर्चा करने बैठे हैं। ये तो हमको बहुत पहले से चिंता करना चाहिए। खैर ठीक है, तो विक्रांत जी ने बहुत मदद की, और हम लोग मतलब फिर मैं लोकल भाषा में कहूँगा कि लंबे समय से हम षड्यंत्र कर रहे थे कि कुछ अच्छा करना है। तो अभी सिमोस्त आने वाला है उज्जैन में, और सिमोस्त भी जो है केवल स्नान ध्यान का उत्सव नहीं है जैसा कि उसको मान लिया गया है, बल्कि इसमें भी आप पाएंगे कि पंच महाभूत को लेकर ही हम लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि लोग आएँ, चाहे वो योग को लेकर बात हो, चाहे फिर वो जल को लेकर बात हो, जो 5 महाभूत हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ समय को लेकर, कालगणना को लेकर भी तो हम सब कर रहे हैं। और कुछ किताबें हम लोगों ने भी बहुत जल्दी जल्दी तैयार की हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोग काम कर रहे हैं। और माननीय राम भटनागर जी ये सब तो संपर्क में है। यह मेरा ही खेद है कि हम
आप लोगों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें भी कोऑपरेट नहीं कर पाए, लेकिन होगा, उसी आशा पर मैं जी रहा हूँ और उसी आशा पर सरकार भी है, तो अच्छा करेंगे। तो कृपया आप लाएं किताबें, और आप सबका अपने बहुत मूल्यवान समय निकाल कर आए, लेकिन ये अभी शुरुआत है, अंत नहीं है। मैंने आज हम चले भी जाएं तो भी मैं आप लोगों को सबको परेशान करता रहूँगा कि मध्य प्रदेश में क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। संयोग से किताबें ज़रा भारी हैं, पर माफ़ कीजिए, सब और सभी तरह का इसमें है। कालगणना को लेकर भी है, और मध्य प्रदेश में जो भूगर्भीय जल है उसके क्या स्थिति है, उसके सर्वेज भी हैं। तो नहीं तो वो आप साथ में ले जाइए उसका, फिर विल टेक केयर। जी जी जी। एक गड़बड़ ये जरूर हुआ कि ये समय जो हमारा सत्संग का है, विचार का है, तो बाहर इतना गर्म माहौल है कि चाहे मेरे घर वाले हों या जो लोग भी उपस्थित हैं, बड़े वीर शौर्य पुरस्कार देना चाहिए इनको कि इतनी भयानक गर्मी भी ये लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा था अवार्ड वाली बात, तो मैडम जल्दी से जल्दी हम लोग जो आपने सम्मान की बात कही है वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और विल डू दैट। तो करेंगे, और भी चीज़ें करेंगे, जब आप बताते जाएंगे वैसा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नाउ सबसे महत्वपूर्ण समय है इस पूरे प्रोग्राम में, जैसे वी सी द क्रिएशन बट वी नेवर सी द क्रिएटर। सृष्टि दिखाई देती है, सृष्टा नहीं दिखता। हम सब चेहरे तो दिखाई दिए अलग अलग समय में, बहुत सारे चेहरे जो नहीं दिखाई दिए। May I request whole team United Consciousness to be here, along with Kritika also is now team United Consciousness, to be here and join us on stage for a group photograph. पूरी टीम जोरदार तालियों से, बाहर से भी जो है उनको भी आप बुला लीजिए, जोरदार तालियों से टीम यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का स्वागत कीजिए। बच्चे लगातार मेहनत करते रहे और हम रिक्वेस्ट करेंगे फूलों से अगर आप स्वागत करें गोपाल जी, अपनी टीम का, प्रभाकर जी, हम नाम बताते रहेंगे। सबसे पहले मोहसिन आगे आए। कल ईद थी, ईद के एक दिन पहले, ईद के दिन और ईद के एक दिन बाद भी लगातार ये मेहनत करते रहे, लगे रहे, ताकि इवेंट सक्सेसफुल रहे। ये पुष्प गुच्छ से अगर आप, ये आपके सामने ही रखा है गोपाल जी। यस यस यस, बहुत अच्छा, यस यस यस। नाउ मे वी रिक्वेस्ट साक्षी ऑल्सो टू जॉइन अस। जोरदार तालियों से साक्षी का भी स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच साक्षी फॉर हैविंग हियर, बीइंग हियर। नाउ डू वी इनवाइट मानव ऑल्सो, एंड यस मानव, जोरदार तालियों से मानव का भी स्वागत करें। मानवेंद्र सिंह, ये फ्लावर्स आप लोग के लिए ही हैं, आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू। नाउ डू वी हैव अंकित ओवर हियर। जोरदार तालियों से अंकित का भी स्वागत करें। कैन वी हैव अनदर बुके, अंदर से कोई लाके देंगे, वो रखें बहुत सारे उधर। ठीक, थैंक यू वेरी मच अंकित, थैंक यू वेरी मच। नाउ इस पूरे प्रोग्राम की वाणी कृतिका, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम का संचालन संयोजित किया। कैन वी हैव एन अपलॉड फॉर हर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। एक ग्रुप फोटोग्राफ अगर हम लोग क्या खड़े होके लें। श्रीराम तिवारी, तिवारी जी पूछ रही है जगह का चुनाव कैसे किया गया। 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई, और ये भी बड़े मज़ेदार है कि जब देश की आज़ादी के 50 साल हो रहे थे, तब ये विचार देश में बना कि भारत भवन की स्थापना होना चाहिए। पर MP वाज द ओनली स्टेट, बाद में जवाहर कला भवन बना, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। आई एम वेरी सॉरी। तो ये उस वक्त के जो चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, अर्जुन सिंह जी हों, अशोक वाजपेयी हों, MN बुच हों, और जे स्वामीनाथन हों, कारंत हों, तो ये एक तरह से कलाओं का घर है। और
हमारे लिए भी गौरव की बात है और देश में अच्छे बुरे अर्थों में लोग करते ही रहे हैं। और दूसरा जो इसको मैं उस तरह से भी सोचता हूँ कि अक्सर संस्कृति को हाशी पर मान लिया जाता रहा, जैसे हम लोगों का काम केवल नाच गाने का ही है, जबकि मेरा मानना है गंभीरता से कि जितना बड़ा जीवन है उतना ही बड़ी संस्कृति है, उसमें राजनीति भी है, उद्योग भी है, विज्ञान भी, हर चीज़ शामिल है। तो एक तरह से अभी पिछले 3-1 साल में जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं और उनका संस्कृति को लेकर बड़ा प्रेम है, और वो अकेले मुख्यमंत्री हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री तो रखते रहे हैं, जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने पास रखा अपने विभाग में। तो ये भी एक तरह का विचार है। तो हमारी कोशिश है कि संस्कृति को लेकर एक अलग जो जीवन का हिस्सा बने, है ही वो। तो अब जैसे उनने सज्जन ने जब उठाया था सवाल, पानी को ढूंढने के लिए नारियल की बात है, हम उसको भाई कई बार तो क्या होता है कि रस्में हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक फिलहाल तो यही मान्यता है कि वो आसमान में देख के उनने सारे कैलकुलेशन की। और अभी जैसे पंचांग हमने रखा होगा इसमें, तो ये तो बाद में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और बाकी सब बता रहे हैं कि दुनिया कब बनी। 2 अरब साल माने 1 अरब 96 करोड़ साल के आसपास इस दुनिया को बने हुए जीवन को बने हुए, अब जाके साइंस मानने का, पहले तो मानते नहीं थे। और 15,000 जैसे अभी निकारागुआ के जब लोग आए थे तो 15,000 साल पहले माया कल्चर को लेकर बात हुई। तो अभी तो साइंस ये कह रहा था कि कपड़े बने ही नहीं थे, 15,000 साल पहले के वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। तो खैर, तो केवल इसलिए मैंने किया था, मैं ज़्यादा बोला, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वीर भारत न्यास वॉलंटियर्स ग्रुप ऑल्सो। वीर भारत न्यास के जो भी लोग हैं वहाँ खड़े हों, हम आपका अभिवादन करना चाहते हैं। धन्यवाद, जोरदार तालियों से अगर कोई सुन पा रहे हैं जो वीर भारत न्यास से हैं। अच्छा, देखिए वो लगे हुए हैं काम में। थैंक यू वेरी मच। सो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी लोग आ जाएं पीछे एंड विल हैव अ सेरेमनी। जो है पानी बाद, थैंक यू। बुके की जरूरत नहीं है हम लोगों को। Can we have an applaud for light and sound people जिनके माध्यम से हम ये सब देख पाए। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन, फोटोग्राफर, धन्यवाद, आपने हम लोगों की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाई और हमें यूट्यूब पे जितने सारे लोग देख रहे हैं वो भी हमें कई बार कॉल लगा रहे हैं। जो हमारी टीम पॉडकास्ट कर रही है, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत आप लोगों ने की, एक एक को पॉडकास्ट के लिए लेके गए, अच्छे प्रश्न पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तिवारी जी, फोटोग्राफ।